सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। जी, एक बार कंफर्म करना सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। यस सर, ओके ओके। I had accident, both my tibia and fibula fractured, so Dr. Patrod makes I will be rejected in this exam medical or will they pass me? धनाश्री कदम को मेडिकल को लेके मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता है, लेकिन हाँ बता ज़रूर सकता हूँ। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, आई थिंक नंबर होगा, नहीं है तो नोट कर लो। बाकी मतलब सब लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, तो सब लोगों को भी दिया है, लेकिन आपको पता है कि भाई फालतू के मैसेज नहीं करना है। ठीक है, 8840286735। ठीक है, सबके लिए नहीं है, धनाश्री जी के लिए। ठीक है, और फालतू के मैसेज नहीं करना है, पहले मज़ा था। अगर कुछ क्वेरी वगैरह होती है तो उसके लिए अलग नंबर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज पॉलिटी का वन शॉट रहेगा। लो भैया, बैटरी शुरू से ही डाउन हो गई है तो है? क्या ही है। चलो, हाँ लो बैटरी है तो शुरू करते हैं। और पॉलिटी का वन शॉट रहेगा। तैयार हैं सभी लोग पॉलिटी का वन शॉट के लिए? बढ़िया लगेगा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं लंबा होगा, ये होगा, जो भी होगा, लेकिन आखिरी में तो अच्छा ही लगेगा तुम्हें, ये बात होता है। क्यों, बात सही है कि नहीं है? चलो, हाँ जी, लो बैटरी है बिल्कुल। एंड यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। लेकिन आखिर वॉइस कट रही है क्या? चलो, मौत का खेल शुरू होने वाला। मौत का खेल देख रहे हो, मौत का खेल लग रहा है ये पढ़ाई। क्यों? चलो, वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है क्या? देख रहा हूँ, मेरे में क्यों कट रहा है वॉइस ये? एक बार कंफर्म करना पड़ता है, नहीं बीच में फिर कुछ लफड़े होते हैं। एक बार कंफर्म करो, वॉइस कट रही है क्या? वॉइस कट रही है क्या? बीच में ठीक है, हाँ सही है सर, ओके। वॉइस कट रही है क्या? चलो, बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड। ठीक है, सीरियस हो क्या अभी? वॉज प्रपोज बाई डैश इन 1946। यानी कि संविधान बनने से पहले एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था हमारे संविधान सभा के समक्ष। और वो कौन लाया था? तो वो लाए थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हमें बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसको कि कितने लोगों ने अटेंड किया था? दैट वाज अटेंडेड बाई 211 मेंबर्स। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है, ये जो 211 है ये 207 दिया रहता है, तो वो भी 207 भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को पहले मीटिंग होती है। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है ये कब किया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। ये था क्या? ये एक तरह से संविधान बनाने से पहले सभी जो मेंबर्स थे वो, या फिर जो कमिटीज़ थी, उनको ये प्रेजेंट
किया जाएगा या फिर उनको ये देखना रहेगा कि भाई हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना किस तरह से बनाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो उसलिए प्रेजेंट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, इट वॉज सेटअप अंडर डैश। तो किसके तहत सेटअप किया गया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। सही आंसर क्या होगा? तो जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसकी सबसे पहले चलो वो छोड़ दो, अभी इस पर भी क्वेश्चन है। तो उसको जो बनाया गया था वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाया गया था। देखो हुआ क्या था, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। बिना इंडियंस के से पूछे हुए इंडियंस का पार्टिसिपेशन बोल दिया गया था कि भाई इंडियंस भी वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स के साइड हैं। फिर उसकी वजह से हुआ क्या, कांग्रेस ने सारी अपनी जितने भी असेंबलीज थी उनसे रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद मतलब वो प्रोटेस्ट दिखाने के लिए 1940 में ऑगस्ट ऑफर भेजा गया, फेल हो गया वो, है ना। फिर आपको पता है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। देन 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान भेजा गया, फेल हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। देन फाइनली 1945 में एक मिशन बनता है कैबिनेट मिशन प्लान, और ये 1946 में भेजा जाता है, ठीक है। इसमें 3 मेंबर्स थे, 3 लोग थे, आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी आपको। एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस। तो ये 3 मेंबर्स थे, क्लियर है। और एक चीज़, जैसे कि कभी मतलब बफरिंग वगैरह तो होगी नहीं, लेकिन जैसे कभी अगर बफरिंग, वॉइस इंक्रीज़ कर लीजिए, अच्छा ठीक है, थोड़ी सी इंक्रीज़ कर ली, वॉइस आई थिंक प्रॉपर होगी। तो अगर किसी को ऐसा बफरिंग लगता है तो मतलब जो नंबर मैंने दिया है काफ़ी लोगों को पता होगा, ठीक है, तो उस पर आप कॉल कर सकते हो। फालतू में कॉल मत करना, उससे क्या होता है कि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार कुछ दिक्कत है क्लास में, क्योंकि यार पढ़ाते पढ़ाते अब क्योंकि यार चीज़ें रिकॉल भी करनी है, मुझे आपको चीज़ें बतानी भी हैं, तो मैं हर टाइम तो कमेंट सेक्शन में देख नहीं सकता हूँ। तो अगर कभी ऐसा होता है ना, तो आप बता सकते हो, अगर थोड़े टाइम तक बफरिंग अगर होती है तो। मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये 3 मेंबर्स थे, और इसमें से जो पैथिक लॉरेंस था वो इस कमीशन का या फिर प्लान का वो चेयरमैन था। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, है ना, तो आप इसको रिलेट करोगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, 1909 वाले को मॉर्ले मिंटो बोलते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं था, इंडियन काउंसिल एक्ट था। ये बता इसलिए रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इस तरह से दोनों ऑप्शन में होंगे, तो वो इंडियन काउंसिल था, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1919 वाला जिसको कि मॉन्टैग्यू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था, ठीक है। वो भी अभी देखेंगे, एक्ट भी देखेंगे, वो लास्ट में है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी विच हैड द टास्क टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब थी, कॉन्स्टिट्यूट कब करी गई थी? 29 अगस्त 1947 को, 1947 को। इसमें टोटल मेंबर्स जो थे वो 7 मेंबर्स थे। कितने थे? टोटल 7 मेंबर्स थे। अम्बेडकर जी इसमें चेयरमैन थे। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, इसीलिए अम्बेडकर जी को फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए इनको मॉडर्न मैन, या फिर हिंदी में जो होता है मॉडर्न मनु, उसके नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ध्यान रखना कहाँ से इलेक्ट होकर आए थे? ओरिजिनली बंगाल से, बंगाल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ से चुन के आए थे, लेकिन फिर बंगाल का पार्टीशन हो गया, आपको पता है। फिर वो बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, तो इसी चलते फिर क्या हुआ था, ये बॉम्बे से इलेक्ट होकर आए थे फिर उसके बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से मेंबर कौन नहीं थे? तो चेयरमैन तो थे हमारे अम्बेडकर जी, बाकी मेंबर कौन नहीं थे? सादुल्ला जी भी थे, अयंगर भी थे, मुंशी जी भी थे, ए.वी. ठक्कर नहीं थे। और कौन कौन थे? और हमारे एन गोपाल स्वामी, ठीक है, तो है ये नाम तो है ये, मुंशी जी भी हो गए, सादुल्ला भी हो गए, और बी.एल. मिट्टर, ठीक है, बी.एल. मिट्टर ध्यान रखना है, 3, 4, और डी.पी. खैतान। और बाकी 7वें कौन होंगे? 7वें हो जाएंगे आपके अम्बेडकर जी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, चलो अगला है द प्रिंटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशंस वर कंपाइल्ड इनटू हाउ मेनी वॉल्यूम्स। तो जो भी डिस्कशंस होते थे उनको सर्टेन वॉल्यूम्स में कंपाइल करके रखा जाता था, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान ये रखना कि जैसे बी.एल. मिट्टर मैंने लिखवा तो दिया, लेकिन बाद में क्या है कि ये चले गए थे, एक लोग की डेथ हो गई थी और एक लोग चले गए थे, रिज़ाइन कर दिया था। तो बी.एल. मिट्टर को रिप्लेस किया था एन माधव राव ने,
और डीपी खैतान की बात करेंगे तो इनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णमाचारी ने। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये वीटी कृष्णमाचारी नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे वीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी थे, ये टीटी कृष्णमाचारी हैं, ठीक है। द प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इनको 12 वॉल्यूम से पब्लिश किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, हर वॉल्यूम में ऐसा कुछ याद नहीं रखना है मैं कि 1 2 3 इस तरह से, बस ये ध्यान रखना है, नंबर याद रखना है। और ये आप देख सकते हो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 4 मार्च 2025। तो जब से आप लोगों ने बोला था कि सर लेटेस्ट क्वेश्चन भी रखा करो, तो जो रेलवे में पूछे गए तो वो भी अब इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिव द थर्ड रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड रीडिंग कब दिया था? अब ये थर्ड रीडिंग किया, तो टोटल 3 रीडिंग प्रेजेंट करी गई थी। जो फर्स्ट रीडिंग हुई थी, फर्स्ट रीडिंग का मतलब होता है जैसे ये 12 वॉल्यूम्स पब्लिश किए गए थे, जो भी डिस्कशंस होते थे तो उसके बेसिस पे ये वॉल्यूम्स पब्लिश किए जाते थे। फिर एक तरह से डिस्कशन होते थे, जो भी चीज़ पब्लिश होती थी उस पर डिस्कशंस होते थे। तो जो पहला डिस्कशन हुआ था दैट स्टार्टेड फ्रॉम 4 नवंबर 1949 टिल द 17th of October 1949, ठीक, ये चीज़ ध्यान रहेगा। देन उसके बाद जो सेकेंड रीडिंग हुई थी दैट स्टार्टेड फ्रॉम 15 नवंबर 1949 टिल्थ एक सेकेंड यहाँ पर पूछा क्या गया, थर्ड रीडिंग का पूछा गया ना। तो थर्ड रीडिंग तो आपकी पहली बात तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यों? क्योंकि ये लास्ट रीडिंग थी, थर्ड रीडिंग, ठीक है, थर्ड रीडिंग। एंड ये जो है नवंबर 1949 से लेकर दिसंबर तक चलती है। और ये जो थर्ड रीडिंग है इसमें स्टार्ट आपको याद नहीं रखना कि कब से स्टार्ट हुआ, बस ये ध्यान रखना है कि ख़त्म कब हुई थी। तो ख़त्म आपकी 26 नवंबर 1949 को हुई थी, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब अडॉप्ट हुआ था वो यही डेट थी, और इसी दिन को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, दैट इज़ संविधान दिवस, इसी दिन हम मनाते हैं, ठीक, क्लियर? यहाँ तक सभी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ पर 49 नहीं होगा यार, ठीक है, 48 करना है यहाँ पे, क्योंकि पहली रीडिंग तो 48 में शुरू होगी ना, 48। देन जो सेकंड वाली रीडिंग है वो 49 में स्टार्ट होती है, 15 नवंबर 19, ये भी 48 से स्टार्ट होगी। एंड इट विल कॉन्टिन्यू टिल, ध्यान रखना, इट विल कॉन्टिन्यू टिल 17th of October 1949, 1949 तक चलेगी, ठीक है। ये भी 48 है, ये भी 48 है, और ये भी 48 है। जो थर्ड रीडिंग चली थी वो 26 नवंबर 1949 तक चली थी, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी। अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड इन 1947 बाई हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट, रीजन्स, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा। तो कितने लोग थे? तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान 389 लोग होने थे, जिसमें से 296 जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया से आने थे, ब्रिटिश भारत से आने थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से आने थे। बाकी के जो 93 थे वो प्रिंसली स्टेट से आने थे, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स होने थे। अब ये जो 296 है इसमें भी फर्दर डिवीजन था कि जो 292 आएंगे और जो 4 आएंगे, तो ये जो आएंगे 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस है वहाँ से आएंगे, और ये 292 गवर्नर प्रोविंस से आएंगे, और ये सब इलेक्ट होके आएंगे। और इनका जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट तरीके से होगा, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब है लोग डायरेक्टली चुन के नहीं भेजेंगे, जो पहले से असेंबलीज बनी हुई हैं उन्हीं के लोग ही इनको चुन के भेजने वाले हैं। 93 जो प्रिंसली स्टेट से आने वाले थे ये नॉमिनेटेड होके आने वाले थे, ठीक है। बट हुआ क्या बाद में आपको पता है, पार्टीशन हो गया इंडिया का, और पार्टीशन के चलते आफ्टर पार्टीशन जो नंबर ऑफ़ सीट्स बची दैट रिमेंड 299। और ध्यान रखना ये जो आनी थी, जो ये 389 सीट्स, ये 3 कम्युनिटी से आनी थी, एक तो मुस्लिम, एक सिख, और बाकी जनरल। जनरल का मतलब है ऑल अदर दैन, मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़ के जितने भी हैं वो सब जनरल में आएंगे। अच्छा ये बताओ कि एक सीट कितनों में से आनी थी, मतलब कितनी पॉपुलेशन को एक सीट रिप्रेजेंट कर रही होगी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अब जब अध्यक्ष की बात करेगा तो 2 नाम याद रखना है, पहले तो जो टेम्प्रेरी वाले हैं और जो परमानेंट हैं। टेम्प्रेरी क्यों? क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी एकदम से तो हमने फ्रेंच जो प्रैक्टिस है कि सीनियर मोस्ट मेंबर को टेम्प्रेरी तौर पर इलेक्ट कर दो अभी, तो वो टेम्प्रेरी बनाया था हमने सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक है। और परमानेंट बने थे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बताओ कि जो लीगल एडवाइज़र या फिर
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? हु वाज दी, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? और एक सीट जो आनी थी वो 1 मिलियन पॉपुलेशन से आनी थी। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक, तो अगर यहाँ पर बात करें लीगल एडवाइज़र कौन थे, तो ये सर बेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है, BN राव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र करके भी पूछ सकता है। बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज प्रपोज्ड बाई, तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो किया गया था, और इसको अडॉप्ट कब किया गया था? इसको अडॉप्ट या एक्सेप्ट कब किया गया था? तो ध्यान रखना, ये 22 जैन 1947 को अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ध्यान रखना, प्रपोज किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और ये एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। हु इज़ पॉपुलर फॉर डिज़ाइनिंग द इंडियन फ्लैग? भारतीय ध्वज का डिज़ाइन बनाने के लिए कौन लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय हैं पिंगली वेंकैया जी। और ये ध्यान रखना कि जो फ्लैग का रेशियो होता है, रेशियो किस चीज़ का? लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछ लेता है 3:2, लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखना कि रेशियो लेंथ इस टू विड्थ का ही पूछा है कि नहीं। अगर उल्टा पूछा है तो फिर 2:3 हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जरा बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन सी कमेटी के मेंबर थे, जल्दी से बताइए। When was जन गण मन ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज दी नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, इसने ना सिर्फ संविधान बनाने का काम किया बल्कि कुछ और भी काम किए। वो काम ये थे कि इसने लॉज क्रिएट भी किए, लॉज भी क्रिएट किए, क्योंकि उस समय सच तो कोई पार्लियामेंट का गठन हो नहीं गया था इलेक्शन के बाद, कोई इलेक्शन को तो कुछ अभी हुए नहीं थे, तो फिर कानून कौन बनाएगा? तो कानून भी यही बनाती थी, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फंक्शनड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब पहली संसद के रूप में भी इसने काम किया। तो जब ये एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद होते थे, लेकिन कब? जब वो संविधान बनाने के लिए बैठती थी, जब वो कानून बनाने के लिए बैठती थी, तो उसके जो चेयरमैन होते थे वो GV मावलंकर होते थे। कौन होते थे? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी इसके अलावा उसने क्या क्या काम किया? तो इसने सबसे पहले तो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। ठीक है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। ठीक है, एंड इसने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रैटिफाई किया। ठीक है, रैटिफाइड दी, अब यहाँ पे जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ बीच में। ठीक है, रैटिफाइड कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप। क्यों? क्योंकि आपको एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए। तो ये जो है 22 जुलाई 1947 को फ्लैग को अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया गया, मतलब अडॉप्ट किया गया। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप की अगर बात करें तो इसको रैटिफाई किया गया मई 1949 को। एंथम और सॉन्ग दोनों ही 24 जनवरी 1950 को, और ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को ही इन्होंने, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी नियुक्त कर दिया। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सारे काम भी संविधान सभा ने किए। पूछ रहा है जन गण मन, दैट इज़ नेशनल एंथम, और नेशनल सॉन्ग क्या है? नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम। यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? महात्मा गांधी किस कमेटी के मेंबर थे? किसी कमेटी के नहीं। ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अ सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बिकेम द डैश इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो हमारी पहली कैबिनेट बनी थी, पहली कैबिनेट का मतलब है कि जो पहले इलेक्शन हुए होंगे उसके बाद जो मंत्री पद दिया गया होगा उसकी बात हो रही। तो जो पहले इलेक्शन हुए थे वो 1951-52 में हुए थे। तो पहली इलेक्शन के बाद जो पहली कैबिनेट का गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। तो इसमें लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री कौन थे? अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, अम्बेडकर जी थे। एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे तो षणमुखम चेट्टी, षणमुखम चेट्टी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर की बात करेंगे बलदेव सिंह। लेबर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जल्दी बताओ, लेबर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो लेबर मिनिस्टर अगर पूछेगा तो ये थे बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। और हेल्थ राजकुमारी अमृत कौर, एकमात्र महिला थी पूरे कैबिनेट में, ओनली वीमेन। हु वॉज द फर्स्ट टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सबसे पहले संविधान सभा का आइडिया किसने दिया? ये दिया CPI, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर MN रॉय, मणिंद्र नाथ रॉय ने 1934 में।
व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट किया गया था? अभी देखा है 26 जैन 1950 को एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया था, 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था ना। व्हाट इज़ द रीज़न कि जब हमने अडॉप्ट किया था तो हमने इसको एनफोर्स नहीं किया, क्यों लागू नहीं किया तुरंत? क्योंकि 26 जनवरी को हमने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था 1930 को, इसलिए क्योंकि उस दिन हमने अपना पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया था। क्योंकि जो लाहौर का सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसको प्रिसाइड नेहरू नहीं किया था, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि भाई हमारा गोल, यानी कांग्रेस का गोल पूर्ण स्वराज रहेगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस रहेगा, और इसीलिए 26 जैन 1930 को हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो वो डेट के चलते बस 2 महीने उसको और आगे खिसका दिया गया। कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो तुरंत ही लागू कर दिए गए। प्रोविजंस रिस्पेक्ट टू द प्रोविजनल पार्लियामेंट, सो दैट संसद का गठन हो सके तुरंत। प्रोविजन रिगार्डिंग टू द सिटीजनशिप, यानी कि जो नागरिकता है उससे संबंधित जो भी प्रोविजंस थे उनको भी तुरंत लागू कर दिया गया था। बाकी इन कंप्लीशन अगर बात करें, मतलब कुछ प्रोविजंस तुरंत लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर को ही, बाकी सब पूरा 26 जन को। तो आप उसको ही याद रखेंगे कि 26 जनवरी को इन्फोर्स किया गया था पूरी तरह से। हु वाज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन अभी पढ़ा हमने कि अगर पहले बात तो टेम्पररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा, अगर संविधान बनाने के लिए बैठ रहा है तो राजेंद्र प्रसाद, और अगर कानून बनाने के लिए बैठ रहा है तो जीवी मावलंकर। डेप्यूटी चेयरमैन की बात करेंगे HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी जी का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, VT कृष्णमाचारी। क्लियर? और भाई नंबर अपने जोड़ते रहना, मैं पूछूंगा हर सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस के बाद मैं आपसे ये पूछने वाला हूँ कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। इन 1947 हु वाज द ओनली फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर? ओनली फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट की सर बात कर रहा है ना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ये पता है कौन सी गवर्नमेंट है? ये है इंतरिम गवर्नमेंट। ध्यान रखना, जब हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उसमें यह था कि जब तक तुम लोग अपना वो बना रहे हो संविधान, तो तब तक एक क्या करो, इंतरिम कैबिनेट, इंतरिम गवर्नमेंट बोल लो, तब तक एक ऐसे इंतरिम का मतलब तो पता ही है, टेम्पररी तौर पे शॉर्ट टर्म के लिए एक गवर्नमेंट बना लो। तो ये इंतरिम जो गवर्नमेंट है ये 2 सितंबर 1946 को बनती है, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को बनती है। इसमें जो प्रेसिडेंट था माउंट बैटन था। माउंट बैटन के बारे में तुम्हें पता होगा कि ये सबसे आखिरी गवर्नर जनरल था, सबसे आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, है ना। और हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एकमात्र इंडियन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे बैठे हो। तो प्रेसिडेंट माउंट बैटन था। एक सेकेंड, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट था, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो नेहरू थे। देन बाकी जो पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे, जैसे कि होम मिनिस्टर सरदार पटेल, ठीक। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ध्यान रखना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का था लियाकत अली खान, जो इनका पहला प्रधानमंत्री भी बना, लियाकत अली खान। बाकी तो लेबर वही जगजीवन राम, ठीक है। फूड वाला देखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लिखवाए थे ना, ऑलमोस्ट वही सिमिलर ही हैं सब जो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाए थे, जैसे कि लेबर जगजीवन राम, हेल्थ राजकुमारी अमृत कौर, फूड पूछेगा आपका, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर जो था मिनिस्ट्री, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। होम मिनिस्टर, जैसे कि हमारी जो पहली कैबिनेट बनी थी इलेक्शन के बाद, उसमें होम मिनिस्टर सरदार पटेल ही थे, तो इसमें भी सरदार पटेल ही थे, ध्यान रखना, जो आपकी इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें, ठीक है। हु वाज, अब आपको लगेगा सिर्फ से मुस्लिम लीग क्या कर रही है, तो मुस्लिम लीग ने इनिशियली मतलब एक्सेप्ट कर लिया था कैबिनेट मिशन प्लान को, भले उसमें पाकिस्तान का प्रोविज़न नहीं था, बट इनिशियली उसने एक्सेप्ट कर लिया था। वो तो बाद में जब उसने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया जिन्ना ने कि यार ऐसे तो पाकिस्तान मिल नहीं पाएगा, तब उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने की बात कही, और तब जाके ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो यानी कि पहले ही डायरेक्ट एक्शन डे तो हो चुका था, और ये इंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी वो 2 सितंबर 1946, इसके बाद पार्टीशन हो गया, तो ये सब चले गए अपना मुस्लिम लीग वाले, ठीक है।
हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्री ध्यान रखना नेहरू ही थे। बलदेव सिंह तो डिफेंस मिनिस्टर थे, ये नेहरू ही आपके पहले क्या थे, मतलब मल्टीपल पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर भी थे, और ये कोई नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि मोदी जी हैं तो भी मल्टीपल पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर पहले जवाहरलाल नेहरू थे। जैसे सरदार पटेल पहले होम मिनिस्टर भी थे, प्लस इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग भी सरदार पटेल ही देख रहे थे। ठीक है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग? बहुत आसान सा है, आप कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? कौन सा सही है? अब बताओ। ये मिक्सचर है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कम्प्लीटली बेस्ड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। आप बी और डी को तो आराम से एलिमिनेट कर ही सकते हो। ठीक है। देन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर ये ओनली ना लगा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि जो हमारे भारत का संविधान है उसका जो मुख्य भाग है, उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, उसका जो संरचनात्मक ढांचा है, उसका जो 40% पार्ट है वो इसी एक्ट से उठाया गया है। ध्यान रखना इस चीज़ को। लेकिन क्योंकि ओनली है कि नहीं, सिर्फ उसी से ही लिया गया और कहीं से लिया ही नहीं है, तो ये बात गलत है। ये बहुत सारी जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन का ये मिक्सचर है। अगला है द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट वर प्रेजेंट ओरिजिनली। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अब ये ब्रिटिश लिखा हुआ है और कनाडा लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम देख लेते हैं कि भाई ब्रिटेन से हमने क्या लिया है और कनाडा से हमने क्या लिया है। ब्रिटेन से क्या बोरो किया है और कनाडा से क्या बोरो किया है। ठीक है। तो ब्रिटेन से हमने पहली चीज़ जो बोरो करी है, दैट इज़ व्हाट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कि हम वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर में लोकेटेड है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया हमने बाई कैमरल लेजिस्लेचर लिया, हमने द्विसदनीय विधानमंडल लिया, हमने प्रोरोगेटिव रिट्स ली। रिट्स क्या होते हैं हम आगे अभी चल के देखेंगे इस चीज़ को। हमने सिंगल सिटीजनशिप ली, यानी कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो यहाँ से ब्रिटेन से बोरो किया। ना टॉकिंग अबाउट कनाडा, सी से कनाडा, सी से ध्यान रखना, सी से कनाडा और सी से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन का मतलब क्या है अभी आगे सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन रखा है उस पर मैंने। ठीक है। तो आगे देखेंगे फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या होता है। फेडरेशन क्या चीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या होता है, अभी के लिए बस थोड़ा रट्टा मार लो अगर नहीं पता है तो। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर। ऑफिस ऑफ गवर्नर नहीं है, ध्यान रखना। गवर्नर का जो पद है, राज्यपाल का पद, वो 1935 के एक्ट से बोरो किया है। अपॉइंटमेंट जो गवर्नर की करता है कौन, सेंटर। प्रेसिडेंट करता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट, तो सेंटर का ही तो एक पार्ट है वो। ठीक। और जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अभी रेजिडुअरी पावर्स भी अगर आपको नहीं पता है तो आगे भी ये पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो बोरो करी हैं। द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स that were present originally in the Indian Constitution during its implementation is। भारतीय संविधान के कार्यान्वयन के समय मूल रूप से इसमें मौजूद कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 थी ओरिजिनली। जब हमारा संविधान बना था, ओरिजिनली मतलब 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स यानी कि 22 भाग थे उसमें, और 8 शेड्यूल्स यानी कि 8 अनुसूचियाँ थी। एट प्रेजेंट अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आर्टिकल्स तो ऐसे आपको याद रखने हैं तो भी तो 468 आप याद कर सकते हैं। ठीक है। 22 पार्ट्स की जगह 25 पार्ट हो चुके हैं, 25 भाग, और 8 शेड्यूल की जगह 12 शेड्यूल हो चुके हैं। अब ये जो हमारे 25 पार्ट हुए हैं कैसे हुए हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि हमने कौन कौन से पार्ट ऐड किए हैं। जैसे पार्ट नंबर 9 ऐड हुआ है, पार्ट नंबर 9A ऐड हुआ है, पार्ट नंबर 9B ऐड हुआ है, पार्ट नंबर 14A ऐड हुआ है। पार्ट नंबर 9 टॉक्स अबाउट द पंचायत, इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया जरा बताइए। पार्ट नंबर 9B टॉक्स अबाउट द म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि नगर पालिका के बारे में बात करता है। पार्ट नंबर 9 की बात करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति की बात करता है। पार्ट नंबर 14A जो बात करता है वो ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। अब ये 4 ऐड किए तो 22 4 तो 26 हो जाने चाहिए, तो 25 क्यों हैं? तो एक हमने डिलीट भी किया था, एंड दैट वॉज पार्ट नंबर 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जहाँ मैं CA लिखूंगा उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 7th अमेंडमेंट से इसको रिपील किया गया था, ख़त्म किया गया था
इसको पता होगा आपको 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, इसको 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, इसको 97th अमेंडमेंट ऑफ द जो 2011 ये 1992 2011, और ये इसको जो जोड़ा गया था दैट वाज 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 1976। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी जो शेड्यूल्स हैं वो तो हम आगे देखेंगे ये भी। Who among the following headed the advisory committee on fundamental rights? ये क्वेश्चन नंबर 56 दिख सकता है आपको, क्योंकि यार पहले ये मतलब 56 में चला गया था, लेकिन फिर इसको यहाँ उठा के रखा था, तो ठीक है, मतलब 56 आपको नहीं मिलेगा आगे, 56 यहीं पे है। ठीक है, तो किसने हेड किया था कमेटी को? तो अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी बनी थी तो उसमें कुछ मेजर कमिटीज़ थी और कुछ माइनर कमिटीज़ थी। तो 8 मेजर कमिटीज़ थी, ध्यान रखना, ये 8 मेजर थी और कुछ माइनर। अब कुछ माइनर में क्या है, कहीं कहीं 13 मिलेगा, कहीं कहीं 14 मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो 13 माइनर, लेकिन ध्यान रख लेना, अगर 14 ऑप्शन में होगा तो 14 टिक करना, दोनों होगा तो 13 टिक करना। ठीक है, तो माइनर कमिटीज़ थी। तो हमें मेजर कमिटीज़ के सारे के चेयरपर्सन पता होने चाहिए कि कौन कौन थे। तो ये 8 मेजर हैं। तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, जिसके नाम के आगे यूनियन लगा हुआ है उसके चेयरमैन नेहरू ही हैं, या फिर यूनियन के अलावा स्टेट भी लगा हुआ है तो भी नेहरू हैं। ठीक, ये हमें याद हो गया। देन अगर हम बात करें तो जैसे आपके घर में क्या चीज़ कहाँ होगी, कौन कैसे करेगा, पूरा प्रोसीजर कौन सेट करता है? जो आपके घर का मुखिया होता है। तो जो प्रोसीजर है वो मुखिया ने कि जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उसको दिया जाएगा। प्रोविंसेस, ऐसे याद करो, प्रोविंसेस को जो प्रिंसली स्टेट है उनको भारत में मर्ज करने का काम किसने किया? सबको पटेल साहब ने किया। तो सरदार पटेल प्रोविंशियल, ऐसे याद कर लो। ठीक है, स्टीयरिंग का मतलब होता है एक स्टीयर, ऐसे याद कर लो। स्टीयर करना मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना। कौन लेके जाता है? लीडर लेके जाता है। लीडर मतलब जो हमारा चेयरमैन होगा। तो स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद है, ड्राफ्टिंग कमेटी तो रटी गया होगा। और ये हमसे पूछा था, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, मिनोरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, तो सरदार पटेल जी होंगे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें ये माइनर कुछ कमिटीज़ हैं, इनके भी ध्यान रख लेना। जैसे कि कमेटी, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनके पूछता नहीं, इनके ही पूछता है। ठीक है, तो कमेटी ऑन दी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यार ये तो बता सकते हो कि फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन देख रहा है? या तो राजेंद्र प्रसाद देख रहे हैं, मावलंकर साहब देख रहे हैं, अभी मैंने बताया तो मावलंकर हैं इसके। सिटीजनशिप की जो एडहॉक कमेटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेडेंशियल्स कमेटी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, बिजनेस, धंधा कौन देखता है? धंधा मुंशी जी देखते हैं। मुंशी जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। फाइनेंस कौन देखता है? फाइनेंस तो जो घर का मुखिया होगा वो देखेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउस कमेटी, पट्टा भी सीता रमैया, तो एक मूवी आई थी रमैया वस्तावैया, याद करो, उसमें बस घरेलू चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो हाउस कमेटी सीता रमैया वस्तावैया, ऐसे याद कर लो। ठीक है, बाकी तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो टिक करी है उसके तुम्हें याद करना है। ठीक है, और मेजर के तो सारे याद करना है, और मैंने याद भी करवा दिया। यूनियन से नाम शुरू हो रहा नेहरू, स्टेट से नाम शुरू हो रहा नेहरू। प्रोसीजर कौन देखेगा, स्टीयर कौन करेगा प्रोसीजर बनाने के बाद? राजेंद्र प्रसाद जो मुखिया है। प्रोविंसेस को मिलाने का काम किसने किया? पटेल साहब ने, तो प्रोविंशियल पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी तुमको पता ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स बोरोड फीचर्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज, तो कितने देशों से बोरो किया? तो इसमें एलिमिनेशन वाला खेल है। सच कहीं पढ़ोगे नहीं कि नहीं इतने, है ना, किसी बुक में भी आप नहीं पढ़ोगे कि भाई 5 6 7 कितनी कंट्रीज़ हैं। तो आपको थोड़ा सा गेस लगाना है कि यार ब्रिटेन है, यूएस है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ठीक है, जापान है, तो इतने सारे कंट्रीज़ हैं। तो 6 और 7 तो ये सब तो नहीं होगा, 6 7 को तो एलिमिनेट करना है तुम्हें। 13 एकदम तो कुछ ज़्यादा हो गया। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, लगभग 10 कंट्रीज़ थी हैं। ठीक, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय इंडिया फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये हमने प्रिंसिपल्स कहाँ से बोरो किए हैं, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं इनको हमने? तो फ्रांस से हमने बोरो किए हैं लिबर्टी, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पर हुआ था, फ्रेंच क्रांति हुई थी, वहाँ से हमने बोरो किया। आयरलैंड से क्या बोरो किया है? तो RED, क्या बोरो किया? RED बोरो किया है। आर से राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं उसको बोरो किया है। ठीक, ई से हमने क्या बोरो किया है? ई से क्या बोरो किया है? तो ए से तो राज्यसभा के बारे में, और ई से है जो इलेक्शन है, ठीक है, राज्यसभा में, और डी से DPSP। और एक चीज़ ध्यान रखना है, DPSP में काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर DPSP में स्पेन याद रखना है क्या? तो स्पेन नहीं याद करना है, क्योंकि स्पेन से आयरलैंड ने बोरो किया था। ठीक है, स्पेन से आयरलैंड ने बोरो किया था। हमने यहाँ से बोरो किया, एक तो राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है, जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, और DPSP। एक सेकंड रुकना, ठीक है, थोड़ा सा बस। ब्रिटेन देख लिया, ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमें बस ट्रा याद रखना है, ठीक है, ये
एस ट्रा और एल, एस से है सिटिंग, सिटिंग का मतलब होता है जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, तो जॉइंट सिटिंग बोरो किया। ट्रा से है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। एल से लिस्ट, कौन सी लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। क्या होती है अभी देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये बोरो किया है, ठीक है। तो फ्रांस से लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी, आयरलैंड से राज्यसभा में नॉमिनेशन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और डीपीएसपी। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट विज वी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा गलत है यहाँ पर ये पूछ रहा है। दो इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरेशन, भले इंडिया फेडरल सिस्टम है लेकिन कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड नहीं मेंशन है, ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 1 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स का यहाँ पर पता है क्या मतलब है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का यहाँ पर मतलब ये है, इस वजह से इस वर्ड को ऐड किया गया है बिकॉज जो हमारा फेडरेशन है, इंडिया का जो फेडरेशन है, बस सुनना इस चीज़ को, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स। फेडरेटिंग यूनिट का मतलब है यूपी, एमपी, बिहार, ये सब जो राज्य हैं, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि ये एग्रीमेंट करके यहाँ पर मिले, जैसे यूएसए में हुआ है ऐसा। तो इसीलिए यूएसए को बोलते हैं, इट इज़ यूएसए को अगर बात करें तो इट इज़ अ डिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। हमारे यहाँ का जो यूनियन है वो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और इस चीज़ का मतलब अंबेडकर जी ने एक्सप्लेन किया था कि इंडिया में सच कोई क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है फेडरेटिंग यूनिट के बीच में, तो किसी भी राज्य के पास, किसी भी स्टेट के पास, वो उसके पास राइट टू सिसीड नहीं है फ्रॉम द यूनियन, यानी उसके पास ये पावर नहीं है कि वो यूनियन से जब चाहे तो हट जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो ये बात पहला वाला तो सही है, तो ये वाला हट जाएगा आपका। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन क्रिएट एनी न्यू स्टेट, ये बात बिल्कुल गलत है भाई। आर्टिकल 5 का लेना देना सिटीजनशिप से, नागरिकता से, ना कि न्यू स्टेट के फॉर्मेशन से है। तो दूसरा वाला भी यहाँ पर चला जाएगा जो कि पहले ही जा चुका है। ऑन द सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट ईच स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनैक्ट लॉज फॉर द स्टेट, बात गलत है क्योंकि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, राज्य का विधानमंडल यानी स्टेट का लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बनाएगा। तो तीसरा वाला भी गया, बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑन द कंकरेंट लिस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। तो चौथा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अभी इसके बारे में आगे बताता हूँ, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, चिंता मत करो, आगे है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इंडिया किस तरह का देश है? एक थियोक्रेटिक देश है, एक सेकुलर देश है, एक देयर इज़ अ डेफिनिट स्टेट रिलीजन इंडिया, या फिर जस्टिस इज़ गिवन ओनली टू इंडियंस लिविंग इन द कंट्री। तो आंसर क्या होगा? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक। थियोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? रूल्ड बाय प्रीस्ट, जहाँ पर पंडित रूल कर रहे हो भगवान के नाम पे, कि भगवान के बिहाफ पे हम रूल कर रहे हैं, जैसे पहले के टाइम पे हुआ करता था। तो अभी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री का मतलब होता है जहाँ पर किसी कंट्री का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो वो खुद को एक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान बुलाता है क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है, हम एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री भी दो तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वो जहाँ पर स्टेट का इंटरफेरेंस होता है सेकुलर मैटर्स में, और एक वो जहाँ नहीं होता है। तो इंडिया पॉजिटिव सेकुलर है, ध्यान रखना, ठीक है। विच इज़ नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता एकात्मक नहीं है? अब यहाँ से आपको फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो, यूनिट दो तरह के फीचर्स होते हैं। एक तो फीचर होता है फेडरल फीचर, ठीक है, ये समझने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो देख लो अगर समझ में आ रहा है आपको तो, ठीक है, क्योंकि मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। अगर आपको समझना है थोड़ा सा फोकस कर लेना, बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समझ में आता नहीं कि आराम से बैठे, अगर नींद में हो तो नींद से थोड़ा उठ जाओ, हैं, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग नींद में हैं तो थोड़ा उठ जाएं। अगर क्वेश्चन आ गया तो बहुत, मतलब जनता से नहीं बनेगा, ध्यान रखना, जनता से बनेगा नहीं सवाल। और ये देख लो, ठीक है। तो अभी रिसेंट में एसएससी में तो भर भर के इसमें क्वेश्चन पूछे हैं। तो फेडरल फीचर वो होता है जो कि स्टेट को पावर दे, ध्यान से सुनना, जो स्टेट को पावर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक भारत का एक संविधान है। अब एक संविधान है तो मैं इसको यूनिटरी में रखूँगा। यूनिटरी का मतलब है जो सेंटर को ज़्यादा पावर दे रहा है, फेडरल मतलब जो स्टेट को पावर दे रहा है। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ये सब आपकी आएंगी
इस यूनिटरी में। क्यों? क्योंकि अगर एकल नागरिकता ना होता तो क्या होता, दोहरी नागरिकता होती, डुअल सिटीजनशिप होती, जैसे कि यूएस में है। तो वहाँ पर क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप तो हमने ब्रिटेन से बोरो किया, यूएस में डुअल है कि वहाँ पर लोगों के पास एक यूएसए की सिटीजनशिप है प्लस जिस स्टेट में रह रहे हैं उसकी सिटीजनशिप है। तो सोचो अगर सिंगल ना तो डुअल होता, स्टेट को भी पावर मिल रखी होती कि वो भी सिटीजनशिप दे पाता, तो फेडरल फीचर होता वो। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तो रिजिड है नहीं, कुछ फ्लेक्सिबल है, तो कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल है। तो जो फ्लेक्सिबल पार्ट है वो यूनिटरी में आएगा, जो रिजिड पार्ट है वो यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि वो रिजिड है तो फिर उतनी आसानी से वो अमेंड कर नहीं सकता, यानी कि स्टेट को पावर मिली हुई। तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट का, रिजिड पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेडरल में आएगा, जो फ्लेक्सिबल है वो यूनिटरी में जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर, वो भी आपका किस में जाएगा, यूनिटरी फीचर में जाएगा। ऑल इंडिया सर्विस यूनिटरी फीचर में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर जैसे बात करा नॉट अ यूनिटरी फीचर, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक फेडरल फीचर इसलिए है क्योंकि बाई कैमरल का मतलब है द्विसदनीय विधानमंडल। अब द्विसदन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा में लोग कहाँ से आ रहे हैं? राज्य की विधानसभा से चुन के आ रहे हैं, यानी ये राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहा है राज्यसभा, यानी स्टेट को भी पावर दी गई है सेंटर में बैठने के लिए। तो वो एक फेडरल फीचर होगा, यूनिटरी नहीं होगा। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आपका यूनिटरी है, सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर मैंने आपको बताया यूनिटरी है। क्लियर है? ऑल इंडिया सर्विस के बारे में ध्यान रखना कि अगर इसका कभी आर्टिकल पूछ ले, अनुच्छेद पूछ ले, तो ये आर्टिकल नंबर 312 में है। भारत में 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, एक तो आईएएस है, एक आईपीएस है और आईएफओएस है। फॉरेन नहीं है, ये फॉरेस्ट है। ठीक है, फॉरेन ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आता है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन इन इंग्लिश बाई। तो अब ये बता दो 25 में स्कोर कितना किया पहले, तो तुम कॉमेंट में ये बता दो, क्योंकि हर 25 में तुम्हें बताना है कि तुमने कितना स्कोर मारा है। बताओ जल्दी से। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन इन इंग्लिश बाई। तो जो हमारा मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किसने किया था? HVR अयंगर ने? नहीं सर, ये हमारे सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, प्रेम बिहारी नारायण रहजादा सही आंसर होगा। वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में कैलीग्राफी करी थी, हिंदी में लिखा हुआ था। SN मुखर्जी जो हैं ये कौन थे? ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। ही वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक, और मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाँ क्या क्वेश्चन पूछा था, खुद ही भूल गया मैं। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग रोट इन कैलीग्राफिक स्टाइल द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिंदी वर्जन किसने लिखा? अभी देखा, वसंत कृष्ण वैद्य ने। नंदलाल बोस ने इसको डेकोरेट करने का काम किया था। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, और एक चीज़, सिंबल क्या था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? व्हाट वाज द सिंबल? तो सिंबल था एलिफेंट, हाथी मेरा साथी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, लार्जेस्ट ये काफ़ी बड़ा है जानवर, तो उसी से रिलेट करते हुए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या होता है? रिटन को आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कैन नॉट बी अमेंडेड ईजिली, आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता है, अनरिटन को किया जा सकता है। ये फॉर्मलाइज होता है कि कुछ लोग बैठे और फिर उस तरह से संविधान क्रिएट हुआ, जैसे कि ब्रिटेन का अनरिटन है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, ऐसा कुछ संविधान सभा नहीं बनी कि चलो अब संविधान बनाते हैं हम लोग। इनके जो रूल्स वगैरह चले आ रहे थे पहले से, उन्हीं को कोडिफाई करके बस इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। ऐसे संविधान को अमेंड करना बहुत आसान होता है। Which country's constitution has been considered by India for the principles of liberty, equality and fraternity? पहले ही देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर A। Which is not a unitary feature of the constitution? Again, ये again repeated है। Which of the following is a right of an Indian citizen due to India's acceptance of secularism? भारत में धर्मनिरपेक्षता की स्वीकृति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक का है? बता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ इंडियन सिटीजन टू एक्स इंडिया। ठीक है, तो सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि सबके पास अपने इच्छा से धर्म चुनने का अधिकार है। ठीक है, ये है इसका मतलब, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 239 to 241 दैट डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज। तो अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर जो 1 है, ठीक है, मैं चलो पार्ट के बारे में लिखवाई देता हूँ जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 6, पार्ट 7 एंड पार्ट
8। ठीक है, तो पार्ट 1 की बात करेंगे तो इसमें है क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ व उसके राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं इसमें। पार्ट 2 में अगर बात करेंगे तो इसमें नागरिकता दैट इज सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिए हुए हैं। देन पार्ट 3 की अगर बात करेंगे तो इसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में दिया हुआ है। और पार्ट 4 में बात करेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य। पार्ट 5 में दिया हुआ है यूनियन। पार्ट 6 में दिया हुआ है स्टेट। पार्ट 7 में दिया हुआ है कुछ नहीं क्योंकि पार्ट 7 रिपील किया जा चुका है, मैंने बताया था अमेंडमेंट 7 से। और पार्ट नंबर 8 में दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। क्लियर है? आपको आर्टिकल का भी वो अंदाज़ा होना चाहिए कि किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक है। देन सिटीजनशिप 5 से लेकर 11 तक है। फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक है। डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक है। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51A, सिर्फ एक ही आर्टिकल है। ये 52 से शुरू है, ख़त्म है 151 पर जाके। और अगर बात करें स्टेट तो ये 152 से शुरू है और जाएगा 238 तक, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, एंड उसके बाद है आपका यहाँ से 239 से शुरू होता है जो यहाँ पर पूछा 241 तक। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्ट नंबर 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अभी एक एक करके हम सारे पार्ट्स भी देखेंगे। तो एज ऑन अप्रैल 2022 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड विद 12 शेड्यूल्स। तो 2022 के अकॉर्डिंग तो इसमें 448 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्हाट डज द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर। तो सेकंड शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, दूसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं शेड्यूल्स को, अनुसूचियों को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान में पहले ओरिजिनली 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल थे और अभी 12 हैं, 12 है, वो ये हैं। ठीक, इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो समझते हैं, उसके बाद याद कैसे रखना है वो हम उसको देखेंगे। ठीक, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स दी हुई है, यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका जो क्षेत्राधिकार है दैट इज़ उनका जुरिस्डिक्शन वो दिया हुआ है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है। दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, स्पेशल पावर ऑफ सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा, लोकसभा के जो चेयरमैन, स्पीकर हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, इन सब का क्या दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है। थर्ड में क्या दिया हुआ है, ओथ वगैरह दिया हुआ है, शपथ दिया हुआ है, ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़ के बाकी सारे अथॉरिटी के दिए हुए यहाँ पर ओथ एंड प्रोमिसेस। राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, काउंट ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐसे समझ लो, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, जो लिखा हुआ भूल जाओ उसको, सिर्फ राज्यसभा याद रखो, राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हुआ है। पाँचवें में क्या दिया हुआ है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, किसका, शेड्यूल्ड एरियाज का। छठवें में दिया हुआ प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, किसका, एटीएम मनी का। एटीएम मनी क्या है, तो एटीएम मनी है, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, एटीएम मनी, एटीएम मनी, ए से है असम, टी से है त्रिपुरा, एम से है मिज़ोरम। ध्यान क्या रखना है, सॉरी मिज़ोरम याद कर सकते हो, मेघालय, ठीक है, मेघालय, मिज़ोरम कुछ भी याद कर सकते हो, क्योंकि एटीएम है, मनी याद रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें मनी नहीं है, इस एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम मनी में मनी नहीं है। मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है, क्योंकि अगर ये सवाल बनेगा तो फॉर श्योर 100% वो ऑप्शन में मणिपुर रखेगा, पक्का रखेगा, क्योंकि दो दो एम है ना, इसलिए एक मेघालय एक मिज़ोरम है। तो ध्यान रखना इस एटीएम में मनी नहीं है, यानी मणिपुर नहीं है, तो ये हो जाएगा मेघालय और ये इसको मिज़ोरम में याद कर लो। ठीक, सेवेंथ में दिया हुआ है क्या, सेवेंथ में दिया हुआ है लिस्ट, लिस्ट वही 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अभी अगेन हम इस पे घुस नहीं रहे, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट में, आगे है सवाल। 8वां है लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। 9th है आपका, इसको ऐसे याद कर लो तुम, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी लॉज, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है तो याद कर सकते हो, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, लेकिन आप इसको ऐसे याद करो, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी लॉज, ठीक है। 10th में ऐसे याद करो, डिफेक्शन, डिसक्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन, डिफेकेशन नहीं भैया, ये ध्यान रखना, डिफेक्शन है। शेड्यूल 11 में पंचायत और उसमें 12 में म्यूनिसिपैलिटी। अब याद कैसे रखना है, ठीक है, याद हमें इसको ऐसे याद करना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हो जाएगा टेरिटरीज और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बाउंड्री डिटेल की जगह में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार याद करना है। ई से एमोल्यूमेंट, सैलरी को एमोल्यूमेंट बोलते हैं। ए से है
हाँ 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 हाँ, ए से है अफर्मेशन एंड ओथ, ए से है, ए से याद करना एफर्मेशन एंड ओथ, एफर्मेशन। आर से है राज्यसभा, एस से है शेड्यूल्ड एरिया, ओ से है अदर शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, ये जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं ना, ट्राइबल एरियाज़, तो इनको हम अदर शेड्यूल्ड एरिया करके याद रखेंगे। ठीक है, एफ से फेडरल प्रोविजन है। फेडरल प्रोविजन का मतलब वही होता है कि कहाँ पे कौन लेजिस्लेट कर सकता है, ये जो पार्लियामेंट है वो कौन किन सब्जेक्ट्स पे, स्टेट लेजिस्लेचर किन किन सब्जेक्ट पे, इस तरह से है। ओ से क्या है, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषाएं हैं। एल से क्या है, एल से लैंड, लैंड प्रोविजन, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी लॉज, तो एल से लॉज याद कर लो, या फिर लैंड प्रोविजन, जमींदारी किससे संबंधित है, भू जमीन से। ठीक है, तो उससे संबंधित है। डी से डिफेक्शन हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून जो कि है। पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटी। ठीक, क्लियर। तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली और करेंटली 12 हैं। तो ये जो 12 हैं यानी कि मतलब 9, 10, 11, 12 इनको अमेंडमेंट से जोड़ा गया होगा। तो 9वें को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1951 1951 में हुआ था, इसको जोड़ा गया 52nd 52वें। ठीक है, 52वें संविधान से जोड़ा गया और ये आपका 1985 में जोड़ा गया। इसकी अगर बात करेंगे तो 73rd अमेंडमेंट से, और इसको बात करेंगे तो 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया इसको। ठीक है, ये हिंदी में लिखी हुई आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले छात्र और छात्राएं। ठीक है, कि क्या क्या दिया हुआ है किस आर्टिकल में, क्लियर है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जल्दी से रिवाइज करेंगे सभी लोग, जल्दी से आंख बंद करके। टी से क्या था, टेरिटरीज यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और उनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ई से एमोल्यूमेंट, भत्ता, सैलरी, प्रेसिडेंट गवर्नर और ये सब हमारे जो चेयरमैन स्पीकर हैं, जजेस हैं, इन सबका। देन अफर्मेशन ओथ, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के सबका। आर एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। एस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। ओ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर शेड्यूल्ड एरियाज यानी ट्राइबल एरियाज। एटीएम मनी, लेकिन मनी नहीं है, मणिपुर नहीं है। ठीक है, एफ फेडरल प्रोविजन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। फिर नीचे क्या था, ये तो 7वां शेड्यूल था। 8वां क्या था, लैंग्वेजेस, बस 8 तक ही थे ओरिजिनली। फिर 9वां फिर फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा, क्या था, वो था लैंड प्रोविजन से एसोसिएटेड। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी लॉज। देन 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ। देन 73rd एंड देन 74th, 11th और 12th शेड्यूल। ध्यान रखना 11th शेड्यूल में टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स है और 12 वाले में टोटल 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। ठीक है, तो सेकंड की बात हो रही ई से एमोल्यूमेंट कहाँ है भैया। अब ये तो मत लगा देना क्योंकि ये TEA, ठीक है, 3rd शेड्यूल है। ये 4th शेड्यूल है, ये आपका 12th में आ जाएगा। तो बचा क्या, डी। ठीक है, वही प्रेसिडेंट गवर्नर लिखा नहीं उसने कि भाई ये हम सैलरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट गवर्नर और अदर ऑफिशियल की सैलरी की बात तो है। ठीक है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा कर सकते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपैलिटी कर सकते हैं। अंडर विच लिस्ट इज एजुकेशन प्लेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताओ जल्दी से। और भाई सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सब्जेक्ट है वो 7th शेड्यूल में दिया। ठीक है, 7th शेड्यूल में दिए हुए हैं। 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। गवर्नमेंट लिस्ट करके कोई लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो अच्छा उसमें पूछा है एजुकेशन किस में। ठीक है, अभी बता रहे हैं उसको, भी पहले समझो। ठीक है, 7th शेड्यूल में 3 चीज़ें दी हैं। यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं कितने हैं सर, तो इस तरह से लिख रहा हूँ, ध्यान समझना। 97 थे ओरिजिनली, अभी हैं 100। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली थे 66, अभी हैं 61। कंकरेंट लिस्ट में ओरिजिनली थे 47, अभी हैं 52। ये ऐसे ध्यान रखना, जो पहले लिख रहा हूँ ओरिजिनली और बाद में जो लिख रहा हूँ एरो के बाद वो एट प्रेजेंट है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी सवाल बनता है। देन कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो ये यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आएंगे वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आएंगे जिनका लेने देना पूरा देश से होगा। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज, ये सब आएंगे। सर क्या ये याद रखने हमें, रटने नहीं, आपको थोड़ा समझो, क्योंकि हैं तो टोटल 100 सब्जेक्ट। अगर आप देखो यूनियन लिस्ट में, तो क्या हम 100 को सारे क्या याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक जनरल सेंस लेना और जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक ना, स्टेट लिस्ट में जो स्टेट से लेना देना है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेशनल लेवल पे। एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, प्रिजन हो गया, लेकिन पुलिस जो है दिल्ली के केस में सेंटर का हाथ होता है, सेंटर के कंट्रोल में होता है दिल्ली के केस में सिर्फ। ठीक है, प्रिजन लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर,
ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे कि यूनियन भी लेजिस्लेट कर सकता है, लॉ बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, लेकिन अगर यूनियन ने बना दिया तो उसका प्रिवेल करेगा, ऊपर रहेगा एजुकेशन। ठीक, अब एजुकेशन एक्चुअली ओरिजिनली था नहीं, ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था, एक 42वां संविधान संशोधन, उसने ट्रांसफ़र किया था किसको, एजुकेशन को ट्रांसफ़र किया था, फॉरेस्ट्री को ट्रांसफ़र किया था, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ट्रांसफ़र किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ट्रांसफ़र किया था उसने, न्याय प्रशासन को, ठीक है, और न्याय प्रशासन को, और वेट्स और मेजर्स को, वेट्स एंड मेजर्स को। तो ये सब्जेक्ट्स थे, 4 सब्जेक्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और वेट्स एंड मेजर्स। इनको सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र किया गया था, कहाँ से कहाँ, स्टेट से कंकरेंट। इनको ट्रांसफ़र किया गया स्टेट से कंकरेंट, संवर्ती में ट्रांसफ़र किया गया था इनको, ठीक है, क्लियर। तो एजुकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड एंड यूनियंस, एडल्ट्रेशन, ठीक है, जो भी मैरिज एंड डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि शादी वाला लफड़ा कोई नहीं लेना चाहेगा, तो इसी से दोनों में डाल दिया गया भैया कि जिसका मन हो उसको देख लेना, क्योंकि कोई नहीं देख पाता इन सब मैटर्स को। तो इस तरह से जो भी लेबर डिस्प्यूट्स हैं सब इसी में आएंगे, ठीक। बोथ यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स, लेकिन अगर दोनों ने बना दिया तो फिर यूनियन का प्रिवेल करेगा। और रेजिडुअरी पावर क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था, जो कनाडा से हमने बोरो किया है, जो किसके पास होती है रेजिडुअरी पावर, बताओ जल्दी से। तो ध्यान रखना ये पार्लियामेंट के पास होती है, लिखा हुआ है यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच मैटर्स, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इस पर। पार्लियामेंट, रेजिडुअरी पावर वो पावर होती है जो इन तीनों सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट नहीं मेंशन है वो रेजिडुअरी पावर में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओरिजिनली था आपका स्टेट लिस्ट में और अभी कहाँ पर है, अभी है कॉन्करेंट लिस्ट में। An introductory statement in a constitution that states the reasons and the guiding values of the constitution is called as, उसको हम क्या बोलते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट को? An introductory statement होता है ये प्रियम्बल। अभी प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना कब बना था ये लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, जब पूरा संविधान बन गया था उसके बाद। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस नेहरू ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को, उसी से डिराइव्ड है, बट वो नहीं है, उसी से डिराइव्ड है लेकिन वो नहीं है, ध्यान रखना। ये बना था जब पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था तब। इसको संविधान की समरी बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का समरी बोला जाता है। इसको ID कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? इसको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था? तो अगर हम बात करें ID कार्ड की, तो ID कार्ड बोला था इसको NAP ने, दैट इज़ NA पालखी वाला ने, ठीक है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था KM मुंशी। मुंशी कौन है? ऑर्डर ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन प्लस ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर। क्लियर है? ये है हमारा देश का प्रियम्बल। अब प्रियम्बल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रियम्बल जरा ध्यान से समझना। स्टार्ट्स विद दी वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बताता है कि जो सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लोग हैं, दे आर द पीपल ऑफ इंडिया, जो यहाँ से भी पता चलता है। सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, नेचर के बारे में बताता है। अब यहाँ पे मैं ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं सॉवरेन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, समझा देता हूँ यहाँ पे, समझ लो अगर सवाल आ जाए तो सॉवरेन का मतलब होता है कि वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर डिसीजंस। कोई और कंट्री, कोई बाहरी देश हमें गवर्न नहीं कर सकता है, हमें नहीं बता सकता है कि, या फिर हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। हम इंडिपेंडेंट अपने आप में। सोशलिस्ट का, समाजवाद का मतलब ये है, अलग अलग तरह का होता है, ये काफ़ी ब्रॉड है। सोशलिस्ट का मतलब इतना समझ लो कि लोगों के लिए चीज़ें की जा रही हैं, लोगों में इक्वालिटी जो बढ़ावा देती है उसको हम सोशलिस्ट पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। सेकुलर का मतलब बता दिया मैंने। डेमोक्रेटिक का मतलब तो आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जहाँ पे लोगों की सरकार हो, लोगों के द्वारा सरकार हो, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो, ठीक है, और जो लोगों के लिए काम करे। रिपब्लिक की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब आगे है भी, बताऊंगा, नहीं तो चलो बता देता हूँ, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पे उस कंट्री का जो हेड है, मुखिया है, वो इलेक्टेड है, वो निर्वाचित है, वो कोई राजा या रानी नहीं है कि राजा मर गया तो राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, उनका बेटा हेड बनेगा ना, इलेक्टेड है, इलेक्टेड है। भारत कैसा? रिपब्लिक है। क्यों? हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड है। सर हम तो इलेक्शन होता ही नहीं प्रेसिडेंट का। होता है, तुम वोट नहीं करते हो, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ था, ठीक। तो ये चीज़ हो गए हमारे नेचर। ये जो लिखे हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ऑब्जेक्टिव्स हैं।
वो सोर्स है, ये नेचर है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब पूछता है जस्टिस कितने तरह का है, लिबर्टी कितने तरह का है, इक्वालिटी कितने तरह का है, तो जस्टिस 3 तरह का है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरह का है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, रटा हुआ होना चाहिए। और मान लो तुम नहीं रटोगे तो फिर हम क्या करेंगे, सपने में आएंगे तुम्हारे, और अगर तुमसे पूछ लिए और ना बता पाए तो वहीं लात घूंसा चलेगा, फिर ध्यान रखना। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और फ्रैटर्निटी सिर्फ एक तरह का है, फ्रैटर्निटी। जस्टिस का तो मतलब जानते हैं, फ्रैटर्निटी का मतलब पता होना चाहिए कि भाईचारा, ठीक है, बंधुत्व। और जो चौथा कंपोनेंट है प्रियम्बल का, दैट इज, इसमें डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है, और वो डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है, वो है 26 नवंबर 1949, ठीक। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा तो सही आंसर तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो प्रियम्बल समरी है, और प्रियम्बल ध्यान रखना ये आपका जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, कैसा है, तो ध्यान रखना ये जो प्रियम्बल है आपका, दिस इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी इसको लेके आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। इट इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन, नीदर, ना तो ये किसी को पावर देता है गवर्नमेंट को, ना तो लिमिटेशन डालता है। नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ लिमिटेशन, नॉर अ लिमिटेशन, ध्यान रखना इस चीज़ को। केशवानंद भारती केस 1973 स्टेम्ड द क्वेश्चन दैट द प्रियम्बल कैन डैश, प्रियम्बल क्या हो सकता है प्रियम्बल का, उसको पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है, उसको सेक्शंस में अलग किया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है, या फिर इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो देखो अब यहाँ पर इससे बहाने फेस भी देख लेंगे, अच्छा हाँ ये सही है। तो ये ध्यान रखना है, जो फेमस पहले क्या हुआ था, पहले एक केस हुआ था जिसको हम बोलते हैं बेरूबारी यूनियन केस, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता है, वो ना तो हिस्सा है ना तो उसको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बोला था बेरूबारी यूनियन केस में। फिर फर्दर जो केबीसी केस हुआ, दैट इज़ केशव नंदा भारती केस 1973 वाला, जिसमें 11 जजेस बेंच बैठी थी। भी इसमें ध्यान रखना है कि केबीसी केस में, केशव नंदा भारती केस में एक्चुअली केस था केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें बोला था कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको अमेंड किया जा सकता है। फिर सेम चीज़ को जो LIC वाला केस है उसमें रीअफर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल्कुल प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया और उसको अमेंड किया जा सकता है। इसी वजह से देन 42nd अमेंडमेंट हुआ। कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, और प्रियम्बल को अमेंड किया गया। और प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए। 3 वर्ड कौन से थे, आई, ना 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 बेटा, ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। आई से इंटेग्रिटी है, एस से सोशलिस्ट है, और एस से सेकुलर है। अब वो अगर पूछेगा ना कि 42nd अमेंडमेंट से कौन सा जोड़ा जाएगा, कौन सा जोड़ा गया, वो पक्का सॉवरेन रखेगा ऑप्शन में, पक्का रखेगा, ध्यान रखना। सॉवरेन नहीं था, इंटेग्रिटी था, सोशलिस्ट था और सेकुलर था। तो कैन बी अमेंडेड, उसको संशोधित किया जा सकता है, और इसी से संशोधन हुआ 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, और इन 3 वर्ड्स को जोड़ा गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक मेंशन इन द प्रियम्बल। तो इसमें से प्रियम्बल का मतलब क्या नहीं है। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ सर्टन पीरियड, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल सॉवरेंटी लाइज इन द पीपल एंड नॉट इन वन पर्सन, बिल्कुल सही है कि जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो लोगों में नहीं थे। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। एट द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज अ हेरिडिटरी किंग, ना 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 ना, ये तो मतलब जस्ट ऑपोजिट है जो मैंने बताया था रिपब्लिक का। जैसे कि यूके जो है, यूके ब्रिटेन, वो इज़ नॉट अ रिपब्लिक, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है किंग या क्वीन वाला सिस्टम चलता है ना। 40th, विच ऑफ द फॉलोइंग वर डन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ध्यान रखना है कि ये जो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी थी। तो इसने लोअर करी थी वोटिंग एज को 21 से 18, ये बिल्कुल गलत है। ज़रा बताओ इसको किस अमेंडमेंट ने किया था। एंटी डिफेक्शन लॉ अभी बताया, ये भी नहीं था। कौन सा अमेंडमेंट ने किया था। वर्ड सेकुलर प्रियम्बल में जोड़ा, किसने जोड़ा, जल्दी बताओ।
ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट ने किया था। ठीक है, लिमिट जो किया साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किसने किया? तो ये जो किया गया था ये 61st अमेंडमेंट ने किया था, 1988 में हुआ था, जो लागू 1989 में हुआ था, 1989 में। एंटी डिफेक्शन लॉ अभी बताया 52nd अमेंडमेंट है जो 1985 का है। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये 91st अमेंडमेंट है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा था। क्लियर है? 15 जो परसेंट है लोकसभा या फिर जो भी लोअर हाउस है उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। हु कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप? तो अभी हमने देखा है कि मुंशी जी ने कहा था इसको। अच्छा ये बताओ, किसने इंडिया के फेडरेशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था? किसने क्वाज़ाई फेडरल बोला था? ये बताओ। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और क्वाज़ाई फेडरल बोला केसी वियरे ने। In which of the following articles of the Constitution of India it is written that India, that is Bharat, shall be a union of states? तो मैं बता चुका हूँ, it was article number 1. Admission and allocation of new state is mentioned in which of the following articles of the Constitution? तो अभी हम पार्ट 1 में एंटर कर चुके हैं, पार्ट 1 जहाँ पर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, तो एडमिशन एलोकेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 2 में। एडमिनिस्ट्रेशन एलोकेशन या फिर स्टैब्लिशमेंट करके अगर लिख जाए स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, तो उत्तर आपका आर्टिकल नंबर 2 होगा। और आर्टिकल नंबर 3 का आंसर होगा जब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करेगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट में क्या क्या आता है? तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट में आएगा आपका कि हमने किसी स्टेट को बाइफरकेट कर दिया, तोड़ दिया। ठीक, किसी बाइफरकेट, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यानी डिमिनिश कर दिया, या किसी स्टेट का नेम चेंज कर दिया। ठीक है, बाइफरकेट करना मतलब तोड़ना स्टेट को। ठीक है, उसकी बाउंड्री ऑल्टर करना, बाइफरकेट कर दिया या बाउंड्री ऑल्टर कर दी, एरिया इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, या फिर स्टेट का नेम चेंज करना, ये सारे काम आर्टिकल 3 के तहत होंगे। 2 में स्टैब्लिशमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का हिस्सा बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल नंबर 2 का यूज़ करेंगे। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जो तुम्हें आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत जो चेंजेस करने हैं, पहली बात तो कौन करेगा ज़रा बताओ? वो करेगा पार्लियामेंट। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। शैल नॉट बी डेल्ट, शैल नॉट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल नंबर 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो फिर क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये सारे जो काम हैं वो साधारण बहुमत से हो जाएंगे, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएंगे। लेकिन फिर एक केस हुआ जिसको हम बोलते हैं बेरूबारी यूनियन केस। कब हुआ जल्दी बताओ? बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि भाई देखो, क्योंकि उस समय ये हुआ था कि बांग्लादेश को हमें कुछ एनक्लेव्स देने थे और इंडिया बांग्लादेश को कुछ एनक्लेव्स देता। ठीक है, एनक्लेव्स मतलब टेरिटरी के कुछ पार्ट्स। तो बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप टेरिटरी ले रहे हो किसी देश से, उसमें तो अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी देश को दे रहे हो अगर आप, तो फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये बोला गया था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? 1960 में हुआ था बिल्कुल। और जो अमेंडमेंट है आपका 100th अमेंडमेंट, 100वां अमेंडमेंट था, जिससे कि ये सर्टेन एनक्लेव्स, वो जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एनक्लेव्स का ट्रांसफ़र हुआ था वो एक्चुअल में इसी अमेंडमेंट से हुआ था, इसी संशोधन से हुआ था। ठीक है, चलो 44 पे आते हैं ना। When did a state reorganization commission was set up which recommended the creation of linguistic states on the basis of larger linguistic groups? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? हुआ ये था कि एकदम मारपीट मची हुई थी आज़ादी के बाद कि हम ये भाषा बोलते हैं तो हमको अलग से राज्य दो, हम ये भाषा बोलते हैं हमें अलग राज्य दो। आज भी मांग उठती रहती है, आज भी मांग उठती रहती है डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग कि हमें अलग हिस्सा दो, हमें अलग हिस्सा दो, कि हम अलग हैं, हमको अपने में मत जोड़िए। तो ये बहुत पहले से चली आ रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी कमीशन बनाए गए थे। जैसे कि 1948 में 1948 में सबसे पहले एक कमीशन बनाया गया SK धार जी की चेयरमैनशिप में, जिसको धार कमीशन बोलते हैं। और इसने बोला, मना कर दिया इसने,
ठीक है, मना कर दिया का मतलब ये है कि इसने बोला कि स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाना चाहिए। प्रशासन देखो कि अगर प्रशासन उनका चलाना मुश्किल हो रहा है तो बनाओ उनका। लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि भाषा के आधार पर आप लिंग्विस्टिक बेसिस पर मत बनाओ, भाषा के आधार पर मत बनाओ। फिर 1948 में ही एक और कमीशन बनाया गया जब शांत हो ही नहीं रहे थे लोग, क्यों नहीं ये सब कैसी बात है, हम नहीं मानते हैं। JVP कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे, 3 लोग थे। इसने भी सेम चीज़ बोली, धार वाली। फिर क्या हुआ, 1953 में कुछ बड़ा हो गया। ठीक है, कुछ बड़ा ये हो गया कि 1953 में आंध्र प्रदेश में पट्टू श्री रामलू करके हुए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री रामलू ने फास्ट एंड टू डेथ पे गए, डेथ हो गई तो फिर आंध्र प्रदेश को क्रिएट करना ही पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गए। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे बना, दैट इज़ इट इज़ द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ अ कंट्री, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आर कंट्री, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये कब क्रिएट हुआ, 1953 में ही क्रिएट हुआ, 1953 में। लेकिन अगर कभी आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन पूछता है तो वो 1 नवंबर 1956 को ध्यान रखना। ये तो भाषा के आधार पे तोड़ा गया था 53 में, बाद में फुल फ्लेज तो 1 नवंबर 1956 को बना। देन जब ये हो गया कि भाई एक स्टेट क्रिएट हो गया तो बाकियों ने बोला हमें क्यों नहीं, हमें भी क्रिएट करो अलग से। ठीक है, तो फिर एक और कमीशन बनाया गया 1953 में, यानी कि आंध्र प्रदेश बनने के बाद की बात है, दिसंबर में बनाया गया ये। और इसमें भी 3 लोग थे, एक तो थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू, और एक आप बताओ जो तीसरे मेंबर कौन थे। तो इन 3 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते हैं। ठीक, जिसके चेयरमैन फजल अली थे, तो इसीलिए फजल अली कमीशन या फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। इसने बोला कि ठीक है, हाँ लिंग्विस्टिक स्टेट पे बना लो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना लो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना लो। लेकिन ये जो 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसको इसने रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से कि अगर ऐसे करने लगे ठीक है भाषा के आधार बनाओ, लेकिन अगर एक भाषा एक राज्य तो फिर तो बहुत डिवीजन हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर और इसमें कौन होंगे, KM पन्नीकर होंगे। तो फिर हुआ क्या, हुआ ये कि गवर्नमेंट ने पास किया एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ, और इसने जो है भारत में 14 राज्य 14 स्टेट्स और 6 UTs को क्रिएट करके दिया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन बनता है। विच इज़ द 29 स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014। तो भारत का 29वां राज्य कौन सा है जिसको कि क्रिएट किया गया था, कब, जिसको कि क्रिएट किया गया था 2014 में। तो आपको पता है इट इज़ तेलंगाना, और इसको क्रिएट कब किया गया था, इसको क्रिएट किया गया था 2 जून 2014, यानी कि बहुत जल्दी इसका क्या आने वाला है, फॉर्मेशन डे आने वाला है। ठीक, चलो तो अभी ये करते हैं द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड वर क्रिएटेड इन। तो इन सबको कब क्रिएट किया गया था, तो इन सबको क्रिएट किया गया था 2000 में, ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ को MP से तोड़ के क्रिएट किया गया था, इसको उत्तर प्रदेश से, और इसको बिहार से तोड़ के क्रिएट किया गया था। सबको 2000 में क्रिएट किया गया था। जैसे झारखंड की अगर बात करें तो इसको 15 नवंबर 2000 को क्रिएट किया गया था, क्योंकि 15 नवंबर को ऐसा क्या स्पेशल है, जरा बताओ। 15 नवंबर को ऐसा क्या स्पेशल है, बताओ जल्दी से। और अगर हम, अच्छा एक चीज़ मैं आपको लिखवाता हूँ, ध्यान रखना। कर्नाटक, केरला, आंध्रा, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, सारे राज्य अपना फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को मनाते हैं। ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सबका अलग अलग नहीं याद रहना। 1 नवंबर को ये सारे मनाते हैं। 15 नवंबर को क्योंकि भारतीय जनजातीय गौरव दिवस होता है, इसी दिन बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है, इसलिए। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, चलो आगे बताएंगे अभी आपको। ठीक है, अगला है आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी। तो अनुच्छेद 5 से 11 किससे डील करते हैं, तो ये आपके नागरिकता से डील करते हैं। हम देख चुके हैं भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से ली, जरा बताइए। Since the commencement of the Constitution, which act has provisions relating to the citizenship and loss of citizenship? कौन सा है, मतलब since the commencement of Constitution, commencement of Constitution का मतलब है आपका 26 जैन 1950 के बाद से ये जो एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ये डील करता है कि भाई कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। तो इसने काफ़ी मेथड्स लिख रखे हैं कि किस तरह से कोई एक्वायर कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप को, और किस तरह से कोई लूज़ कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप को।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब कैसे कोई एक्वायर कर सकता है, तो बाई बर्थ एक्वायर कर सकता है, बाई डिसेंसी एक्वायर कर सकता है, ठीक है, बाई डिसेंसी एक्वायर कर सकता है, देन बाई रजिस्ट्रेशन एंड बाई नेचुरलाइजेशन, और एक और है एंड दैट इज़ बाई वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ टेरिटरी। जैसे कि कोई मान लो कि अब कल को पूरा का पूरा मान लो पाकिस्तान भारत का हिस्सा हो गया, ठीक, तो ऐसा कोई अलग से कुछ नहीं करना, वो पाकिस्तानी सारे भारतीय हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे कि सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। तो बर्थ का मतलब है कि आपका जन्म हुआ बाई बर्थ, जैसे आप लोग, हम सभी लोग बर्थ से होंगे, ठीक है, सभी लोग। डिसेंसी का मतलब होता है कि आप इंडियन ओरिजिन के हैं, बाहर रह रहे हैं, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं और अभी आप बाहर रह रहे हैं, तो वो है कि आप एक्वायर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन से अगर आप हैं नहीं इंडियन ओरिजिन के तो हैं, लेकिन आपने किसी और देश की नागरिकता ले रखी है। अभी यहाँ पर क्या था, आप रह रहे हैं, नागरिकता नहीं ली है। यहाँ पर क्या नागरिकता आपने ले रखी है, तो आपको 7 साल भारत में रहना होगा तब। और अगर नेचुरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, कभी वहाँ पर लेने देना ही नहीं है भारत से। अब ये तो क्या है कि भाई इंडियन ओरिजिन के आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, और अभी आप बाहर रह रहे हो, तो मतलब बाहर की नागरिकता ले रखी, तो फिर आप भारत में होगे तो 7 साल रहना पड़ेगा। अगर आपका भारत से कोई लेना देना नहीं है, आपके मम्मी पापा का कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में आपको भारत में 12 साल रहना होगा, 12 ईयर्स रहना होगा, ये प्रोविज़न है। और इसी में ही आपको पता है कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में 2019 में संशोधन किया था 2019, जिसको आप CAA NRC वगैरह वो जो सब चलता रहता है। तो इसमें क्या किया गया था कि जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, तो यहाँ से आने वाले जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं जिसमें कि मुस्लिम नहीं है उसमें, तो उनको इसमें रियायत दी गई है कि भाई 12 साल तुम्हें नहीं रहना, तो 5 साल में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये रियायत उनको दे दी गई है। तो उसी के ऐसे सारे प्रोटेस्ट हैं कि मुस्लिम्स इसमें क्यों नहीं है, ठीक है। और लूज़ किस तरह से हो सकती है, तो लूज़ ऐसे हो सकती है कि अगर मान लो कि कोई रिनंसिएट कर दे, रिनंसिएट का मतलब है खुद ही त्याग दे अपने कि भाई हमें नहीं इंडिया का सिटीजन रहना। टर्मिनेशन, कि किसी ने मान लो अगर किसी और देश की नागरिकता ले ली, बताया नहीं, तो उसकी अपने आप टर्मिनेट कर दी जाएगी। और डेप्रीवेशन का मतलब अगर ये पता चला कि किसी ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट और इस तरह से फ्रॉड से सिटीजनशिप लिए, तो ये 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो भारत जब आज़ाद मतलब ये कमेंस नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले जो आर्टिकल 5 से लेकर मेनली 8 तक हैं, वो डील करते थे किस प्रोविज़न से, वो आपके डील करते थे सिटीजनशिप के प्रोविज़न से, ठीक है, वो डील करते थे सिटीजनशिप के कि कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा। लेकिन जब कमेंस हो गया तो उसके बाद इस एक्ट को लाया गया, और ये एक्ट फिर हमें बताता है अभी कि कौन भारत का नागरिक होगा कौन नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, आर्टिकल नंबर, पहले तो अ पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इफ द पर्सन इज ऑर्डिनरली अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर कितने, तो नेचुरलाइजेशन से आपको 12 साल रहना पड़ रहा था, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आर्टिकल नंबर 9 में क्या है, 10 में क्या है और 11 में क्या है। तो ध्यान रखना, 9 में ये है कि अगर किसी पर्सन ने वॉलेंटरली यानी कि अपने आप से मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो भारत की चली जाएगी उसकी। यहाँ पे ये है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी किन किन केसेस में आपकी जो नागरिकता है वो कॉन्टिन्यू रहेगी। और 11 में ये लिखा हुआ है कि नागरिकता को लेकर सिर्फ पार्लियामेंट, देश की संसद कानून बना सकती है, क्योंकि सिटीजनशिप एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और अब क्योंकि मैंने बोला यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बना सकता है, हमने पढ़ा था। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट बना सके या फिर यूनियन लिस्ट में स्टेट बना सके? तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि यूनियन लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर बना सके लॉ, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट सब्जेक्ट में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। कुछ मैटर्स में, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं जिसमें स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर लेता है। वो कौन कौन से केसेस होते हैं एक बार थोड़ा जल्दी से देख लीजिए। अगर कोई ट्रीटी को एनफोर्स करना है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है तो उसको एनफोर्स लागू करना है। तो दूसरा, अगर 2 और मोर स्टेट, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य ने बोला कि भैया हमारे लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लॉ बना दो, हमसे बन नहीं रहा है, तो उन राज्यों के लिए वो पार्लियामेंट लॉ बना देगा। तीसरा, प्रेसिडेंट रूल अगर लग रखा है। चौथा,
चौथा ये है कि अगर राज्यसभा एक स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे, और पांचवा ये है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तो इन 5 सिनेरियो में राज्यसभा का रेजोल्यूशन पास कर दे, प्रेसिडेंट रूल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो इस केस में पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है। ठीक। हाँ, क्या दोगेश भाई क्या दोगेश भाई, गाइज लाइक दी क्लास। हाँ मैं देखो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लाइक कर दिया करो। है चलो। As per the Article 6 Clause B sub clause 1 of the Constitution of India, every person has the right to citizenship of India if he or she migrated from Pakistan before the dash and he or she has ordinarily been resident in the territory of India since the date of his or her migration. तो क्या आंसर होगा? आर्टिकल नंबर 6 क्लॉज बी क्लॉज 1, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इफ माइग्रेट किया है पाकिस्तान बिफोर 19th of July 1948। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा इसका। अब ये बताओ कि तुम्हारे कितने सही हुए? 50 क्वेश्चन हो गए। 50 में अब क्या स्कोर है? और 51 करो। हाँ चलो, तो एज पर द आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनी person who has after the dash migrated from the territory of India to the territory now included Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। तो अभी मैंने आपको बताया जो 5, 6, 7, 8 हैं, ये जब हम आज़ाद मतलब संविधान लागू नहीं हुआ तो उससे पहले कि भाई कौन उधर भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से भारत आया, उससे डील करते हैं ये। तो आंसर है यहाँ पर 1 मार्च 1947, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 6 की, तो वो बोलता है जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए। 7वां बोलता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आ गए। और 8वां बोलता है जो पाकिस्तान से है ही नहीं, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान से लेना देना नहीं। 6 में क्या है? जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। 7वां है जो भारत से पाकिस्तान गए थे, फिर पता चला वहाँ पे तो पगलैट रहते हैं, तो फिर वो लोग वापस आ गए, तो उनसे डील करता है 7वां वाला। Which article of the Constitution has provisions about the fundamental rights in the Constitution? तो हम आ चुके हैं किसमें? पार्ट नंबर 3 में। ठीक है, अब हम आ गए हैं पार्ट नंबर 3 में। चलो बताओ जल्दी से। Which article of the Constitution has provisions about the fundamental right? यानी मौलिक अधिकारों के बारे में कौन बात करता है? तो ये बात करेगा 12 से 35, पार्ट नंबर 3। इनको हमने बोरो कहाँ से किया है? तो दे हैव बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए, जहाँ पर इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहाँ पर इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, और इनको हम भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज दी मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 53, विद रिस्पेक्ट टू दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर। तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, नहीं लिखे हैं शेड्यूल में, लिखे हैं नहीं लिखे, तो आपको ये पता है दे आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। और ये कैसे होते हैं? ये जस्टिशिएबल नेचर के होते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? तो एक्चुअल में हमें पता है कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के बीच में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो 12 और 13 में कोई मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं दिया हुआ है एज पर से, बट 13 में और 14 से स्टार्ट है वो। तो 12 और 13 में क्या दिया हुआ है? तो 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है कि जहाँ जहाँ स्टेट वर्ड राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब ये मत समझ लेना सिर्फ यूपी बिहार इस तरह से जो हमारे स्टेट हैं, उसमें आपकी पार्लियामेंट आएगी पूरी, उसमें पूरी आपके स्टेट का लेजिस्लेचर आएगा, स्टेट का लेजिस्लेचर। ठीक, और इसमें आपकी लोकल गवर्नमेंट आएंगी। ठीक है, सेंटर की गवर्नमेंट आएगी। अब तुमको लगेगा सर पार्लियामेंट ही तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता है। ठीक है, स्टेट की गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, सब आएंगे। ऐसे समझ लो कि जो भी LIC जैसी संस्थाएं, ONGC जैसी संस्थाएं, ये सब आती हैं। तो अगर कभी इस तरह से सवाल आए तो इसका उत्तर होता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका उत्तर होता है ऑल ऑफ द अबव, सारे ही होते हैं स्टेट में से, समझ लो। 13 में ये लिखा हुआ है कि एनी लॉ, कोई भी कानून जो बनाया जाएगा मेड बाई लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर स्टेट का और सेंटर दोनों का यहाँ पर इंक्लूडेड है, अगर इफ़ इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन विथ फंडामेंटल राइट, अगर वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर है। उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने की पावर है किसके पास? जुडिशरी के पास। ठीक,
जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कोई भी कानून अगर बनाया गया और वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जा रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का के संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर राइट टू इक्वालिटी। तो ध्यान हमें ये रखना है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट की अगर जब हम बात करते हैं तो ओरिजिनली हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एट प्रेजेंट 6 हैं, क्योंकि जो राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया है बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उससे इसको रिमूव किया जा चुका है एंड इट इज़ करेंटली द पार्ट ऑफ पार्ट नंबर 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल नंबर 300A में पड़ा हुआ है ये, और अभी एक लीगल राइट की भूमिका निभा रहा है, यानी कि सिर्फ एक विधिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ये नहीं है आपका। 6 राइट्स कौन कौन से हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। तो एक तो है पहला हमारा राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, ठीक। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है राइट टू, या फिर इसको ऐसे याद कर रख लो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार, एजुकेशनल राइट्स, और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी, तो ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में है। राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 के बीच में है। ये 23 और 24 में कंटेंड है। ये 25 से स्टार्ट होता है, 28 तक जाता है। ये 29 और 30 में 2 आर्टिकल में है सिर्फ, और ये सिर्फ एक ही आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 32। ठीक, क्लियर। 6 फंडामेंटल राइट। पहले ये जो भाई साहब थे हमारे, आर्टिकल नंबर 31 में पढ़े हुए थे, प्लस आर्टिकल नंबर 19 में भी पढ़े हुए थे। अभी हम देखेंगे कहाँ पे है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन फ्रॉम दी, तो चलो आगे पता नहीं आएगा कि नहीं, तो यहीं पे लिखा देता हूँ मैं। पहले आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज एफ में पड़ा हुआ था ये, ठीक है, तो अभी वहाँ से हटा दिया गया, तो अभी 19 क्लॉज 1F करके कोई क्लॉज नहीं है। Which of the following fundamental right is mentioned from the Article 25 to Article number 28 of the Constitution of India? तो कौन सा जो अधिकार है वो 25 से 28 में है। तो हमें फ्रीडम पता है 19 से लेकर 22 में है, एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में, इक्वलिटी 14 से 18 में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 25, 26, 27 और 28। 25 में है एक इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ रिलीजन से मेरा मतलब ये है कि मैं किसी भी भगवान में कोई भी मान्यता रख सकता हूँ, किसी भी तरह से अपने भगवान के बीच में रिलेशन बिठा सकता हूँ, और मैं अपने धर्म को प्रोपगेट भी कर सकता हूँ, उसको प्रचार प्रसार भी कर सकता हूँ। फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है इसमें अलाउड, फोर्सफुल नहीं है, ठीक है। 26 की अगर बात करें तो इसमें रिलीजियस डिनोमिनेशंस, यानी जो रिलीजियस ग्रुप हैं उनको, रिलीजियस डिनोमिनेशंस को ये पावर दी गई है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ग्रुप को एक अधिकार दिया हुआ है कि वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, वो मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो किसी भी तरीके से उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको गवर्न कर सकते हैं किसी तरीके से। तो वो इसमें लिखा हुआ है 26 में। 27 में ये लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है किसी एक धर्म के प्रचार के लिए, किसी एक धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता, यानी कि टैक्स कुड नॉट बी इम्पोज टू प्रमोट ओनली वन रिलीजन, यानी कि सारे धर्मों को प्रचार के लिए लगाया जा सकता है। और फीस तो लगाई जा सकती है, ध्यान रखना, फीस तो लेवी की जा सकती है। और 28 में ये है कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, जहाँ पर भारत सरकार का पैसा जा रहा है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड हैं, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। तो अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर। दोनों को कौन से मिले हुए हैं? बहुत आसान है, मैंने आपको कैसे याद रखवाया इसको कि बस तुम्हें याद रखना 15, 16, 19, 29, 30। ये जो अधिकार हैं ये सिर्फ मतलब ये है कि ओनली टू सिटीजन्स हैं, ओनली टू सिटीजन्स, यानी कि ये फॉरेनर्स को नहीं है।
और जो बाकी हैं 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, वो सब आपके सिटीजन्स और फॉरेनर्स को मिले हुए हैं, दोनों को। सिटीजन्स को तो सारे ही मिले हुए होंगे, चाहे कोई भी राइट हो, लेकिन ये वाले सिर्फ सिटीजन्स को हैं। और यहाँ पे तो उसने लिख दिया है 15 है, ये 16 है, ये 29 है, ये 26 है, तो और आसान हो गया हमारे लिए कि इसमें लिखा हुआ है कि अवेलेबल टू बोथ, तो 15, 16, 19, 29, 30 ये तो इंडियन सिटीजन्स को तो ये हो जाएगा। लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि लिखे ही वो, तो हमें बस ये याद करना है 15, 16, 19, 29, 30, और हमें ये पता होना चाहिए कि इन आर्टिकल्स में है क्या, 15 में क्या, 16 में क्या, 19 में क्या, 29 में क्या, 30 में क्या, सब में पता होना चाहिए। क्योंकि फंडामेंटल राइट का एक एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक एक अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 15 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है, 15 तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, यहाँ ओनली लगा लेना, ठीक है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी में ये लिखा हुआ है कि भाई किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, जैसे कि शॉप हो गया, है ना, कोई दुकान हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, तो वहाँ पर किसी को घुसने से मना नहीं किया जा सकता है कि भाई तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, तो वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। और आर्टिकल इसमें क्लॉज भी थोड़े से ध्यान में पता होना चाहिए, जैसे कि जो 15 का क्लॉज नंबर 4 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं, और वो आर्टिकल 15 का वॉलेशन नहीं होगा। 16 में है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब की बात आएगी तो उसमें इक्वालिटी रखनी है। इसमें 16 में जो आपको एक्सेप्शंस पता होना चाहिए वो ये हैं कि 16(1) में तो लिखा हुआ है कि भाई ठीक है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर ये लिखा हुआ है 16 के क्लॉज 3 में कि रेजिडेंस को एज अ क्वालिफिकेशन बनाया जा सकता है कि भाई इसी जगह के लोग ही सिर्फ इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, और उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये 16 का वॉलेशन कर रहा है। फिर चौथे में ये लिखा हुआ है कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, और वो आर्टिकल 16 का वॉलेशन नहीं होगा। ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काम करता है। आर्टिकल नंबर 14 में दो चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ध्यान रखना इसको भी, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी कि कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसको यूके से लिया गया है, तो वहीं इसको यूएसए से लिया गया है। इसका मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि भाई हर कोई कानून के समक्ष समान है, और इसका मतलब ये है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जैसे कि मान लो एक गरीब ने, मान लो कि कोई एक्सीडेंट, गरीब मतलब मान लो किसी की इनकम है महीने की 10,000, उसने कोई बाइक से एक्सीडेंट कर दिया। एक है जिसकी महीने की इनकम 10 लाख है, उसने एक्सीडेंट कर दिया, तो हम दोनों को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते कि भाई दोनों पे 20,000 का जुर्माना ठोक दो। अब जिसकी इनकम ही 10,000 उसके लिए तो बहुत है, जिसकी इनकम 10 लाख उसके लिए कुछ नहीं है, तो वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस थोड़ा सा, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन किसका पार्ट है? तो 25 हमने देखा इसका धर्म से लेना देना है, यानी कि इंडिविजुअल को फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट दिया है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। 22 में दिया हुआ है कि भाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ये जो डिटेंशन है, किसी को धरा जा सकता है, वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है प्यूनिटिव, यानी उसने क्राइम कर दिया है, और एक हो सकता है प्रिवेंटिव, यानी कि वो क्राइम कर सकता है, इस सिर्फ मतलब बस कर सकता है, ठीक है, कि वो क्राइम कर सकता है, उसके बस शक है ऐसा, तो शक में उसको धरा जा सकता है। तो प्यूनिटिव में केस में क्या होता है कि जिसको भी आपने धरा है उसको पहले तो रीजंस बताने पड़ेंगे आपको कि क्यों अरेस्ट किया गया है। दूसरी चीज़, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और अगर मजिस्ट्रेट ने फर्दर डिटेंशन के ऑर्डर्स नहीं दिए तो 24 घंटे के अंदर उसको रिलीज़ किया जाएगा। एंड राइट टू रिप्रेजेंट, यानी कि उसको एक वकील वगैरह दिया जाएगा अगर उसका खुद का नहीं है तो। प्रिवेंटिव, क्योंकि अगर आपको पता हो आर्टिकल नंबर 39A में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्रिवेंटिव में? क्या है प्रिवेंटिव में भी सेम है, क्या रीजंस बताओ उसको। मजिस्ट्रेट वाला यहाँ पर नहीं है, राइट टू रिप्रेजेंटेशन है, मजिस्ट्रेट की जगह यहाँ ध्यान रखो ये कि 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंड नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट ऑन सर्टेन केसेस, जहाँ पर हाई कोर्ट की एक जजेस की एक कमेटी बैठेगी, एडवाइजरी कमेटी, और अगर उसने बोला तो ही एक्सटेंड करेगा, नहीं 3 महीने से बियॉन्ड ये जाना नहीं चाहिए। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 28, 29 का लेने देना आपके
कल्चरल और एजुकेशनल राइट से है, ठीक है। तो सॉरी 28 के लेने देना उससे आपका कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकता आपको किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। 29 और 30 के लेने देना आपका कल्चरल और एजुकेशनल राइट से है। राइट टू प्राइवेसी जो है ये जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में आया था और ये केस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल नंबर 21 में ऑप्शन नंबर सी, जो किसकी बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। क्लियर है। 19 की थोड़ी चर्चा कर लें, 19 क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 की भी चर्चा करेंगे, रुक जाओ पहले 19 देख लें, ठीक है। 19 का जो क्लॉज 1 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको हम ऐसे याद करते हैं सामरो, ठीक है, बुमरो नहीं, सामरो, ठीक है। तो सामरो को कैसे याद करते हैं, ये एस से है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ए से राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, कि आप कोई संगठन बना सकते हैं, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया होगा जरा बताइए, अभी मैंने बताया भी तो थोड़ी देर पहले आपको। ये है आपका कि राइट टू मूव एंड रिसाइड, यानी कि राइट टू मूव कहीं भी आप जा सकते हैं भारत में, राइट टू रिसाइड कहीं भी रह सकते हैं, और ओ से है ऑक्यूपेशन, यानी कि आप कोई भी धंधा कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने ट्रिक आपको बना के दे रखी है वो सामरो है, ठीक। जो बैच में होंगे ना पता होगा सब, है ना। तो ए, ये 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, ये सब क्लॉज बी है, सब क्लॉज सी है, सब क्लॉज डी है, सब क्लॉज ई है, सब क्लॉज एफ मैंने बताया था वो प्रॉपर्टी वाला हट चुका है, तो सीधा जी आएगा यहाँ पे, ठीक। ये चीज़ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले को 97th अमेंडमेंट से ऐड किया गया है 2011 से, जिसने, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको शुरू में जब पार्ट बता रहा था, पार्ट 9A9B कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011, तो ये चीज़ है। देन 19 क्लॉज 2 में जो लिखा हुआ है 19 के क्लॉज 2 में, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि उचित प्रतिबंध, क्योंकि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट जो है हमारे, यानी कि एफआर्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, पहली बात, एंड आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। यानी कि एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जबकि लिमिट है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो मैं कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी लिखूँगा। क्योंकि अगर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम में से कोई क्लास में है, ठीक है, मैं उसको एकदम गरिया दूँ कायदे से, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है बंदा, मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल चाहे तो कर सकता है कि भाई इसने मुझे भरी क्लास में डिफेम कर दिया, मतलब मेरी इज्जत का एकदम फालूदा कर दिया इसने, मट्टी पलीत हो गई मेरी इज्जत, तो मैं कहाँ जाऊँ, किसको मुँह दिखाऊँ, ऑनलाइन में जाके अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, डिफेम कर दिया इसने मुझे। तो एक लिमिट होती है, आप असेंबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि बेटा आ जाओ मीटअप करते हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे, तो भाई मुझे धर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है भाई, ठीक है, तो वहाँ पर आप ऐसे असेंबल नहीं हो सकते, तो एक लिमिटेशन है, जब कहीं भी असेंबल नहीं हो सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर हम असेंबल होंगे तो पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसे ही कुछ है हमारे, जैसे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, तो ये सारे हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो 19 क्लॉज 2 में दिए हुए हैं। क्या क्या? जैसे मैंने बताया पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, तो ये सब एब्सोल्यूट नहीं है, राइट, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। सैक्रोसाइंट का मतलब है कि अमेंड किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनको कोई टच नहीं कर सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? तो ऑप्शन नंबर सी। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 20, तो इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन। सैक्रोसाइंट का मतलब होता है शेखर जी परमानेंट, मतलब कि उनको कोई कुछ कर नहीं सकता है। फ्लाइंग बीस्ट, हाँ, फ्लाइंग बीस्ट को धर लिया गया था। चलो, तो इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस। तो इसमें 3 क्लॉज हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ध्यान रखने हैं। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब आपने क्राइम किया है कोई भी, फैक्टो लॉ, ठीक है, तो जब आपने कोई क्राइम किया है तो उस समय उस क्राइम के लिए जो सज़ा है प्रावधान वही मिलेगी, ना कम ना ज़्यादा, ठीक। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि आपको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, अगर जेल जाने का मन है तो फिर से करो। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि आपको आपके खिलाफ ही गवाह नहीं बनाया जा सकता है, आपको आपके खिलाफ ही। तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और 18 में क्या है? 18 में है व्हाट? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल नहीं ले सकता है कोई, है ना, जैसे ये एंजल प्रिया वगैरह तुम बोलोगे सर ले तो रखी हैं ये लड़कियाँ,
तो वही एंजल प्रिया वगैरह वो सब खुद ले रखी हैं, ऐसा स्टेट ने दे रखा है कि भाई गवर्नमेंट ने उनको डिक्लेयर कर रखा है कि ये है हमारी एंजल प्रिया, ठीक है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 21A किससे डील करता है, तो ये डील करता है आपका राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, नो। 26 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो। 21 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, नो। 29 एंड 30 ये आपका राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। राइट टू एजुकेशन जो 21A है, अब ए है तो इसका मतलब है कि भाई ओरिजिनली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होगा नहीं, है ना, क्योंकि ABCD ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये 86th अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, उससे जोड़ा गया था इसको 21A को, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है जो कि आर्टिकल नंबर 29 में है, तो ये तो हो ही गया। और 30 में मैं लिख देता हूँ 30 में क्या है, तो 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो ध्यान ये रखना तुम, 29 में ये जो लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, पहली बात तो माइनॉरिटी कहीं पे भी डिफाइन नहीं है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 29 में लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर हैव द राइट टू प्रिजर्व इट। किसी के पास खुद का लैंग्वेज कल्चर डिस्टिंक्ट है, उसको प्रिजर्व कर सकता है। एनी सेक्शन का मतलब है कोई भी, नॉट नेसेसरीली माइनॉरिटीज़। 30 में बात करेंगे तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात है, ठीक है। 30 माइनॉरिटीज़ की बात है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और उसको अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। व्हाट डज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन? संवैधानिक उपचार का अधिकार का अर्थ क्या है, बताओ। स्टेटमेंट पढ़ो रत्न सर, बताओ। तो ऑल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस minorities can set up their own educational institution। ये आर्टिकल 30 है कि कोई भी लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा के आधार पर, रिलीजियस तो धर्म के आधार पे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 की बात करता है, अनुच्छेद 32, ठीक। इफ एनी सेक्शन एनी सिटीजन फील दैट द फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट देन दे कैन मूव द कोर्ट। यस, यही है। एनी पर्सन हैज राइट टू मूव फ्रीली एंड लिव एनीवेयर इन द कंट्री, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 है। ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ विच मीन्स एवरी वन, आर्टिकल 14 है। तो ये 32 है, ठीक। अब हम थोड़ा सा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या रिट्स की बात कर लेते हैं, या फिर क्वेश्चन होगा आगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड 226। 32 और 226 पढ़ो, जल्दी से आंसर बताओ। 32 और 226 में क्या अंतर है, जल्दी से, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। द रिट ऑफ क्यो वारंटो कैन ओनली बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो क्या है ये, जो रिट्स होती हैं हमारी कितने तरह की होती हैं, जो आर्टिकल 32 में 5 तरह की। कौन कौन सी हैं ये है हेबियस कॉर्पस, ये है मैंडमस, ये है प्रोहिबिशन। और ये हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, जल्दी से बताओ जरा, पीछे बताए थे, सर्श्योररी और क्यों वारंटो, ठीक, क्यों वारंटो। तो इनको इशू कौन कर रहा है, इनको इशू कर रहा है आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। सर हाई कोर्ट भी कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। तो सर रिट जुरिसडिक्शन दोनों में क्या 32-226 है तो, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है 226 वाला, इसी कारणवश हाई कोर्ट, ध्यान से सुनते रहना एक एक शब्द, ऐसा नहीं कि लिख नहीं रहा हूँ तो नहीं इंपॉर्टेंट है, एक शब्द ध्यान से सुनते रहना, ऐसा नहीं कि बीच में ख्यालों में खो गए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा NTPC में, उसके बाद जो है उसे घर वाले मान जाएंगे। बेटा वो सब नहीं, वो सब हो जाएगा अपने आप, तुम पहले यहाँ फोकस कर लो, ठीक है, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ उस पर। तो आर्टिकल नंबर 226 जो है हाई कोर्ट के रिट जुरिसडिक्शन की बात करता है। तो ये क्योंकि फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 फंडामेंटल राइट है, तो हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज टू इशू द रिट। लेकिन अब रिट का अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं पांचों रिट को इशू, बस अंतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज, और हाई कोर्ट का जो है रिट जुरिसडिक्शन वाइडर है, रिट जुरिसडिक्शन
इज़ वाइडर, चौड़ा है। चौड़े का मतलब क्या है? चौड़े का मतलब ये है कि ये सिर्फ ना सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए बल्कि लीगल राइट को भी इन्फोर्स करने के लिए रिट को इशू कर सकता है। ठीक, तो भैया ये प्रेसिडेंट थोड़ी ना करता है रिट को इशू। द हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स अंडर 226 ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नो, अभी मैंने बताया फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों को इन्फोर्स करने के लिए कर सकते हैं। ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अथॉरिटी टू इशू द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंड। नो, दोनों कर सकते हैं, अभी देखा हमने। बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट रेफ्यूज़ नहीं कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अलाउ अदर कोर्ट टू इशू इट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। यस, तो ये आरपीएफ का सवाल है भैया, ये मत सोचना कि हम कोई यूपीएससी या फिर सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन उठा के ले आए। ठीक है, आरपीएफ इसी बार का 4 मार्च का सवाल है ये। तो 32 के तहत पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को अलाउ कर सकता है रिट को इशू करने के लिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो कर ही रहे हैं और ये तुम भी कर सकते हो, इस तरह से। ठीक, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग। तो किस आर्टिकल के तहत आप झंडा फहरा सकते हैं? बताओ जल्दी से। कैसी बहकी भाई, ज़रा ढंग से कमेंट में लिखो, नहीं तो यार हमें फिर टाइम आउट करना पड़ेगा। 23 में गलत ऑप्शन टिक कर दिए, अब याद आ रहा है तुमको यार? रुको, 23 में क्या बता के कुछ गलत ऑप्शन टिक कर दिए क्या? रुको, नहीं तो फिर कमेंट करने लगते हैं लोग। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा था क्या यार? रुक जाओ यार, बता दिया करो तुम लोग यार, शांति से बैठे रहते हुए। इनकरेक्ट पूछा था, दिख नहीं रहा है इनकरेक्ट, तो 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे आप सभी से, और अगर आप माफ़ करना चाहें तो जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर बता के माफ़ी दें मुझे जल्दी से। तो कौन सा है भैया? आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेम द रेट अंडर विच द court orders that the arrested person should be presented before it or can order to set free। आ जाओ इधर पे जल्दी से। हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। लिटरल मीनिंग इनको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, उसका शरीर लेके आओ। क्यों लेके आओ? क्योंकि तुमने उसको ज़बरदस्ती धर रखा है। यानी कि इस रिट को तब इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब अनलॉफुल तरह से डिटेंशन होता है। रॉलेट एक्ट आया था, उसने एक तरह से हेबियस कॉर्पस की रिट को ही सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, खैर वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अनलॉफुल तरह से डिटेंशन हो जाए, ठीक है, इस रिट को प्रेसिडेंट, गवर्नर इनके खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है। और इसको कब इशू नहीं किया जा सकता? अगर डिटेंशन लॉफुल हो तो। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, हम तुम्हें बोल रहे हैं काम करो, नहीं करोगे तो मार खाओगे। मैंडमस मतलब मैंडेटरी काम है, ये मैंडेटरी काम है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, मैंडमस वी कमांड। तो ये कब इशू किया जाता है? जब कोई एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होना चाहिए, वो कोई मैंडेटरी काम नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं तुम्हारी आगे से 1 शॉट ना लूँ, मान लो ना लूँ, या फिर मैं आज ना लेता, तो तुम क्या रिट इशू करवाते कि इसको क्लास लेना चाहिए, ये इसका काम है, और ये ले नहीं रहा, ये क्लास है, ये क्या कर रहा है? तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हूँ ना। ठीक है, और अगर वर्क वॉलेंट्री है तो भी नहीं किया जा सकता है। प्रोहिबिट का मतलब होता है वी फॉरबिड। वहाँ पर बोला जाता कि काम करो, यहाँ पर मना किया जा रहा है। कौन कर रहा है? हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है ये। हायर कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट जो है वो इन्फीरियर कोर्ट को बोलेगी। सुपीरियर कोर्ट इस तरह से लोग, सुपीरियर कोर्ट इन्फीरियर कोर्ट को बोलेगी कि भाई अपनी औकात में रहो, अपनी जुरिस्डिक्शन पे रहो। ठीक है, सर्शरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, टू बी सर्टिफाइड ऑफ। इसको भी इशू करता है हायर या फिर सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट इसको इशू करता है इन्फीरियर कोर्ट के अगेंस्ट, जब उसको ऐसा लगता है सुपीरियर कोर्ट को कि इन्फीरियर कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई फैसला सुना दिया, तो उस फैसले को वो नल एंड वॉइड करता है और उसको केस को अपने अंडर में लेता है। क्यो वारंटो की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ। बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, किसने आपको अथॉरिटी दी? ये गवर्नमेंट। तो जब कोई एक लीगल ऑफिस को कोई होल्ड कर रहा होता है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो क्यों वारंटो को इशू किया जाता है। क्यों तुम बैठे हो यहाँ पर, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अरेस्ट यहाँ पर लॉफुल तरीके से नहीं किया गया है, तो उसका शरीर लेके आओ, हेबियस कॉर्पस। क्लियर। आर्टिकल 36 to 51 आर लिस्टेड अंडर विच। तो हमारा ये सब खत्म हो गया, पूरा फंडामेंटल राइट वाला पार्ट, मौलिक अधिकार वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। एक्सेप्ट, अच्छा ये बताओ, आर्टिकल नंबर 32 तक देख लिया, 33 में क्या है, 34 में क्या है, 35 में क्या है, जल्दी बताओड़ा। हाँ, तो
33 में ये है कि आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं, उनके लिए इन मौलिक अधिकारों को लिमिट किया जा सकता है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं। 34 में क्या है, अगर मार्शियल लॉ लगा हुआ है तो उस केस में फंडामेंटल राइट को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। 35 में क्या है कि मौलिक अधिकारों को लेकर कानून सिर्फ देश की पार्लियामेंट ही बना सकती है। पार्लियामेंट ओनली कैन लेजिस्लेट इन फंडामेंटल राइट। सिर्फ मौलिक अधिकारों के केस में संसद ही कानून बना सकती है, ऐसा नहीं कि स्टेट का लेजिस्लेचर कानून बना देगा। ना ना ना, ऐसा करना पाप होगा और इसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा भी लिखी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 35 तक हो गए, अब 36 से लेकर 51 तक आते हैं। तो ये क्या, पार्ट 3 देख रहे थे अभी। अब एंटर कर चुके हैं हम पार्ट नंबर 4 में, और पार्ट नंबर 4 बात करता है डीपीएसपी की। डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो इनको हल्के में मत लेना, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है, दे ध्यान रखना, दे सीक टू स्टैब्लिश व्हाट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जो फंडामेंटल राइट्स थे, ध्यान रखना, दे सीक टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। याद रहेगा ये चीज़ कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं। तो वहीं पे अगर इनकी बात करें डीपीएसपी, तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक, दे सीक टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, यानी एक लोक हितकारी राज्य बनाना चाहते हैं। डीपीएसपी के बारे में ध्यान रखना है कि इनको नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था। इनके बारे में ध्यान रखना है कि इनको फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी को, इन दोनों को मिला के कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था। कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, ठीक है। प्लस डीपीएसपी को कहाँ से लिए थे, किस कंट्री से बोरो किए थे, तो नोवेल फीचर बोला था अंबेडकर साहब ने, ठीक है। एक सेकेंड, अंबेडकर जी ने बोला था। इसको बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था, कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन डीपीएसपी की बात करेंगे तो पार्ट नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंड 36 से 51 है, एंड आयरलैंड से लिए हैं इसको। आयरलैंड से क्या क्या लिए हैं, राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है, ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और डी से डीपीएसपी, ठीक है। रेड करके याद रखना हमको इसको। एंड दे रिजेंबल, अंबेडकर जी ने ये भी बोला था कि दे रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह हैं। दे रिजेंबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो इस भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वॉइस रॉय को, उसको रिजेंबल कर रहे हैं ये ध्यान रखना। ये आपके जस्टिसेबल नहीं होते हैं। तो ये 36 से लेकर 51 के बीच में है। 36 में स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई थी पार्ट नंबर 3 के लिए। तो वैसे ही पार्ट नंबर 4 के लिए यहाँ पर स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। जो यहाँ लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, यानी कि जो स्टेट की मतलब है, स्टेट का मीनिंग, वो आर्टिकल 12 वाला ही है पूरा। 37 में ये लिखा हुआ है कि दे आर नॉन जस्टिसेबल, वाद योग्य नहीं है, यानी कि अगर आपको ये डीपीएसपी नहीं मिले, ठीक है, अगर इनको स्टेट नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि आप चले गए कि भाई स्टेट क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे इसको, ठीक है। ये एक तरह से इनको हम नॉन जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है कि स्टेट को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। किसको बोला जा रहा है, स्टेट को बोला जा रहा है। स्टेट का मतलब समझते हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारी पार्लियामेंट, स्टेट, सब कुछ, ठीक है। तो इनको बोला जा रहा है कुछ करने के लिए। मौलिक अधिकारों में क्या था, कुछ करने के लिए बोला जा रहा था, जैसे 21A कि बच्चों को शिक्षा दो, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे, उनको शिक्षा दो। कहीं कहीं पे मना किया जा रहा था, जैसे 15 में, कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, और ये डीपीएसपी पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शंस दिए हैं, स्टेट को कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। क्या करने को बोला जा रहा है अभी हम देखेंगे। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द डीपीएसपी कैन बी एनफोर्स्ड बाई एनी कोर्ट। नॉट टेल मी, क्या इनको एनफोर्स किया जा सकता है, तो आंसर होगा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आंसर क्या, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा, ठीक है, कैन नॉट बी एनफोर्स बाई एनी कोर्ट।
37 में ही लिखा हुआ। DPSP एम टू प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ गाइडलाइंस फॉर द स्टेट, तो किस तरह की गाइडलाइंस है, तो हमने देखा दे सीक टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। वहीं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाने की बात कौन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस इनकॉर्पोरेटेड इन दी DPSP आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फिलोसफी। तो देखो DPSP जो है ना, और जो DPSP है ना, इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। कौन? हम करते हैं सर, हम। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है, ध्यान रखना इस बात को। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये बाइफर्केशन या क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। ये है एक गांधीयन DPSP जो सोशलिज्म की पॉलिसी को प्रमोट करने की बात करते हैं। फिर हमारे हैं सोशलिस्टिक DPSP है, और तीसरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल। अभी आपको सब पता चल जाएगा कौन क्या है। ठीक है, ठीक है, तो 3 तरह की हैं। तो ये जो सोशल जस्टिस इनकॉर्पोरेटेड, ये आपका आएगा गांधीइज्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं क्लासिफिकेशन नहीं है। 97th अमेंडमेंट एक्ट विच रिकॉग्नाइज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पार्ट ऑफ DPSP अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से आर्टिकल को इसने अमेंड किया था? तो ध्यान ये रखना है कि एक तो आर्टिकल नंबर, अगर DPSP की अगर आप सर बात कर रहे हैं तो DPSP में कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B में दिया हुआ है। यहाँ 43B कहीं है ही नहीं है। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में हमने पढ़ा था जब एसोसिएशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जोड़ा गया था। और 243 की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अभी मैंने आपको बताया था कि ये कंटेंट है पार्ट नंबर 9B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 9 खा में है। और 243 ZH से लेकर ZT तक में दिया हुआ है। तो आई वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 37 कर सकते हो, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज इज अ DPSP मेंशन्ड इन। तो स्लॉटर ऑफ काउज, अब हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ठीक है, सोना नहीं है ना रोना है किसी को। अब ये कहानी जो सुनाएंगे हम, ये आपको DPSP को याद करवाएगी। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उससे पहले तुम एक चीज़ बताओ। नहीं तुम बताओ कि किसने जो है DPSP को ये बोला था दीदा चेक पेबल, ये एक चेक की तरह है जो पेबल है बाय द बैंक एट इट्स ओन कन्वीनियंस। बाय द बैंक यानी बैंक अगर मन हुआ तो पे करेगी, नहीं करेगी। तो इसी तरह से हमारी DPSP है। ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा बोलने का काम हमारे KT शाह जी ने किया था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब हम DPSP को याद करने जा रहे हैं गाइज। तो गाइज याद करने जल्दी से बताओ। तो 36 में तो स्टेट की डेफिनेशन है, 37 में लिखा हुआ है कि भैया नॉन जस्टिसिएबल नहीं, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान से, अब कितने लोग देख रहे हैं तुम देखना, मैं तुम्हें एक वो देता हूँ। अभी 4.8 है। ठीक, खाने का समय हो गया लोगों का है। प्ले स्टोर पे ऐप शो नहीं हो रहा, शो हो जाएगा शाम तक फॉर श्योर। ठीक है, आज तक तो शाम तक तो हो ही जाएगा वो। अभी जब मैं पढ़ाऊँगा तो इसके बाद 300 लोग चले जाएंगे, देखना तुम, पक्की बात है यार। ठीक है, और जो 300 जाएंगे ना, वो उनका सिलेक्शन नहीं होना है फिर, तो ये समझ लो तुम। अब तो याद कैसे रखना है हमें DPSP को, सारा आपको याद हो जाएगा। देखो अगर पूछ लिया तो पूछेगा है ही। अब ये जो सवाल है ये पूछा ही तो है। RPF 2025 देख लो भैया, RPF 2025। अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, क्या प्रूफ करूँ मैं, क्या प्रूफ करूँ तुम्हें मैं? तो आर्टिकल नंबर 38 से शुरू होते हैं। ठीक है, 38 में क्या दिया हुआ है? 38 में पूरी बस सारी यहीं याद करवा देंगे तुमको। तो 38 में दिया हुआ है वेलफेयर करना है लोगों का। एक वेलफेयर याद रखना। 38 में 2 क्लॉज हैं, पहला क्लॉज और ये पहला क्लॉज और एक दूसरा क्लॉज। दूसरे क्लॉज में लिखा हुआ है टू मिनिमाइज इन इक्वालिटी, असमानता को मिनिमाइज करना है इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। ये असमानता को यानी कि इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। इसको जो छोड़ दो अभी। 39 में दिया हुआ है कैसे याद करना है, LDC गोज टू PHC। एक लोअर डिवीजन क्लर्क है जो पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 39 का क्लॉज A है, क्लॉज B है, क्लॉज वाइज याद होना चाहिए। ये C D E F। L से है लाइवलीहुड, यानी कि लोगों लाइवलीहुड इंश्योर करना है सिटीजन्स का। ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन गुड
चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी लोगों में, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों में कंसंट्रेट हो जाए। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि सिर्फ कुछ हाथों में पूरी दौलत ना चली जाए। पी से क्या है, पी से है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। एच से है हेल्थ, ठीक है, कि हमें वर्कर की हेल्थ और बच्चों की हेल्थ को इंश्योर करना है, अच्छी रहे वर्कर्स की हेल्थ। और सी से है यहाँ पर चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन का प्रॉपर डेवलपमेंट। सी से है चिल्ड्रन, बोरिंग लग सकता है, लगता रहे, जाना है जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चिल्ड्रन का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रॉपर डेवलपमेंट करना है, प्रॉपर डेवलपमेंट, ठीक। LDC गोज टू PHC, तो अब ये याद कर लोगे, ठीक। अब एक लोअर डिवीजन क्लर्क है जो पब्लिक हेल्थ सेंटर में काम कर रही है, इस कहानी है। तो उसको एक दिन क्या सूझा कि यार लोगों के लिए मुझे भला करना है, कुछ तो करना है। UPSC में क्रैक करना चाहता तो UPSC तो क्रैक नहीं कर पाया, क्लर्क बना मैं, लेकिन लोगों का भला तो मैं फिर भी कर ही सकता हूँ। तो उसने क्या किया, लोगों को मुफ्त में फ्री विधिक सहायता देना शुरू किया, फ्री लीगल एड देना किया गरीब लोगों को, कि भाई जिसके केस वेस चल रहे हैं उनके पहले केस रिजॉल्व करवाया उसने। फिर एक पंचायत का उसने गठन करवाया, तो फॉर्मेशन ऑफ पंचायत है आर्टिकल नंबर 40 में। देन फिर उसने सोचा कि यार अब ऐसा क्या करें, अब लोगों को काम करने का अधिकार देते हैं, दैट इज़ राइट टू वर्क देते हैं। अब भाई अगर हम लोगों को काम दे देंगे तो काम तो दे देंगे, ठीक है, और वर्क, एजुकेशन, ये सब, लेकिन अब वो जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे ये भी तो देखें कि ठीक ठाक कंडीशन काम करने के लिए हैं भी या नहीं है। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क होनी चाहिए वर्क प्लेस पे। फिर यार ये भी तो देखना है 43 में कि उनको जीवन यापन करने योग्य भत्ता भी मिल रहा है कि नहीं, लिविंग वेजेस। एंड देन अब हम तो हमेशा रहेंगे नहीं देखने के लिए, तो ऐसा कर देते हैं वर्कर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन डलवा देते हैं कि भाई कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा कंपनी में तो वो उसमें वर्कर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक, याद हो गया सारे आपको। अब इसमें से करते हैं, क्या पूछ रहा है, स्लॉटर ऑफ काउज। अभी अच्छा हम ये स्लॉटर ऑफ काउज से पहुंचे नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये बात तो पक्की है कि ये और ये तो नहीं होगा, ये बात तो तय है, ठीक है। तो कहाँ तक याद हो गया, 43A तक याद हो गया तुमको। कहाँ तक याद करने हैं तुमको 51 तक याद करने, सब याद होंगे अभी, ठीक है। 44 में क्या दिया हुआ है, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता दी हुई है, ये तो यार तुमको याद हो गई, बहुत न्यूज़ में रहता ही है, ठीक। देन 44 हो गया ना, एक सेकेंड, 43B नहीं हुआ है। 43B वैसे मैंने पीछे पढ़ा दिया था आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है, यहाँ पर लिख लो फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, इसको यहीं पे लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ। अब से ठीक है 45 में आ जाते हैं। 45 में क्या किया था, इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था यहाँ पर, बच्चों की केयर। अब इस LDC ने क्या सोचा, अब दूसरी कहानी 45 से शुरू हो रही कि बच्चों का चाइल्डहुड केयर करनी पड़ेगी। जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं बेचारे खुद पर ध्यान देते नहीं, खासकर गरीब, मतलब इधर उधर जो बच्चे होते हैं ऐसे वैसे मतलब खेलते रहते हैं, है ना, तो उनका ध्यान देना है, थोड़ा सा अर्ली चाइल्डहुड केयर करना है उनको। तो आंगनवाड़ी जैसे कि बनाई गई है, आपको बताया, तो आंगनवाड़ी क्या कर रही है, इसी DPSP को तो वो कर रही है ना, आंगनवाड़ी के थ्रू गवर्नमेंट यही तो कर रही है। देन 46 में उस LDC ने क्या सोचा कि जो हम SC ST हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो बस SC ST ध्यान रख लेना तुम इसमें, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पक्का होगा, ठीक है। SC ST को एजुकेशनल और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। फिर क्या है कि भाई उन SC ST को अगर हम देखें तो उनको उनका लेवल भी रेज करना होगा न्यूट्रिशन का, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। और वो कैसे करेंगे, तो ये लोग दारू वारू बहुत पी रहे हैं ये सब लोग, ठीक है। तो दारू वारू पी रहे हैं तो प्रोहिबिट करना है, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट यानी कि दारू वारू जो पी रहे हैं उसको प्रोहिबिट करवाना एकदम, ठीक है। अब दारू नहीं पियेंगे तो कुछ तो पियेंगे, तो फिर क्या पियेंगे, दूध पियेंगे। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, एग्रीकल्चर को, और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करो, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करो। कैसे प्रमोट करोगे, अगर काट मार दोगे सब तो कैसे प्रमोट करोगे। तो यहीं पे लिखा हुआ है कि स्लॉटर ऑफ काउस को हमें प्रिवेंट करना है, गायों को मारना नहीं है। देन गायों को नहीं मारना है, ठीक है। दूध पी के कुछ तो काम करो भैया, कि दूध बस पी के बस लेटे हुए हैं, तो मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करो। चलो अभी मॉन्यूमेंट को, ठीक है। तो 49 में मॉन्यूमेंट है, 50 में अब बस कहानी खत्म हो गई, ठीक है। 50 में क्या है, सेपरेट करना है एग्जीक्यूटिव को, यानी कि जो कार्यपाल विधा क्या बोलते हैं इसको,
कार्यपालिका और जुडिशरी, दैट इज़ न्यायपालिका, इन दोनों को अलग करना है। और आखिरी है 51 रुपये में आखिरी में प्रसाद चढ़ा के इंटरनेशनल पीस यानी कि शांति के दूत बन जाओ, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। ठीक, क्लियर है। उत्तर क्या होगा, मॉन्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 43 में हम पढ़े थे कि लिविंग वेज और डिसेंट वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, लिविंग वेज और डिसेंट वर्किंग कंडीशन। और यहाँ पे याद कर लें जस्ट और ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ भी याद कर लेना, मातृत्व जो है ना मैटरनिटी रिलीफ भी इसमें है। क्लियर है, तो आंसर 48 हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे याद करें, हम तो बड़े कोमल से बच्चे हैं। तो कोमल है तो याद करो, पेपर में पूछेगा और पूछेगा तो याद करना पड़ेगा, इससे तो शॉर्ट हम करवा नहीं सकते हैं। और कोई है कि सर इसको ट्रिक कर है ना स्टेट बनने के लिए, सर इस ट्रिक को याद करने के लिए कोई ट्रिक बता दीजिए, तो बेटा बना लो अपने हिसाब से ट्रिक जो तुम्हें ठीक लग रही हो। ठीक है, जितना हमें आता है उस हिसाब से हमने बना के दे दी है। याद करना तुम्हारा काम है, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। हमने पूरी DPSP नहीं लिखवाई है, सिर्फ हमने जो कीवर्ड हैं वो लिखे हैं कि भाई ये पूछेगा तो ये कीवर्ड पक्का उसमें रखा हुआ होगा। जैसे 46 पूछेगा तो SC ST पक्का होगा उसमें, तो उस हिसाब से तुम्हें बता दिया है। अब अमेंडमेंट कितने हो रखे हैं DPSP में वो ध्यान रखना, 4 अमेंडमेंट हुए हैं DPSP में अभी तक। एक तो हुआ 42nd अमेंडमेंट जिससे कि 4 DPSP को जोड़ा गया है, 4 DPSP को। एक हुआ है 44th अमेंडमेंट जिससे कि ये वाले क्लॉज को जोड़ा गया है, 44th अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन से। आर्टिकल नंबर 45 का जो सब्जेक्ट मैटर है इसको 86th अमेंडमेंट से चेंज किया गया है। 86th अमेंडमेंट से हमने देखा था आर्टिकल नंबर 21A को जोड़ा गया था, अभी फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखेंगे। और यहाँ पर इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज नहीं, मतलब ऐड नहीं किया गया, सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया, क्योंकि जो आर्टिकल नंबर 21 में ए में है वो पहले इसमें हुआ करता था। ठीक है, एंड 97th से ये 43B जोड़े 97th से। ठीक है, तो 4 टोटल अमेंडमेंट हुए थे। सर ये 42nd अमेंडमेंट से 4 DPSP कौन सी जोड़ी गई अगर पूछ ले तो इसको हमें याद रखना होता है, गरीब मजदूरों के बच्चे इनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। एनवायरनमेंट से याद आया, एक DPSP मिस कर दी मैंने, 48A इसमें लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। तो याद कैसे रखोगे, तो दूध पी लिए, दूध पी के चलो भैया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो और अब मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, तो पुअर से हो जाएगा क्या, पुअर से हो जाएगा फ्री लीगल एड टू पुअर, आर्टिकल नंबर 39A। आर्टिकल नंबर 39A यही तो था, फ्री लीगल एड टू पुअर। ठीक है, क्लियर। वर्कर से है टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, किसमें है 43A में। 43A क्या है, इसको 42nd अमेंडमेंट से जोड़े, इसको 42nd अमेंडमेंट से जोड़े, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, 39 क्लॉज F को इसको भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़े, तो गरीब मजदूरों के बच्चे से हो जाएगा चिल्ड्रन का प्रॉपर डेवलपमेंट इंश्योर करवाना है हमें, उनसे क्या करवाना है, उनसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाना है, तो इसको भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ें। तो 4 DPSP को जोड़ें, ध्यान रखना। खत्म है DPSP, इसके बियॉन्ड ऐसा कुछ पूछेगा है नहीं आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी DPSP लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 प्रोविजन फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल नंबर 44 होगा। ठीक है, ये आपका रिलीजियस फ्रीडम है। ठीक है, एंड टू मेक प्रोविजन, ये सब फंडामेंटल राइट है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बता दो, अब आराम से आप बता सकते हो इसको, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, तो इसका आंसर क्या होगा 51, सिंपल। 48 एनिमल हस्बेंड्री और स्लॉटर ऑर्डर नहीं करना है, काटना वाटना नहीं। 41 राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 was modified by which of the following constitutional amendment। 44th अमेंडमेंट से क्या हुआ, आर्टिकल 38 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया, मतलब आर्टिकल 38 में एक क्लॉज ऐड किया गया टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, प्लस राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से हटाया गया और पार्ट नंबर 12 में डाला गया उसको जाके। 73rd से पंचायत, 86th से जोड़ा गया आपका आर्टिकल 21A को जोड़ा गया और 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया। 42nd से 4 DPSP ऐड करी गई, गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करवाओ। The fundamental duties in the Indian Constitution have been inspired by which of the following countries। अब ये करवाने के, अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी मुझे लगा राइट है, तो फंडामेंटल ड्यूटी पे अभी आ चुके हैं। फंडामेंटल ड्यूटी बोले तो पार्ट नंबर 4A। मैं फिर से बता दूं, मौलिक अधिकार, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक सो रहे थे तो ढंग से देख लेना फिर से बाद में उसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, या जहाँ से भी नोट्स हैं कुछ भी है तो वहाँ से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है सबसे पॉलिटी में, सबसे इंपॉर्टेंट FR यानी फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी 3 ये, और पार्लियामेंट चैप्टर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं से होते हैं।
और ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट उतने बड़े नहीं हैं, तो मतलब क्या है कि कम पड़ गई मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये ओरिजिनली दे वर नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, यानी कि मूलतः ये संविधान का हिस्सा नहीं थे। इनको बाद में 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया और एक कमेटी का भी गठन हुआ था। तो खैर इनको हमने लिए कहाँ से, इंस्पायर कहाँ से, ये अर्स्टवाइल यूएसएसआर से है, ठीक है, यहाँ से हमने लिया है। जर्मनी से हमने लिया है प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के टाइम पे जो मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं वो, और ऊपर ये पढ़ चुके हैं आयरलैंड में। यूएसए से क्या लिए हैं, यूएसए से तो मौलिक अधिकार बताया था लिए हैं, और क्या लिए हैं यहाँ से न्यायिक समीक्षा लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिए हैं, यहाँ से जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी कि जो हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, और क्या लिए हैं यहाँ से लिए हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है, ठीक है, जो जजेस का रिमूवल है, वो सब यूएसए से लिए हैं। फिर अगला सवाल है द स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन एडेड विच द फॉलोइंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या जोड़ा था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन ने, तो इसने जोड़ा था मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो ये वही कमेटी है जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे बनी थी, इंदिरा गांधी थी उस समय प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। 1976 में ये कमेटी बनी थी और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे 8 ड्यूटीज़ को ऐड, मतलब इस कमेटी के 8 रिकमेंडेशन को लिया गया था, 2 गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ऐड करी और टोटल 10 ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट से। इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, जैसे टैक्स भरना एक ड्यूटी कर दो, अगर कोई फॉलो ना करे, क्या फॉलो ना करे, अगर कोई ये चीज़ फॉलो ना करे फंडामेंटल ड्यूटी को, तो उसको एनफोर्सेबल बना दो, यानी कि उसको सजा दो। इसको भी नहीं जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया था जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो टैक्स भरने वाली और एक पेनल्टी लगाने वाली, और एक ये है कि बस ये 2 याद रखो, ऐसे तो 3 थी जो रिजेक्ट करी गई थी, वो दोनों ही पेनल्टी से संबंधित है आपकी, ठीक है, क्लियर। तो टोटल 10 ऐड करी गई थी और एट प्रेजेंट हैं कितनी, 11 एट प्रेजेंट हैं कितनी, 11 ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट 11 ड्यूटीज़ हैं। भाई ये जो माइक है मेरा, ये हल्का हल्का करंट क्यों देता रहता है, मतलब जैसे कि ऐसे टच करते हैं करंट नहीं देता है, लेकिन मतलब अगर कहीं डेलिकेट स्किन वाला पार्ट लग जाता है जहाँ पे थोड़ा सा मुलायम टाइप स्किन होती है, वहाँ पर करंट मारता है। ऐसा क्यों है भाई, ये क्यों है, किसी को पता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, तो एट प्रेजेंट 11 हैं, जब जोड़ी गई थी 10 थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जोड़ी गई थी, 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई थी, उसने 8 ड्यूटीज़ उसकी ली गई थी, 2 अपने आप से, एंड देन इस तरह से। व्हेन वाज क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51A इंसर्टेड, तो देखो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन 42nd अमेंडमेंट से क्या किया गया, पार्ट 4A को जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 51A को जोड़ा गया, इसी में ही सारी की सारी ड्यूटीज़ को भर दिया गया, 10 को, 10 मतलब ABCDEFGHIJ तक, ठीक है, और के वाली जो है इसको बाद में ऐड किया गया था। अब देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो के को पहले मैं बता देता हूँ, 2002 में इसको जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट से, जो 86 नंबर संविधान संशोधन था उससे जोड़ा गया था, ठीक है। एज पर आर्टिकल 51A क्लॉज डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(d) के अनुसार बताओ क्या है, बहुत आसान है। अब हम यहाँ पर सारी ड्यूटी याद करेंगे। कोमल स्किन ब्रेक दे दो सर अब 5 मिनट, नहीं तो भूख से मृत्यु हो जाएगी मेरी। वॉइस क्या प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम है, घर में अर्थिंग करवाई हुई है, अर्थिंग सर करवाई है, ऐसा तो नहीं इसका कोई तार वार जो है टच कर रहा है इसकी मेटल बॉडी में, हाँ मेटल बॉडी ना। वॉइस प्रॉब्लम, क्या वॉइस प्रॉब्लम भाई, क्या वॉइस प्रॉब्लम भाई, क्या वॉइस में दिक्कत है सागर सिंह को। तो चलो भाई फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लो, वो ब्रेक दे देंगे, फिर ब्रेक बढ़िया ले लेना आराम से, बढ़िया खाना पीना जाके अपना घर में, ठीक। देखो तो ये हमारी 10 ड्यूटीज़ हैं, 11वीं वाली इसमें नहीं लिखी, 10 हैं, ठीक है। हम याद कैसे रखते हैं, ये आर्टिकल 51A है, 51 का एक सब क्लॉज A, सब क्लॉज B, सब क्लॉज वाइज याद होना चाहिए। जितना बता रहे हैं याद दिलाएं, अपने आप से दिमाग मत लगाना कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, इनको तो क्या ही पता होगा, हम तो बहुत जानकार आदमी हैं, ठीक है, हमारे भैया ने तो बताया था कि आता है और ये पता नहीं आता, ये तो पढ़ाई डाल रहे हैं। तो इस तरह का नहीं सोचना है तुमको, है। ABCDEFGHIJ, ठीक है। तो A से है एंथम,
यानी नेशनल एंथम को हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। ए से या तो अबाइड याद कर लो और या तो ए से एंथम याद कर लो। बी से हो जाएगा, बी से याद कर लेना भगत सिंह या बापू, ठीक है, भगत सिंह या बापू। क्यों? क्योंकि भगत सिंह और बापू जी के जो नोबल आइडियल्स थे, जो उनके उच्च आदर्श थे, उनको हृदय में संजो के रखना है और उनका पालन करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है। और सी में क्या है, सी का मतलब क्या होता है, 3 होता है रीजनिंग में, तुम सीख है ना, 3 अल्फ़ाबेटिकल में 3 आता है पोजीशन में, 3 चीज़ें इसमें, टू अपहोल्ड सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। डी से क्या है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि हमें देश की रक्षा करनी है, डी से डिफेंड हो जाएगा। ई से क्या है, ई से है आपका इक्वालिटी। ई का मतलब 5 होता है, ठीक है, और ई का मतलब इक्वालिटी भी होता है, पांचों उंगलियां साथ रहनी चाहिए, यानी कि कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा बना के रखना है, ठीक है, और समान भ्रातृत्व। और एक चीज़ ये है कि विमेन की ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जो विमेन की डिग्निटी को ठेस पहुंचाए। तो इक्वालिटी, जब विमेन की बात करते हैं तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं। एफ से क्या है, एफ से फोर्ट याद कर लो, किला। किला क्या है हमारा, एक रिच हेरिटेज है, कल्चर का पार्ट है हमारे, तो इनको प्रोटेक्ट करना है। जी से याद कर लो ग्रीनरी, हरियाली। हरियाली मतलब एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है हमें, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ, इन सबको। एच से ह्यूमनिज्म, एच से ह्यूमनिज्म, हमें साइंटिफिक टेम्पर रखना है, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म, हर चीज़ को क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे किसी गए तुम किसी बाबा के पास, बंगाली बाबा ने बोला कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो ऐसा करो अपने दोस्त की बलि चढ़ा दो, और तुमने बलि चढ़ा दी, ठीक है। तो साइंटिफिक टेम्पर रखना है तुमको थोड़ा सा। आई से क्या है, आई से है, हम याद करते हैं, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ऐसा गांधी जी ने बोला था कि तुम्हें कोई आंख दिखाएगा, तुम उसको आंख दिखाओगे तो ऐसा जग अंधा हो जाएगा। तो आई मतलब जग अंधा हो जाए, यानी कि लड़ना नहीं है, वॉलेंस वॉलेंस त्याग दो। जैसे जडेजा, जड्डू, जड्डू जो हैं एक्सीलेंट हैं सारे स्फीयर्स में, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, सब में, और इंडिविजुअली भी अच्छा खेलते हैं, कलेक्टिवली टीम को भी जिताते हैं। तो ये सब हमें भी हरकतें करनी है, ठीक है। तो मतलब याद करने के लिए मैंने जडेजा का रेफरेंस दिया, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है जडेजा की तरह बनना है। तो ये हमारी 10 हो गई, ये हमारी 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। फिर जो आखिरी वाली है, जो के वाली है, उसको 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, और इसमें गार्जियंस को ड्यूटी दी गई, गार्जियंस को ड्यूटी दी गई कि अपने जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको स्कूल भेजो यार, कहाँ बिठा के रखे उनको, ठीक है। 51A क्लॉज डी, डी से डिफेंड, 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 ठीक। विच इज द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी इंस्ट्रक्ट्स अ पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू देयर चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। खटाखट कर लो, ठीक है, चलो यार। इसलिए नाथू ने उनको गोली मार दी। तुम तो सुधरोगे नहीं, इतना चिढ़ते क्या हो गांधी जी तुम लोग, और क्या कारण है? कुछ लोग का ये मानना है कि उन्होंने फ़ोटो देख लिया 2 लड़कियों के साथ, बस इसी में। अब मान लो तुम किसी लड़के के पास बैठे हो, ठीक है, तुम्हारी बहन है, और फ़ोटो खींच लें और फिर उसको फैला दें, तो मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ गांधी जी अच्छे हैं या बुरे हैं, मतलब लोगों का जो मैंने देखा है, जिससे मैंने जानना चाहिए क्यों चिढ़ते हैं। जैसे मैं भी पहले, मेरा भी ओपिनियन हुआ करता था, फिर मैंने जब चीज़ें पढ़ी तो मुझे लगा कि ऐसा क्या किया गांधी जी ने कि मतलब इतना चिढ़ते हैं। तो एक तो वो है कि भगत सिंह की फांसी नहीं टलवाई। अब पता नहीं एक्चुअल में, इतना तो हमें डीप में नहीं पता, लेकिन जितना हमने पढ़ा है गांधी रिटन पैक्ट में, तो गांधी जी ने रखी थी शर्त, तिरवन ने मानी नहीं, खैर पता नहीं जो भी हो। तो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर मेंशन एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितनी थी जब संविधान कमेंस हुआ था? तो 0 थी, ध्यान रखना, तब तो थी नहीं ना ड्यूटी। 80 हो गया सवाल। Which of the following commission or committees identify the existence of legal provisions for implementation of some of the fundamental duties? आज जितने क्वेश्चन, आज तो बस 150 ही क्वेश्चन है, 150 जितने कल तो 130 थे, 38, आज 150 क्वेश्चन है। फ़ोटो धोती वाली, अच्छा गांधी जी तो मज़े में थे, बहुत कैजुअल फ़ोटो थी, अच्छा नेताजी के साथ गलत की है, भाग गए 200, अच्छा ड्राई डे करवा दिया सर, अच्छा इस वजह से चिढ़ते हो। तो जो हमारी ये कमेटी बनी थी जस्टिस वर्मा कमेटी, तो इसने बोला था कि भाई कुछ लीगल प्रोविजंस हैं, जैसे कि प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट तो है क्या, ध्यान समझना कि जो हमारी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है डीपीएसपी की तरह ही नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिसिएबल हैं, बस प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब नॉन जस्टिसिएबल है। तो मतलब कोर्ट आप जा नहीं सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने अब कोई ड्यूटी फॉलो नहीं करी, तो अब क्या कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन फिर जस्टिस वर्मा कमेटी ने बताया, जैसे आपका एक प्रिवेंशन टू नेशनल ऑनर्स एक्ट है 1971 का, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर नेशनल फ्लैग की कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो एक तरह से ऐसे हम कुछ
एक्ट को बना लें या आइडेंटिफाई कर लें जिससे कि लोगों को सज़ा दी जा सके अगर वो इस चीज़ का हरकत ऐसी कुछ करें। जैसे कि अब सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। अब यूएपीए के अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1951 के तहत किसी को भी धरा जा सकता है कि तुम देश की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहे थे तुम, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस अब जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसमें ये है कि भाई किसी को जीव जंतु को मारना वारना नहीं है, एनवायरनमेंट को। अब यहाँ पर ये ड्यूटी है जी वाली, तो तुम खुद से बोला था कि भैया तुम्हें तो ड्यूटी, समझ रहे हो ना, अब ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। तो ये कुछ लिंकेज जोड़े थे जस्टिस वर्मा कमेटी ने, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, राज मन्नार कमीशन का लेने देना आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से, इसका भी लेने देना आपका सेंटर स्टेट रिलेशन से। कब बनी थी ये, कब बनी थी ये, 1983 में बनी थी ये। 82, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। हाँ 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 बताओ भैया। अब यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया सब कुछ, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटलिटी। अब यहाँ से एक नए आयाम की ओर हम जा रहे हैं दोस्तों, और जो ब्रेक चाह रहे हैं दोस्तों वो 100 क्वेश्चन के बाद मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यही हमारा रीति का रिवाज है और विधि का विधान है। क्या यूएपीए 1967, यस यूएपीए 1967, यस। जैसे कि आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1953, एक तो 1951 में आया था पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए थे बाय दी जस्टिस वर्मा कमेटी। तो ये 1951 का है, यूएपी आपका 1967 का है। चलो भैया, तो आ चुके हैं हम कहाँ पर, यूनियन में। अब यूनियन में एंटर करने से पहले कुछ हम थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं यहाँ पर। आओ माहौल बनाए बेटा, मिल बैठ के आओ। यूनियन पार्ट 4 तक ख़त्म हो गया, 4A भी हो गया। अब पार्ट 5 में आएंगे, भाग नंबर 5 में। ये पार्ट नंबर जो 5 है बेटा, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 52 से शुरू होता है और रुकता नहीं है फिर कहाँ तक, ये जाता है पूरा 151 तक। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, पता है तुम्हें, इसको हम ब्रेक करते हैं 5 चैप्टर में। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। क्या समझे दोस्त, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें दिया हुआ है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। किसके बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। और आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 में दिया हुआ है। चैप्टर 2 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में। इट स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 79 एंड गोज ऑन टिल आर्टिकल नंबर 122। चैप्टर नंबर 3 टॉक्स अबाउट द ऑर्डिनेंस, दैट इज अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123। ये बात करता है देश के उच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है ये। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 और पार्ट नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्ट नंबर 5 टॉक्स अबाउट दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 से 151। तो क्या समझे दोस्त, हम अब चैप्टर 1 नंबर 1 पर टारगेट करेंगे, जो कि बात कर रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो ये कौन सा आर्टिकल है जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात करता है, 53। कैसे बात करता है, तो सर एंड मैडम, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, पहले हमें ये समझना होगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, कौन कौन है जो आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो इसमें हमारे आते हैं राष्ट्रपति महामहिम जी, उपराष्ट्रपति महामहिम जी, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर और उनकी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और अटॉर्नी जनरल कहा कहीम जी, तो अटॉर्नी जनरल, ठीक, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रीमियम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और महान न्यायवादी। तो ये लोग आते हैं। इनका आर्टिकल शुरू होता है 52 से और जाता है 62 तक। इनका शुरू होता है 63 से, जाता है लगभग 73 तक, ऐसे याद कर लो, ठीक है। देन इनका आता है 74 से, जाता है 78 तक। इनका कहाँ है भैया, इनका 76 में बीच में घुसे हैं, एकदम बीच में मजे ले रहे हैं बैठ के ये, ठीक है। तो ये है हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट, संघ कार्यपालिका का हिस्सा हैं ये लोग। तो प्रेसिडेंट के बारे में 52 से 62 शुरू होता है। तो 52 में तो बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, देशशाली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ, मतलब होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट के हाथ में होगी यूनियन एग्जीक्यूटिव। 53 में, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय, ये सब लिखा हुआ है, लिखा रहने दो इसको। तुम यहाँ हो, तुम जल्दी आओ, तुम यहाँ पे सभी लोग, आगे सभी लोग यहाँ पे। अब हमें याद करना है एक ट्रिक,
सो दैट कि हम आगे के सवाल बड़ी आसानी से कर सकें, हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो, हमारा जीवन आनंद पूर्ण तरीके से कटे आगे का। तो हमें ये कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। और नहीं भी याद करोगे ना, तुम्हारा घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। तो बेटा याद कर लो, ये 52 है, ठीक है, ये 53 है, 54 है, 55 है, 56 है, 57 है, 58 है, 59 है, 60 है, 61 है, 62 है, ठीक है। मैं सब नहीं लिख पाऊंगा। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में, ये क्या है, आर्टिकल 52 क्या बोल रहा है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो पहला आर्टिकल तो उस ऑफिस को एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करेगा, चल जाओ भाई, ठीक है। देन ये ई किसकी बात करता है, ई से यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है कि जो प्रेसिडेंट, जितने भी यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर है शैल वेस्ट इन दी प्रेसिडेंट, वही बात कर रहा था 53। ई से है इलेक्टोरल कॉलेज, ये 54 आर्टिकल है, 53 के बाद 54 ही आएगा, आपको पता है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है यही जो ये पूछना चाह रहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा लेता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन करता है, बता दो। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, यस। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यस। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2, ठीक, समझ गए। अब फिर से वापस आते हैं 55 में क्या है, एम से मैनर ऑफ इलेक्शन है। मैनर ऑफ इलेक्शन का मतलब होता है कि किस तरह से इसका चुनाव होगा। तो इसका चुनाव में ध्यान रखना, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट होता है, यानी कि एकल संक्रमणीय मत, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ट्री आर से क्या है, टर्म है, टर्म ऑफ ऑफिस, कि भाई उसका टर्म कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा, कितना होता है भैया, कितना होता है बताओ जल्दी से, 57 में है। ई से क्या है, ई से है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति इज़ एलिजिबल फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो री इलेक्ट हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे राष्ट्रपति ऑफ यूएसए में लिमिटेशन है कि कोई भी यूएसए का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही मैक्सिमम बन सकता है, जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप अब फिर से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। 58 में क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशंस भी अभी देखेंगे। सी में कंडीशंस ऑफ ऑफिस हैं, कुछ शर्तें दी हुई हैं, ओथ दी हुई है, शपथ, आई शपथ बोलता है, ये किसको बोलता है, सीजेआई दिलाता है शपथ इनको। आई से क्या होगा, आई से इम्पीचमेंट, जिसको हिंदी में महाभियोग बोला जाता है। कौन सा आर्टिकल है, 61 है, 61 महाभियोग है। और टाइम है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी, यानी कि जब भी राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला हो उससे पहले ही इसकी पोजीशन को भर दिया जाए, ठीक। अब हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं बेटा कि इलेक्टोरल कॉलेज में ये लोग आते हैं। अब इम्पीचमेंट की अगर जब बात करते हैं, इम्पीचमेंट मतलब उसका महाभियोग, मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इम्पीचमेंट में तुम्हें ध्यान रखना है, इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन, मात्र 2 शब्द, खत्म, ऑल एमपीज। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका ऑल का मतलब होता है इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, और एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद। तो यहां पर क्या थे, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं थे, यहां पर हैं, यानी इलेक्ट करने में नहीं थे, हटाने में हैं, नॉमिनेटेड वाले, नामित वाले, ठीक। यहां पे एमएलए लोग हैं, यहां पे एमएलए लोग नहीं है हटाने में, ये डिफरेंस है दोनों में। Which of the following condition is not required by a candidate to become the president of India? क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती है, भारत का नागरिक हो, यस, 35 ईयर्स, यस, 10 ईयर का पार्लियामेंट, ना ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि वो ही शुड बी एक क्वालिफिकेशन ध्यान रखना है इसकी जगह, एंड दैट इज शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास, ये है, ना कि 10 साल का पार्लियामेंट एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यस, ठीक है। विच द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ये कंडीशन में 58 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला, ठीक है, कहाँ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। टेन्योर या टर्म बात कर लो तो 55 में 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट इन 53 में है, ठीक है, एक सेकेंड यार, 53 में क्या है, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट करेगी। 54 में क्या है, 54 में इलेक्टोरल कॉलेज है। 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन है। 56 में दिया हुआ है टर्म, देख लो यहाँ पर, ठीक है, 56 में टर्म दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा 56। तो ये याद करना है, प्रेम ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम, याद रहेगा, प्रेम
ट्रैकिंग पे चलना है, सो कम इन टाइम। और हिंदी के लिए एक होता है पकानी, प का नी, कोका को का, दू यो द श म, ठीक है। तो प से क्या है, पद, राष्ट्रपति का पद। का से है कार्यपालिका का अध्यक्ष। नी से निर्वाचन। को से क्या है, को से क्या है, को से कुछ तो होगा ये। का से कार्यकाल। दू से हो जाएगा दशाएं, ठीक है। पकानी को का दो यो दशम, तो द से दशाएं। यो से योग्यता। द से नहीं, दू से दोबारा हो जाएगा, दोबारा, ठीक है। द से दशाएं। शा से शपथ। म से महाभियोग, ठीक है। तो इस तरह से पकानी को का दो यो दुष्म करके हिंदी वाले याद कर सकते हैं इसको। Which article of the Constitution provides for the process of impeachment of the president? Under which article can the president of India grant pardon, reprieve, respite और remission? यानी कि वो जो उसकी पार्डनिंग पावर हैं वो किस आर्टिकल के तहत हैं? जल्दी से बताओ। 65, 50, 123 या फिर 72? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 50 तो होगा नहीं। 50 में क्या दिया हुआ था? 50 में दिया हुआ था भैया कि हमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना है, ठीक है। और 123 में क्या है? 123 में ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, छोड़ रहे हैं बस, रुक जाओ थोड़ा सा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है इसमें। 72 में क्या दिया हुआ है? पार्डनिंग पावर दी हुई है। पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास भी हमारा, ये मत सोचना गवर्नर को हल्के मत लेना, गवर्नर के पास भी है पार्डनिंग पावर। किस आर्टिकल के तहत? 1, हाँ जी, 61 के तहत, ठीक है। बस गवर्नर क्या है, गवर्नर कोर्ट मार्शल वाली सज़ा को वो छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। कोर्ट मार्शल वाला डील नहीं करेगा ये। और अगर डेथ सेंटेंस है, किसी को फांसी की सज़ा हो गई है, तो गवर्नर उसको पार्डन नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट ही करेगा उसको। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है जब कानून बनाना होता है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की, लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की। कानून बनाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति की। कानून बनाने का काम होता है किसका? लोकसभा, राज्यसभा का। लेकिन अगर मान लो वो सदन में ना हो, तो उस ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति को कुछ पावर दी गई है, राज्यपाल को भी दी गई है। गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत दी गई है कि अगर राज्य का विधानमंडल ना हो तो तुम लॉ बना देना, इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाए तो। आर्टिकल नंबर 213 के तहत इसको मिली हुई है, ठीक है। और एक DC वाधवा केस हुआ था जिसमें कि बिहार हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी गवर्नर को, ज़्यादा ऑर्डिनेंस मत खेलो नहीं तो उठा के पटक देंगे, ठीक है। तो DC वाधवा केस इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्डिनेंस, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट का 123, जब सेशन में नहीं होगा लोकसभा या राज्यसभा या दोनों, ठीक है, तब की बात हो रही है। और वो मैक्सिमम लाइफ 6 महीने 6 हफ्ते वो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। होता ये है कि जैसे मान लो बना दिया ऑर्डिनेंस, तो एक तरह का टेम्प्रेरी लॉ होता है। अब जब वो लोग सेशन में आएंगे लोकसभा राज्यसभा, तो अगर उन्होंने मंजूरी दे दी तो ठीक है, और अगर मंजूरी नहीं दी तो जब वो लोग मिले थे तो उसके 6 हफ्ते बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ये उसके 6 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइफ इसका बोला जाता है 6 महीने 6 हफ्ते हो सकता है अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया, क्योंकि 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है पार्लियामेंट के सेशन के बीच में, और जब वो आएंगे तो 6 हफ्ते का मैक्सिमम टाइम रहता है। अगर अप्रूव नहीं किया तो जाएगा वो बिल, फिर वो जाएगा ऑर्डिनेंस, फिर गया काम से। अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टेन्योर। तो बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है आपको, इसमें लगाना है तो लगा दे भैया। जाकिर हुसैन तो बहुत कम टाइम के लिए थे, जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी ना, तो ये सबसे कम थे। तो देख लो, ख़त्म, डेथ हो गई थी ना इनके ऑफिस में, देखो यहाँ पे 67 से 69 तक, सिर्फ 2 साल तक। अब फ़खरुद्दीन अली अहमद को देख लो, यहाँ पर 3 साल तक थे। आपको पता होना चाहिए फ़खरुद्दीन अली अहमद भी थे। आपको पता नहीं चीज़ कि जैसे जाकिर हुसैन है, इनकी डेथ हो गई थी, तो जस्टिस वीवी गिरी आए, ये क्योंकि उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, ये उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जब वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होती तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है उसकी जगह पे, और वाइस प्रेसिडेंट भी अगर ना रहे तो उस वहाँ पर आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस टाइम ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तो वो आ गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और क्या मैं बताना चाह रहा था आपको, और क्या बताना चाह रहा था, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट गया तो वाइस प्रेसिडेंट गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी आपके 77 से लेकर 82 5 साल, 82 से 87 5 साल। ज्ञानी जैल सिंह भी पूरा सर्व किए थे, ठीक है। तो बाकी तो आपको क्या ही देखना, बाकी ध्यान रखना है, क्लियर है।
और ज्ञानी जैल सिंह के रिलेटेड कोई एक फैक्ट है भी हम देखेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बस 100 कंप्लीट कर लो फिर दे देंगे, ठीक है, क्लियर है। इन्हीं के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी वो जो लगी थी, अगर बात करें ऐप कहाँ गई प्ले स्टोर से, ऐप आ जाएगी यार प्ले स्टोर पे, रुक जाओ अभी, ठीक है। तो जो इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो वो वाली, ठीक है, क्लियर। तो 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, हाँ 2 बजे तो आराम से ख़त्म हो जाएगा। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस 48 कर चुके हैं। विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 63 से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में शुरू होता है। अब अगर वहाँ से शुरू होता है तो तुम खुद सोचो कि 63 वाला ही ऑफिस के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेगा कि नहीं करेगा, कि और कोई आर्टिकल करेगा। हाँ, और जो 64 है आपका, 64 बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, नहीं जो देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरपर्सन बन जाएगा। ये आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 भी बोलता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना, वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है, 66 में दिया हुआ है, ठीक है। कौन इलेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट इलेक्ट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स, तो इलेक्ट कौन करता है, पार्लियामेंट। अब ध्यान रखना इस चीज़ को, ये मैंने क्यों नहीं टिक किया, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था आर्टिकल नंबर 61 में इम्पीचमेंट दिया हुआ है। कौन इम्पीच करता है, ऑल एमपीज़, ऑल एमपीज़, ऑल एमपीज़, ऑल एमपीज़ ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट भी करता है, यानी इलेक्टेड भी होंगे, नॉमिनेटेड भी होंगे, तो सिर्फ इलेक्टेड नहीं होंगे, सब होंगे। इसलिए मैंने डी को नहीं टिक किया, सी को टिक किया। एनटीपीसी का सवाल है ये, वो भी 2022 का। 65 में दिया, क्या दिया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, कि किन किन, मतलब जो देश का उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। और 66 में उसका इलेक्शन दिया हुआ है, उसी में इलेक्टोरल कॉलेज भी है, उसी में मेथड ऑफ इलेक्शन भी है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा मैंने बता दिया, और मेथड ऑफ इलेक्शन वही होता है, सेम एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। बस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, 50 प्रपोजर होते हैं जो बोलेंगे, राष्ट्रपति के नाम को आगे रखेंगे कि हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, राष्ट्रपति बने, और 50 सेकेंडर होंगे, ठीक है, सेकेंडर्स। वाइस प्रेसिडेंट के केस में, ये है प्रेसिडेंट का केस, वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये 20 हो जाते हैं, 20 + 20, ठीक। अरे यार वो कहाँ गया यार एलिजिबिलिटी वाला, हाँ, तो ये ध्यान रखना कि ये एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसी में एलिजिबिलिटी भी है 66 में, और इसके लिए एलिजिबिलिटी ये होती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अभी मैंने ग्राउंड फॉर रिमूवल नहीं बताया, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन रखा है इसलिए मैंने पीछे बताया नहीं था, लेकिन मुझे याद दिला देना वाइस प्रेसिडेंट ग्राउंड फॉर रिमूवल अगर मैं ना बताऊं तो, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए वही, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन, उम्र 35 साल, राष्ट्रपति वाली होनी चाहिए। जैसे वहाँ था शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बस पूरा वही सेम है, शैल बी क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन द वाइस प्रेसिडेंट, कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा है, अंसारी नहीं रहे, कलाम साहब नहीं रहे, वेंकटरमन या फिर शंकर दयाल शर्मा, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी कभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, बाकी सब लोग रहे। और हमारे जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये 2 टर्म सर्व किए हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी 2 टर्म सर्व किए हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट है, आप देख लो 2 बार सर्व किया इन्होंने, ठीक है। चलो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट, कौन सा अनुच्छेद है। अरे यार रखा तो था मैंने क्वेश्चन, चलो अगर मैं बताया तो आपको ये नोट करना कि ग्राउंड फॉर रिमूवल क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ग्राउंड फॉर रिमूवल प्रेसिडेंट का बता रहा हूँ, जो इम्पीचमेंट वाला है, ये होता है संविधान का उल्लंघन, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो क्या होता है, तो क्या पूरा हटाने में एक तो ग्राउंड है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ये होता है कि जिस भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में, किसी भी हाउस में सबसे पहले रेजोल्यूशन स्टार्ट होगा, जहाँ भी स्टार्ट हो रहा है वहाँ के 1/4 मेंबर पहले साइन करेंगे कि भाई हाँ हम चाहते हैं कि इम्पीच हो। अगर हाँ चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। फिर क्या होगा, ये स्पीकर या जो चेयरमैन है वहाँ का, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस हाउस का, वो अनुमति देगा और वो क्या करेगा,
वो जो है अब इनको बोलेगा ठीक है अब आगे बढ़ सकते हो, तो फिर इन दोनों हाउसेस को अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से बिल्कुल उस रेजोल्यूशन को पास करना होता है विशेष बहुमत से, और अगर पास कर दिया इन्होंने तो राष्ट्रपति हट जाएंगे। और इसमें पहले ध्यान रखना 14 दिन का प्रायर नोटिस भी देना होता है, और इस टाइम पे राष्ट्रपति जो है वो खुद को मतलब वो प्रेसिडेंट जो है खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, अपना जो बात है उसको सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और उसी तरह अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती। वाइस प्रेसिडेंट केस में सिर्फ राज्यसभा को दैट टू विद इफेक्टिव मेजोरिटी से, स्पेशल नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी से। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है कि टोटल सदस्यता कितनी है उस हाउस की, कितने लोग एब्सेंट हैं उसको हटा दो, एब्सेंट लोगों को हटा दो, इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाती है। जितनी सीट वीट वैकेंट है उनको सब हटा दो, उसको इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा पास करेगा और लोकसभा को सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से एग्री करना होता है, सहमत करना होता है, बस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अब हम आज कहाँ चुके हैं, तो हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे, हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट देखा था, वाइस प्रेसिडेंट देखा था, अब हम आ चुके हैं प्राइम मिनिस्टर पे। यानी कि ये हम आ चुके हैं आर्टिकल नंबर 74 ऑनवर्ड्स। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन, और ध्यान रखना अगर इलेक्शन से संबंधित कुछ भी डिस्प्यूट होता है, मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट देखती है। ये अनुच्छेद नंबर 71 में लिखा हुआ है, 71 में लिखा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 72 मैंने बता दिया पार्डनिंग पावर है, यानी कि क्षमा शक्ति दी हुई है उसमें, ठीक। आ जाओ, तो आर्टिकल कौन सा जो प्रेसिडेंट शुड बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, बस 5-6 क्वेश्चन मतलब 100 तक और करेंगे फिर ब्रेक, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, तो ये कौन सा है, 75। 74 बोलता है, आर्टिकल नंबर 74 जो अनुच्छेद नंबर 74 है वो बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ भी, ठीक है। ये नहीं कि बस लास्ट है और ये वो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, मैं आपको पहले ही बताया था। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी और पार्लियामेंट का ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई दी प्राइम मिनिस्टर हु शैल, ठीक है, हु शैल aid and advise the president, to aid and advise the president who shall act in accordance with such advice, यानी कि जो एडवाइस मिलेगी राष्ट्रपति को उस एडवाइस से काम करेगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्या राष्ट्रपति इस एडवाइस को लौटा सकता है, आंसर इज येस, लेकिन एक बार, दोबारा जो मिलेगी रिकन्सिडर एडवाइस उसको लौटा नहीं सकता है। 42nd अमेंडमेंट जो था इसने एडवाइस को बाइंडिंग कर दिया था, मेड एडवाइस बाइंडिंग। किसकी एडवाइस बाइंडिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग, कि भाई मानना पड़ेगा। 44th अमेंडमेंट आया 1978 का, उसने बोला कि एक बार ठीक है लौटा देना, लेकिन दोबारा आएगी उसको नहीं लौटा सकते हो, फिर तो मानना पड़ेगा। तो अगर पूछेगा तुमसे ये बाइंडिंग किससे बनाई तो 42nd ही टिक करोगे तुम। तो एड एंड वाइज दी प्रेसिडेंट 74 में। अब यहाँ से एक और इम्प्लिसिट चीज़ है, इम्प्लिसिट चीज़ ये है, यहाँ पे लिखा है हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। दैट मीन्स कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज़ दी डी फैक्टो हेड, ही इज़ द डी फैक्टो हेड, ही इज़ द रियल हेड। ये असली का हेड होता है, असली पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, ही इज़ द डी ज्यूरे हेड, ये डी ज्यूरे हेड होता है, और ये नॉमिनल यानी नाम का और टाइटुलर हेड होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अच्छा 75, ये तो 74 की चर्चा कर रहे थे, 75 में भी क्लॉजेज हैं, टोटल 6 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज वही है जो लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी प्रेसिडेंट ही करेगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, मोदी जी बोलेंगे इनको डिफेंस मिनिस्टर बना दो, इनको ये कर दो, इनको इसकी शपथ दिला दो, उस हिसाब से अपॉइंटमेंट होगी। अच्छा चलो आगे देखेंगे, ठीक है, पूरा क्या यही देखना। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। तो कौन सा अनुच्छेद है जो बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो मंत्री परिषद हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हाउस ऑफ पीपल को। हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या है, लोकसभा है, ठीक है।
तो 75 में जो 6 क्लॉजेज हैं वो समझो। पहला समझ में आ गया, अपॉइंटमेंट से संबंधित है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। अरे अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस वालों का कॉल है, ठीक है। दूसरा है आपका कि इनकी मिनिस्टर्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, यानी कि दे आर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। लेकिन क्या ये चीज़ लिखी हुई है प्रेसिडेंट, मतलब आर्टिकल मतलब इस क्लॉज में लिखा हुआ है मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उसका वो यही मतलब होता है। तो ध्यान रखना अगर इस तरह से पूछ ले कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इस तरह से कुछ कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक सर्व करते हैं ऑफिस में, तो अगर प्लेजर नहीं देंगे तो फिर ऑफिस से जाएंगे वो, ठीक है। प्लेजर कहीं पे भी डिफाइन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स प्रेसिडेंट, नहीं हाउस ऑफ पीपल। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रेसिडेंट, और ये हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल कुछ और नहीं बल्कि लोकसभा। चौथे में क्या लिखा हुआ है? चौथे में ये लिखा हुआ है कि ओथ, शपथ के बारे में लिखा हुआ। बस ओथ ध्यान रखना कि राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएगा या फिर कोई और मेंबर को, मतलब किसी और को बोल देगा प्रेसिडेंट के भाई इनको शपथ दिला दो, मैं घूमने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? फिफ्थ में ये है कि कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए मैक्सिमम 6 महीने के लिए। ध्यान रहना चाहिए, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना हाउस का मेंबर हुए मैक्सिमम 6 महीने तक। इसका मतलब जैसे एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बन गए, लेकिन ना तो लोकसभा के मेंबर ना राज्यसभा के, फिर बाद में उनको गुजरात की राज्यसभा से, गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली से राज्यसभा के रास्ते भेजा गया, उनको मेंबर बनाया गया। और छठवें में लिखा हुआ है इनके सैलरी और अलावेंस। तो सैलरी और अलावेंस जो है ये खुद डिसाइड करते हैं, देख रहे हो, अपनी सैलरी खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है इनके सैलरी अलावेंस। तो 6 क्लॉज पूरे पता होने चाहिए आपको। 95th, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल। तो बड़ा आसान है, कौन सा आर्टिकल है? Who among the following does not constitute the council of minister? इसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन नहीं आता है? मंत्रिपरिषद का हिस्सा कौन नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो मिनिस्टर हु इज़ द मेंबर ऑफ कैबिनेट, येस ही इज़ द पार्ट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ा सर्कल है, उसका जो सबसे कोर सर्कल है कैबिनेट। कैबिनेट में कौन आते हैं? जैसे अभी हैं मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट, किरण रिजिजू हैं, एस जयशंकर हैं, निर्मला सीतारमन है, तो ये सब हैं कैबिनेट का पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करके रखे हुए हैं। कैबिनेट वर्ड क्या कहीं मेंशनड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? यस, आर्टिकल नंबर 352 में मेंशनड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले ओरिजिनली नहीं था, बाद में 44th अमेंडमेंट से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। खैर इतना डीप में शायद ना पूछे आपसे क्वेश्चन ये, तो ये कैबिनेट का पार्ट होता है। देन आते हैं आपके ये बाकी अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं जो नॉन इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं। फिर आते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर आते हैं सबसे आखिरी में, आपके सबसे आखिर में आ जाते हैं कौन? जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो स्टेट जो मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट है वो सब आपके इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं होंगे। क्लियर है? ये क्लासिफिकेशन कहीं दिया नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। चलो, ऋचा भारद्वाज सर जिन्होंने ऑलरेडी आधार बेस्ड वोट करा रखा है और पुराने कैंडिडेट्स हैं, क्या उन्हें भी दोबारा रजिस्टर? हाँ, एक बार आप कर लो, नरेश डिप्टी है, ठीक है, एक बार कर लो मेरे हिसाब से, बाकी देख लो ऐसा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउ मेनी मिनिस्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो देखो, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 जो मैंने पढ़ाया था उसमें सब क्लॉज ए है और एक सब क्लॉज बी है। सब क्लॉज ए और बी 91st अमेंडमेंट से दोनों को ऐड किया गया था, जो 91वें संविधान संशोधन हुआ था 91 में, उससे ऐड किया गया था। क्लॉज जो सब क्लॉज ए है, इसने बोला था कि मैक्सिमम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो 15% ऑफ लोकसभा से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लोकसभा की जितनी मेंबरशिप है 550, उससे 15% निकाल लो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, उतने ही, उससे कम, उससे मैक्सिमम लिमिट है ये, ठीक। दिल्ली के लिए 10% होता है ये। और बी में लिखा हुआ है कि एनी मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मेंबर, अगर वो डिसक्वालीफाइड है डिफेक्शन के ग्राउंड में, तो वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है। ये बोलता है 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ठीक। 98, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो किसने हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का, आज़ाद भारत का बजट को प्रेजेंट किया था?
तो किसने किया था? पहला षणमुखम चेट्टी, जो हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले वित्त मंत्री थे। मोरारजी देसाई, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा बार इन्होंने प्रेजेंट किया था, 10 बार इन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। जॉन मथाई जो थे वो हमारे देश के पहले रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है, 10 बार इन्होंने प्रेजेंट किया है। 9 बार चिदम्बरम ने किया है, 8 बार प्रणब मुखर्जी और निर्मला सीतारमन ने किया। निर्मला सीतारमन जी के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, हमारे देश की पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं। वैसे पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी फुल टाइम को अगर हम हटा दें तो? चलो, तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? तो सबसे लंबे टाइम तक प्राइम मिनिस्टर किसने सर्व किया है? तो नेहरू जी ने सर्व किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दैट 100th क्वेश्चन, जल्दी से, शतकवीर। द अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत होती है? अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, 74 देखा, 75 देखा, 76 अब देखने वाले हैं, क्योंकि इसका आंसर 76 होगा, ठीक है, आर्टिकल 76। तो ये अटॉर्नी जनरल की बात करता है। अब इसमें 4 क्लॉजेज हैं। तो ये पहली बात तो बोलता है कि जो राष्ट्रपति है वो अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ठीक। दूसरा में ये है कि इसकी ड्यूटी दी गई है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा लीगल मैटर्स में, गवर्नमेंट को एडवाइस देगा लीगल मैटर्स में। तीसरा है ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ही हैज़ राइट टू ऑडियंस, यानी कि हर कोर्ट में जाके भारत सरकार को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड चौथे में दिया हुआ है क्या? ही शैल सर्व टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है, जब मन चाहे तब हटा सकता है और नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकता है। अब यहाँ से सवाल ये बनता है, अटॉर्नी जनरल जो है ये हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है कंट्री का, ठीक है, सब सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है कंट्री का। ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है आफ्टर इस ऑफिस से जाने के बाद, ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई लिमिटेशन नहीं है इसके। पहले कौन थे अटॉर्नी जनरल और करंट में कौन है अटॉर्नी जनरल, ये आपको बताना है। तो वॉज फर्स्ट, तो फर्स्ट थे MC सेतलवाद, और करंट में कौन है, जल्दी से बताओ, करंट में कौन है? R वेंकट रमणी, ठीक, R वेंकट रमणी, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 76 है। 79 में क्या है? तो 79 में मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि फिर तुम बोलोगे लो सर अभी 100 की बात करी थी, तो मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। मैंने 74 बताया, 75 बताया, 76 बताया, अब 77 और 78 नहीं देखोगे तो बुरा नहीं लग जाएगा, हैं? समाज में जाएंगे, 4 बातें कहेंगे कि लो छोड़ दिए, सीधा 79 में कूद गए, तो पढ़ना पड़ता है। अब समाज में रहते हैं तो समाज के तरह चलना पड़ता है, ठीक है। 77 की अगर बात करें तो ये बात करता है ऑर्डर ऑफ बिजनेस की, कि जो भी धंधा है सरकार का वो राष्ट्रपति के नाम पे चलेगा, ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऑर्डर ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ऑर्डर ऑफ बिजनेस मैंने लिख दिया, कंडक्ट ऑफ बिजनेस होगा, ऑर्डर ऑफ बिजनेस तो एक कमेटी होती है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि जो भी बिज़नेस वगैरह है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे चलेगा। और 78 में पता है क्या लिखा हुआ है? 78 में ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, 78 में ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं ऑफ, हाँ बिजनेस बिल्कुल सही है। तो इसमें ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं किसकी, और हंस क्यों रहा भाई तुम लोग इतना? अच्छा ठीक है, समझ में आया। तो ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लिखी हुई हैं। क्या ड्यूटी है? तो ड्यूटी ये है कि कम्युनिकेट करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ भी, किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले लिया, नहीं पता है बाकियों को, तो वो बाकियों को कम्युनिकेट करना है, तो प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट को बताना है। तो ये एक तरह का लिंकेज के तौर पे एक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद और प्रेसिडेंट के बीच में। तो इसीलिए ध्यान रखना, ये क्या करता है? लिंकेज के तौर पे ऐड करता है। ये 78 का सार लिख दिया है मैंने, प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटीज़ इसमें दी हुई हैं। तो यहाँ पर ये नेहरू जी ने कमेंट किया था कि ही इज़ द लिंच पिन, जो प्रधानमंत्री होता है इज़ द लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट। ये किसने बोला था? नेहरू ने बोला था। ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रखनी। 101वां भी कर लो यार थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि 101 100 रुपये का नहीं चलाते हैं, 101 रुपये चढ़ा देते हैं, तो 101वां कर लो, फिर थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू अटॉर्नी जनरल, तो आप कर सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा सही नहीं है, ये कैबिनेट का पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, मैंने बताया था आर्टिकल 76 क्लॉज 3। ही हैज़ राइट टू वोट इन पार्लियामेंट, नो, गलत है ये। ही हैज़ राइट टू स्पीक इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यस, बोल सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आर्टिकल नंबर
आर्टिकल नंबर 88 है, 88 है। इसमें लिखा हुआ है राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं होती है। अटॉर्नी जनरल की तरह स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। कोई बताएगा? स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। इनका कौन सा आर्टिकल है? अभी हम तुमको एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि तुमको सारे स्टेट के आर्टिकल याद हो जाएंगे अपने आप, ठीक है? बस तुम यहाँ सेंटर वाले पे फोकस करना। तो राइट्स ऑफ मिनिस्टर दिए हुए हैं अटॉर्नी जनरल, तो इनका राइट ये है, अधिकार ये है कि ये किसी भी हाउस में बोल सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस में बोल सकते हैं, लेकिन वोट सिर्फ उसी हाउस में करेंगे जिसके मेंबर हैं, ठीक है? अशोक शॉ बोल रहे हैं सर मेरा ओबीसी बिहार से है, प्रेजेंट एड्रेस का कोलकाता है, मैं प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में कंफ्यूज हूँ। क्या कन्फ्यूजन है? मेरा ओबीसी बिहार से है, प्रेजेंट एड्रेस का कोलकाता का है, मैं प्रेजेंट। तो जो आपका मेरे हिसाब से जो परमानेंट एड्रेस है वो डालना चाहिए। बाकी यार मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो आपका आई थिंक जो परमानेंट एड्रेस है बिहार वाला वो डालना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप और भी कंसल्टेशन ले लीजिएगा एक बार। वोट जो है वो सिर्फ ओनली इन दैट हाउस of which he is a member, of which he is a member। तो अटॉर्नी जनरल किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है, तो दोनों हाउस में बोल सकता है, लेकिन वोट किसी हाउस में भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? हु इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? कौन होगा? एडवोकेट जनरल होगा। अब अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल की बात करें, ये स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल कंट्री का होता है वैसे ये स्टेट का होता है, ठीक है? ये आर्टिकल नंबर 165 में आता है। याद कैसे रखना है अभी ये तो याद कर लो, नहीं तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसकी, ठीक है? हाँ वही रिस्पॉन्स के हिसाब से लेंगे तो अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, ठीक है? मैंने गलती से एडवोकेट टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स? पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। ब्रेक चाहिए? ब्रेक नहीं, थोड़ा सा प्रेस करो। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये डीपीएसपी है आपका, है ना? फंडामेंटल ड्यूटी है, ये डीपीएसपी है, ये है आपका पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, 79 से लेकर 122 तक, 79 to 122। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ, तो जो देश की संसद है दैट इज़ पार्लियामेंट है। गर्दन दर्द हो गई सर, अच्छा अब तुम समझ लो मेरी कितनी दर्द हुई होगी, पीठ। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ, तो भारत की संसद में निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो पार्लियामेंट में ध्यान रखना हमेशा 3 लोग आते हैं। तो 3 लोग कौन आते हैं? 3 लोग आते हैं, ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा और ये है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है? इस पिरामिड से याद करते हैं। तो 3 लोग आते हैं इसमें, 3 लोग आते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर डी। प्रेसिडेंट क्यों आते हैं? क्योंकि लोकसभा से कोई भी बिल मतलब कोई भी बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, तभी वो एक्ट बनता है, तभी वो कानून बनता है। तो वो प्रेसिडेंट की एसेंट उसमें ज़रूरी होती है, तो इसीलिए वो पार्लियामेंट का पार्ट माना जाता है। अब ध्यान से, जो लोकसभा होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्टली यहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया होते हैं। लोग डायरेक्ट इलेक्शन, जब जैसे अभी 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे, है ना? तो वो चीज़ है यहाँ पर। और ये चीज़ है, राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं, नाम याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अपर हाउस, परमानेंट हाउस, परमानेंट क्यों बोलते हैं भी आपको आगे पता चलेगा अगर नहीं पता है तो, और एल्डर्स हाउस, ठीक है? एल्डर्स हाउस भी आगे पता चलेगा। प्रेसिडेंट तो वैसे कुछ नहीं। लोकसभा राज्यसभा की जो पहली सीटिंग हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। 13 में 1952 को पहले इनकी सीटिंग हुई थी, ठीक है? फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ध्यान रखना। सर ब्रेक दे दो, नहीं तो क्या है, क्या धमका रहे मेरे को, ठीक है? तो 13 मई 1952 को, और कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। क्लियर?
इनके जो हिंदी नेम है उनको 1954 में अडॉप्ट किया गया था, ये ध्यान रखना है। तो 17 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये 3 अप्रैल को हुआ था, लेकिन ये शायद ही पूछे आपसे, बस ये ध्यान रखना दोनों की जो पहली सिटिंग हुई थी वो एक ही दिन हुई थी, याद रहेगा इतना चीज़, ठीक है। ऑफ दी, और एक चीज़, हाँ, तो आर्टिकल नंबर 79 से शुरू होता है, आर्टिकल 78 से यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया था, 79 से पार्लियामेंट शुरू होता है, और जो पार्लियामेंट का जो कॉम्पोजिशन है, ये आर्टिकल नंबर, ये जो चीज़ है, ये आर्टिकल नंबर 79 में दी हुई है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 80 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 81 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है। डैश द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा, भारतीय संविधान का डैश लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। अब योग्यता इसमें तो है नहीं, तुम पढ़ चुके हैं। देयर शैल बी, सर हिंदी में भी नोट दीजिए, मिलेंगे आनंद, मिलेंगे, ठीक है, बनवा रहे हैं उसको भी। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। एडवाइस बाइंडिंग किस अमेंडमेंट ने की थी, बताओ जल्दी से। 64 होगा नहीं, क्योंकि इसमें बोला था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। 76 में अटॉर्नी जनरल है, खत्म बात। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन सिर्फ लोकसभा की नहीं, राज्यसभा की भी है। तो क्वालिफिकेशन लोकसभा में ध्यान रखना, जो मिनिमम एज होती है वो 25 होती है, और राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होती है, 30 होती है, बस ये ध्यान रखना। बाकी भारत का नागरिक है, होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लाभ का पद, वो सब तो कॉमन है, तो लेकिन एज डिफरेंस है। तो लोकसभा 25, राज्यसभा 30, वाइस प्रेसिडेंट 35, वाइस प्रेसिडेंट 35, ठीक है, 35-35 उन दोनों का है, ठीक। 25 लोकसभा, 30 राज्यसभा, 35 किसकी है, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, और राज्यपाल की भी, गवर्नर की भी। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। अ मेंबर हु इज इलेक्टेड फॉर अ फुल टर्म इन राज्यसभा सर्व्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। गलत बात है ये, क्यों, क्योंकि अभी हम देखेंगे क्यों गलत है ये। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, गलत है, क्यों, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है, आर्टिकल नंबर 64 और आर्टिकल नंबर 89, दोनों याद रखने में। इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट डिजॉल्व्स एवरी 5 years। नो, इट इज़ द अपर हाउस, और ये डिजॉल्व नहीं होता है, ये परमानेंट हाउस होता है। इट इज़ कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट नेवर डिजॉल्व्स। क्यों, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर्स, एवरी जो 1/3 मेंबर्स हैं, हर 2/3 जो सदस्य हैं, रिटायर एवरी 2 years, हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं इसके 1/3 मेंबर्स, जिसकी वजह से इसका जो टर्म हो जाता है वो 6 years का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है इसका टर्म, ठीक है। तो 1/3 मेंबर्स 2 साल में रिटायर होते हैं, तो यानी एक साथ ये ख़त्म नहीं होता है, यानी कि ये इसीलिए परमानेंट हाउस है। अब समझ में आया, और इसमें उम्र 30 साल है, इसलिए इसको एल्डर हाउस बोल रहे हैं। अब समझ में आया चीज़ें आपको। हाउ मैनी मेंबर्स, ये लोकसभा क्या होता है। अब अगर हम बात करें इनका जो हाउसेस का टेन्योर है, हाउसेस का टेन्योर, ये किस आर्टिकल में है, बताओ जल्दी से, ठीक है। हमने अभी देखा कि 84 में क्या है, इनका क्वालिफिकेशन है, 83 में ध्यान रखना, ठीक है, आर्टिकल नंबर 83 टॉक्स अबाउट इनका जो टेन्योर है। टेन्योर का मतलब ये होता है कि इनका टर्म कितना है, तो लोकसभा का 5 साल का होता है, और इसका कितना होता है, ध्यान रखना, लोकसभा का 5 साल होता है, और बाकी इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इनके मेंबर्स का टर्म होता है 6 साल का, लेकिन राज्यसभा का ऐसा कोई टर्म नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू दी राज्यसभा, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा में, तो ये किस आर्टिकल में आएगा बताओ, आर्टिकल नंबर 80 में आएगा, क्योंकि राज्यसभा के बारे में आर्टिकल नंबर 80 में लिखा हुआ है। इसमें यह लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा में, जिसमें से 238 इलेक्टेड होंगे, 12 नॉमिनेटेड होंगे यानी नामित होंगे, इतने निर्वाचित होंगे और इतने नामित होंगे। क्लियर है चीज़। अब ये जो 12 नॉमिनेट करेगा, ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, किस फील्ड में नॉमिनेट करेगा ये भी पूछता है, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, लिसैस में ली है लिटरेचर, एस है साइंस, ए है आर्ट, और एस है सोशल सर्विस। गवर्नर भी नॉमिनेट करता है, अभी हम देखेंगे तो क्या मैं बताऊंगा आपको। तो ये हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को किया गया था नॉमिनेट किस फील्ड में, सोशल सर्विस के उसमें, ठीक है। तो 238 और 12 का इस तरह से ब्रेकडाउन होता है। तो राज्यसभा में ही नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, लोकसभा में नहीं होते हैं। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने साल में रिटायर होते हैं, तो एवरी 2nd year, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, तो उस हिसाब से 6 साल का। अब हो सकता है आपको ये बात ना पच रही हो, 2 साल 6 साल क्या कैसे नहीं सब पच रही, तो पचा लो, रट लो, कैसे यहाँ समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि समझाने का अभी टाइम नहीं है, ठीक है। ये 1 शॉट हम लोग कर रहे हैं, पता है तो ठीक, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट नॉट मोर देन कितने मेंबर्स,
from the Anglo-Indian community if he or she feels that the said community is not adequately represented in the House of People. तो House of People यानी कि लोकसभा में सर आपने बोला बायो क्लास में बोला था बॉयज़ के लिए ज़्यादा देर तक बैठना सही नहीं है फॉर टेम्परेरी डिफरेंस, तो आप तो ब्रेक दे दो भाइयों के हिसाब से। बेटा हर्ष, खड़े होकर भी क्लास ली जा सकती है, हमें तो बैठना ही पड़ेगा। खड़े होकर भी तुम टहल टहल की क्लास ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, खड़े हो जाओ। हैं टेम्परेचर डिफरेंट बढ़ गया टेम्परेचर। और तुमको लग रहा होगा आज सर ब्रेक नहीं ले रहे हैं, आज सर ये गर्दन दर्द नहीं कर रही क्या, तो बेटा आज हम दवाई खा के बैठे हैं। आज हम पेन वाली दवा खा के बैठे हैं। मैंने कहा लंबी क्लास चलेगी, आज दवा नहीं खाई तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसी वजह से बेटा आज हम ब्रेक है, मन नहीं हो रहा हमारा आज ब्रेक लेने का। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो ये आंसर इसका नन ऑफ दी अबव। पता नहीं इन्होंने कैसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया, और भी 2022 में, क्योंकि 2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, और उसने क्या किया था, इन 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन जो होता था लोकसभा में, उसको ख़त्म कर दिया था पूरी तरीके से, ख़त्म कर दिया था इसको। ठीक है, SC ST का जो रिजर्वेशन, मतलब जो यहाँ पर सीट्स रिजर्व होती थी, उसको एक्सटेंड कर दिया, और 2 एंग्लो इंडियन को जो नॉमिनेशन करता था प्रेसिडेंट, और 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था जो गवर्नर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उन दोनों को हटा दिया। अब पता नहीं किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा इन्होंने। हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के पहले प्रथम सभापति कौन थे, तो GV मावलंकर थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कृष्णमूर्ति राव, या फिर वॉयलेट अल्वा। सर ने क्रेटिनिन ले लिया। क्रेटिनिन नहीं, पेन वाली दवा आती है उसको लिया। ये तो मौलिक अधिकारों का आनंद है। लंबी आज की ताज़ा खबर, लंबी क्लास है, लंबी मतलब लंबी हो ही गई, 3 घंटे हो गई, बस 1 घंटे की और क्लास है, बस खत्म फिर। बस फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो कौन होगा, ये तो हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। ठीक है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, है ना, ऑप्शन नंबर। तो जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होगा वही होगा। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1 1 1, फाइंड दी ऑड वन इन रिलेशन। तो चलो अब थोड़ा ब्रेक देते हैं तुम्हें। ठीक है, अब भाग के जाओ, अब भाग के आओ जल्दी से, ज़्यादा टाइम मत खाना, बता रहे हैं। और ये जो लोग जाएंगे ना, जितने लोग हैं अभी 4.2 के 4.2 चाहिए, और अगर नहीं तो फिर मैं क्लास को प्राइवेट कर दूंगा, फिर लाइव मतलब प्राइवेट कर दूंगा लाइव के बाद, ध्यान रखना अगर नहीं है तो। क्वेश्चन 102 प्लीज़ चेक। अच्छा, और जो लोग क्वेश्चन करना है, मैं 2-3 क्वेश्चन दिखाया था, मैं जल्दी जल्दी करूँगा। हु इज़ कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ दिस स्टेट। अच्छा, स्टेट का ही पूछा है क्या? अरे भैया भैया भैया, स्टेट का ही पूछा है। अरे तो स्टेट का ही पूछा है, मतलब दिमाग चौंधी आ जाता है ना कभी कभी, तो इसी वजह से हो जाता है। तो 111 और 112 दोनों कर लो जल्दी से बेटा, और हम आते हैं अभी। ठीक है, 111 करो, 112 करो, 113। हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं बेटा, ध्यान रखना। 112, 111, 112, ठीक है, और 113। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो भागो।
हाँ भाई, स्टार्ट किया जाए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अभी। कितने क्वेश्चन सर बता दो, वो तो नहीं बताए। अरे वो 150 में बताया तुम यार, तुम विश्वास नहीं करते हो, बस वही है। भरोसा दिखाओ थोड़ा यार, भरोसे में दुनिया कायम है। चलो भाई सर बोलिए कुछ। सर वीडियो कॉल आ गई दोबारा। अच्छा तो पानी पी लें। चलो और 5 मिनट, और 5 मिनट क्यों, तुम लिए रहो तुम। टाइम है 5 मिनट। अब कितना लोग हैं? अच्छा आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ। अब फिर से चार्ज हो गए। चार्ज्ड। तो 111, फाइंड आउट द ऑड वन इन रिलेशन टू द इंडियन पार्लियामेंट। तो बजट सेशन, समर सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। भाई जल्दी से आ जाओ सभी लोग, फिर मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ। काफ़ी लोग भाग चुके हैं मैं जितना देख पा रहा हूँ, और ये क्लास सिर्फ लाइव अवेलेबल रहेगी, प्राइवेट हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है फिर करते रहना क्लास, फिर हम सुनेंगे नहीं कुछ। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 85 है, अनुच्छेद नंबर जो 85 है, वो बात करता है किसकी? वो बात करता है सेशन की, पार्लियामेंट की। वो बात करता है सेशन के प्रोरोगेशन की। वो बात करता है हाउस के डिसोल्यूशन की। ठीक है। सेशन कितने होते हैं? 3 होते हैं, बजट, मानसून, विंटर। समर सेशन करके कोई सेशन नहीं होता है। बजट सेशन होता है आपका, ऐसे समझ लो फरवरी से लेकर अप्रैल तक। ठीक। समर सेशन नहीं होता है। मानसून सेशन होता है, जुलाई से स्टार्ट होगा आपका और चलेगा सितंबर तक लगभग। और विंटर सेशन होता है, सबसे शॉर्टेस्ट होता है, नवंबर दिसंबर। सबसे छोटा सेशन होता है विंटर, सबसे लंबा होता है बजट। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में कब आई थी? तो ये 1952 में आई थी, क्योंकि पहले जो जनरल इलेक्शन है वो 1951-52 में हुए थे, तो फिर 1952 में एग्जिस्टेंस में आई थी। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स वर इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545। तो 525 से 545 सीट कर दी गई थी। सर नमस्ते, कल जो आप बुक लाने वाले उसका स्टॉक ज़्यादा रखना, नहीं तो हम आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। तो अच्छा चलो भाई, तो 525 से 545 ये 25th अमेंडमेंट से हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 24th अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको जॉइंट सीटिंग के बारे में पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पर देखना, जॉइंट सीटिंग में याद दिलाना मुझे। ठीक है, जॉइंट सीटिंग नहीं है तो चलो अभी बता ही देता हूँ। ध्यान रखना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, अभी उस केस में राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही देनी होती है। वो मैंडेशन 24th अमेंडमेंट ने किया था कि आपको सहमति देनी ही देनी होगी। ठीक है, तो जो लोकसभा की सीट्स है वो इंक्रीज़ हुई थी 525 से 545। और अगर अभी हम देखें लोकसभा जो आर्टिकल नंबर 81 में है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हो सकती हैं? तो 550 हो सकती हैं, जिसमें कि 530 इलेक्ट होके आएंगी स्टेट से और 20 इलेक्ट होके आएंगी कहाँ से? यूनियन टेरिटरीज से। ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन था वो ख़त्म किया जा चुका है। द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी। तो जो 2 सेशन है उनके बीच का मैक्सिमम गैप 6 महीने हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारे 3 सत्र हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, इनके
मतलब इन 3 सेशन में मिनिमम हर साल 2 सेशन तो होने ही होने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैक्सिमम गैप 6 महीने ही हो सकता है, मतलब 2 सेशन तो होके ही रहेंगे, मैक्सिमम 3 सेशन और मिनिमम 2 सेशंस। As per the Constitution of India, if for a period of dash days a member of either House of Parliament is without permission of the House absent, अगर वो absent है सारी मीटिंग वगैरह से, ठीक, तो कितने दिनों तक, तो वो उसकी सीट वैकेंट डिक्लेयर की जा सकती है, तो 60 दिनों तक। और ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 101 में, और उसमें भी क्लॉज नंबर 4 में दिया हुआ है ये, ठीक है। और ये एक्चुअल में जो 101 है ये बात करता है वैकेशन ऑफ सीट की, कि किस तरह से सीट वैकेंट हो सकती है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो एक तो ये तरीका है कि 60 दिन तक तुम एब्सेंट हो, और बाकी जो तरीके हैं वो हैं आपके कि डुअल मेंबरशिप ले रखी है आपने। डुअल मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि आपने 2 हाउस की मेंबरशिप, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोकसभा के भी मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर आपकी राज्यसभा की सदस्यता चली जाएगी। और आप एक ही हाउस में 2 सीट में इलेक्ट हो गए हैं तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपकी दोनों सीट चली जाएंगी। अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के मेंबर बन गए हैं तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी। इस तरह से होता है। 102 में जो है, 102 में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें 102 में? डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्डर करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद धारण किए हुए है। दूसरा है कि अगर वो पगला गया है एकदम, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको, बोला कुछ जा रहा है, कर कुछ रहा है। सी, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि लोन लिया था चुका नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि बैंकरप्ट हो चुका है एक तरह से, भारत का नागरिक नहीं है इसमें। और 5वें में है, अगर कोई और कानून बना रखा है पार्लियामेंट ने, उसमें लिखा हुआ है तो द टर्मिनेशन ऑफ द करेंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड। तो करेंट सेशन को टर्मिनेट कर देने को बोलते हैं प्रोरोगेशन। ये भी तो आर्टिकल 85 में ही था ना, समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना। अब तुम समझ लो जरा, नहीं तुम समझो अब तुम, कि हाउस को बुलाना को बोलते हैं समन करना, हाउस को बुलाना, सेशन को बुलाना कि भाई आ जाओ सभी लोग, बजट सत्र के लिए इकट्ठा होते हैं, जम के एकदम एक दूसरे को गरियाएंगे, आ जाओ जल्दी आ जाओ, इसको बोलते हैं समन करना, ठीक। फिर ये बोला था चलो चलो छुट्टी हो गई, घर जाओ सभी लोग, ये सेशन ख़त्म हुआ, अब अगले सेशन मिलेंगे। फिर जैसे हो गया, डिज़ोल्व हो गया, कि मतलब ख़त्म, टाटा गुड बाय, गया, वो वाला हाल हो गया, तो उसको डिज़ोल्व बोलते हैं। समन और प्रोरोग, बुलाना और सत्रावसान करना, दोनों करता है देश का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, और डिसॉल्व भी करेगा प्रेसिडेंट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डिसॉल्व कौन सा हाउस हो सकता है, बताओ कौन सा हाउस से डिसॉल्व हो सकता है ये बताओ। और एडजर्न क्या होता है? एडजर्न होता है कि किसी सिटिंग या मीटिंग को स्थगित कर देना। होता क्या है कि ये लोग जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेंस हैं, यानी कि अपना जो सांसद लोग हैं, इनका दिन शुरू होता है सुबह 11 बजे से, इनका स्कूल शुरू होता है 11 बजे से याद कर लो। फिर 1 घंटे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे से, फिर 12 PM से 1 PM तक ये लोग एजेंडा डिसाइड करते हैं, फिर लंच ब्रेक हो जाता है इनका, घंटा बज जाता है, और घंटा बजता टन टन की आवाज़ आती है। मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है बताओ जल्दी से, कल पढ़ा है तो डिसॉल्व लोकसभा हो सकता है। तो जो पहला घंटा होता है इसको प्रश्नकाल बोला जाता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ ये हाउस का जो रूल वगैरह होता है, रूल बुक, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन आवर बोलते हैं इसको, क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल, पहला घंटा, ठीक है, जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, अब ज़्यादा मैं डेप्थ में तो नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो फिर ज़्यादा ही डेप्थ हो जाएगा। स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस में क्या होता है, 10 दिन का एटलीस्ट नोटिस देना होता है क्वेश्चन पूछने से पहले। और एक होता है जो प्राइवेट मेंबर से पूछा जाता है। ध्यान रखना, प्राइवेट मेंबर अगर कभी पूछ ले प्राइवेट मेंबर क्या होता है, तो बोल देना कि जो मिनिस्टर नहीं होता है वही प्राइवेट मेंबर होता है, जो भी, ठीक। ये होता है 0 आवर बोलते हैं इसको, शून्यकाल बोलते हैं। और यहाँ पर एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है, एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है कि क्या एजेंडा होगा। एजेंडा मतलब लंच के बाद जो मिलेंगे तो क्या डिस्कशन होगी, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। तो हम ये बोल रहे हैं आपसे कि ये जो मीटिंग है हो रही है 11 से 12, 12 से 1, या पूरी सिटिंग हो रही है पूरे दिन की, तो इसको एडजर्न, स्थगित करने का काम कौन कर सकता है? ये हमारा पीठासीन अधिकारी कर सकता है, प्रेसिडेंट नहीं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा, पेठा वेठा खा के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी करेगा। यानी लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं एडजर्न कर देना, स्थगित कर देना, ठीक है। चलो भैया,
तो ये तब यूजुअली किया जाता है जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि कोरम फुलफिल नहीं हो रहा है। कोरम क्या होता है? कोरम होता है गढ़पूर्ति। गढ़पूर्ति क्या होता है? 10% ऑफ मेंबर्स, 10% अगर सदस्य नहीं हैं, 10% का मतलब होता है 1/10। तो उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल 550 की मान लो 545 की मेंबरशिप है उसकी, 1/10 54.5 यानी लगभग 55। तो अगर 55 लोग नहीं आएंगे तो फिर वो क्या बोलेगा कि भाई जा यार, 55 लोगों में हम क्लास थोड़ी ना चलाएंगे, जाओ घर जाओ सब लोग, कल मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हु प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कौन प्रिसाइड करेगा जॉइंट सिटिंग को, ये बताना है आपको। अगर स्पीकर भी ना हुआ और डेप्यूटी स्पीकर भी ना हुआ तो कौन है वो, कौन है जो प्रिसाइड करेगा आपकी? ये 113 का डी हो। अच्छा देखते हैं भैया। बिल्कुल बात सही है, ये आपका 31st अमेंडमेंट होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एकदम बड़ी भूल होगी भाई इसमें तो। 24th 25th अब तो बात आई तो बता ही देते हैं। 24th 25th भी एक्चुअल हुआ क्या था, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में लड़ाई हो गई थी एक दिन कि भाई कौन ऊपर है कौन नीचे है। ध्यान से सुनना इस कहानी को, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हुआ ये था मौलिक अधिकार और जब इनकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो थे इनके बीच में जब लड़ाई हो गई तो ये बात आई कि भाई कौन ऊपर है। तो फिर जो पार्लियामेंट है वो इसको ऊपर रखना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट इसको। तो एक गोलकनाथ केस हुआ। तो गोलकनाथ केस में ध्यान से सुनना, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल, मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये बोला उसने। ये जब बोला गोलकनाथ केस ने तो पार्लियामेंट चिढ़ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हुआ एक, मतलब आप ऐसे समझ लो, उसके बाद हुआ इसने क्या किया, जो पार्लियामेंट उसने 24th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये पास किया। और 24th अमेंडमेंट एक्ट पास करके पार्लियामेंट ने खुद को ये पावर दे दी कि पार्लियामेंट इनको अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को। अब क्योंकि हम अमेंड कर सकते हैं तो इसने क्या किया, अमेंडमेंट कर डाला। 25th अमेंडमेंट फिर किया। 24th से खुद को पहले पावर दी कि हम अमेंड कर सकते हैं। ठीक, फिर ये बोला 25th अमेंडमेंट करके कि जब हम आर्टिकल नंबर 14 और 19 को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो ये आर्टिकल नंबर 39 बी और सी का वॉलेशन नहीं माना जाएगा। ऐसा इन्होंने बोला था, सुन लो बस। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने बोला था कि अगर 14-19 को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो इसका वॉलेशन नहीं माना जाए, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे 39 बी और सी को, तो ये 14 और 19 का वॉलेशन नहीं माना जाएगा। और उस समय 31 भी हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल राइट था। ठीक है, देन बाद में जो है केशव नंदा भारती केस होता है केबीसी 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम मानते हैं कि जो है तुम कर सकते हो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन जो ये तुम बात बोल रहे हो ना कि हम अमेंड इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका वॉलेशन नहीं होगा और जुडिशरी इस पर रिव्यू भी नहीं कर सकती है, तो ये बात तो गलत है कि जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, तो जुडिशियल रिव्यू है ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक फीचर क्या होता है, तो ध्यान रखना, बेसिक फीचर का मतलब ये कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, नो वेयर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ये केबीसी केस में, केशव नंदा भारती केस में एमर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी चीज़ बेसिक फीचर में डली होगी उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू इस बेसिक फीचर का पार्ट है। तो जो आप ये बोल रहे हो ठीक है, आप अमेंड कर सकते हो, 39 BC को इम्प्लीमेंट करो, हम 14-19 का वॉलेशन नहीं मानेंगे, लेकिन जो आप ये बात बोल रहे हो कि जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, वो बात गलत है। ठीक है, तो 24th और 25th इससे रिलेटेड है। देन फाइनली क्या हुआ, एक और इस तरह से पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया और बोला कि नहीं अब हम कोई भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट करेंगे और वो 14 और 19 का वॉलेशन नहीं होगी। फिर एक फाइनल जो केस होता है वो होता है मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल्स केस होता है। और इस मिनर्वा मिल केस में ध्यान रखना, इस मिनर्वा मिल केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, ये केस कब हुआ था, ये 1980 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, यानी कोई ऊपर नहीं है, दोनों एक तरह से समान है, दोनों बैलेंस में चलेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को। और एक और केस है चंपकम दोराई राजन केस। ठीक है, चंपकम दोराई राजन केस ये 1951 में हुआ था, सबसे पहला ही केस आप बोल सकते हो, चंपकम
दोराई राजन, इसमें पता है क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था क्या कि फंडामेंटल राइट ऊपर हैं, सुपीरियर है डीपीएसपी से, इसमें ये बोला गया था। लेकिन मिनर्वा मिल में क्या बोला गया कि दोनों सब बैलेंस में है, तो हमें यही याद रखना है कि दोनों बैलेंस में है, ठीक है, क्लियर। और चंपकम में क्या बोला गया कि अगर दोनों का डिस्प्यूट होता तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो सही यार, याद दिला दिया जिसने भी दिलाया। 31 इसका आंसर होगा, 24 25 तो इससे एसोसिएटेड हैं आपके, ठीक है। चलो भाई, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर। काफ़ी लोगों को आई थिंक बोरिंग लगा वही चीज़ है ना। चलो भाई, तो जल्दी से बोथ आर इक्वल, यस यस यस, 1951 का केस है वो, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चंपकम दोराई राजन हुआ पहले, बोला एफआर ऊपर है डीपीएसपी से। गोलकनाथ हुआ, गोलकनाथ में क्या बोला गया कि गोलकनाथ ने बोला गया कि एफआर को अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट गुस्सा आ गया, 24th अमेंडमेंट करके बोला कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं? अब हम क्योंकि कर सकते हैं तो 25th किया और बोला कि देखो हम 39 BC को इम्प्लीमेंट करेंगे, 1419 का वॉलेशन नहीं होगा और जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। फिर KBC में क्या बोला कि ठीक है तुम्हारी बात, 24 जो तुमने बोला अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, और 39 BC को इम्प्लीमेंट करने जाओ, लेकिन जुडिशियल रिव्यू है क्योंकि बेसिक फीचर का पार्ट है। बेसिक फीचर का जन्म KBC केस में ही हुआ, वो संविधान में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर मिनर्वा मिल केस में बोला कि सब बैलेंस में है, ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ स्पीकर, तो ये कौन करेगा? ये डिप्टी चेयरमैन करेगा राज्यसभा का। अब ये जॉइंट सिटिंग है क्या? तो पहली बात ये है कि आर्टिकल नंबर 107 अनुच्छेद नंबर 107(1)(07) में लिखा हुआ है प्रोसीजर ऑफ अ बिल, प्रोसीजर ऑफ बिल। तो बिल का क्या प्रोसीजर होता है? तो बिल का प्रोसीजर ये होता है, ये ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है। किस बिल की बात हो रही है? ऑर्डिनरी तरह के बिल की बात हो रही है। अब इसमें होता ये है, कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में ये बिल ओरिजिनेट हो सकता है। ऐसे नेसेसरीली ज़रूरी नहीं कि नहीं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी भी हाउस में ये बिल जनरेट हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है ये, ठीक। मान लेते हैं लोकसभा में स्टार्ट हुआ, राज्यसभा के पास गया, ठीक है। और ये वाइस वर्सा में भी सारी चीज़ें ट्रू रहेंगी, नहीं राज्यसभा में ओरिजिनेट होगा लोकसभा में भी जाएगा, तो सारी चीज़ें ट्रू। मान लेते हैं लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा ने पास कर दिया, सब कुछ हंसी खुशी हो गया और राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति ने सहमति दे दी गई, बिल एक्ट बन गया, ठीक। अब दूसरा केस लेते हैं जहाँ पर लोकसभा ने राज्यसभा को बिल पास किया, बट राज्यसभा ने क्या किया, राज्यसभा इससे डिसएग्री कर गई कि हम जो है ये हमें ठीक नहीं लग रहे हैं, ठीक। फिर लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट बताया लोकसभा को कि प्लीज़ ये अमेंडमेंट कर लो। तो दो ऑप्शन है, लोकसभा बोलेगा ठीक है अच्छा करते हैं, करके भेज देगा प्रेसिडेंट के पास, ऐसे खत्म। लेकिन लोकसभा जो राज्यसभा ने अमेंडमेंट बताया लोकसभा को पसंद नहीं है, ये लोकसभा ने इस बार भेजा और राज्यसभा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। कब तक? 6 महीने तक। तो जहाँ मैंने कट्टम बनाया है यहाँ 0 मत बना देना तुम, ठीक। इसका मतलब ये है कि इस ऐसी सिचुएशन में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है और ऐसे डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम जी हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जी जो हैं, वो बुलाएंगे एक संयुक्त बैठक, दैट इज़ जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे वो। और ये जॉइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 में दी हुई है, जिसके तहत इस डेडलॉक को रिजॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। डेडलॉक को रिजॉल्व करवाने के लिए जब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी दोनों हाउसेस की, तो उसको प्रिसाइड करेंगे लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अब मान लो अगर वो भी नहीं है तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कर देंगे, और मान लो वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के चेयरमैन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, किसी भी हाउस के सदस्य नहीं है, इसलिए वो जॉइंट सिटिंग को कभी प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे। जॉइंट सिटिंग लोकसभा के रूल्स के हिसाब से चलती है। किस देश से लिए जल्दी से बताओ, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। और जॉइंट सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से बिल पास करवाना होता है। जॉइंट सिटिंग मनी बिल के केस में यानी कि धन विधेयक के केस में, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संवैधानिक संशोधन बिल के केस में ये जॉइंट सिटिंग एप्लीकेबल नहीं है। और जॉइंट सिटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ड्यूरिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज ओन गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। ग्रुप डी का 2018 क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ही, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है ना, व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज 3 याद करो, याद है कुछ? मतलब सॉरी, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3 याद है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लोकसभा। तो अगर जैसे अभी एनडीए गठबंधन सरकार चला रहा है केंद्र में,
अगर मान लो कुछ कारणवश नीतीश जी गुस्सा हो गए, बाकी कुछ जो पार्टीज़ के साथ अलायंस है चंद्रबाबू नायडू वाली सब एकदम से, तो कांग्रेस को अगर लगेगा कि भाई सही मौका है सरकार गिरा दो, मतलब इनके पास मेजोरिटी नहीं है, नंबर प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया जाता है, जिसके तहत पूरी अगर ये पास हो गया तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना होता है, पूरी सरकार यहाँ पर पलट जाती है, पूरी सबको रिज़ाइन देना पड़ता है। अब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा होगा तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसके अगेंस्ट में वोट नहीं कर सकते हैं। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है, मान लो प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो चाहेंगे कि यह ना पास हो, तो क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में मोशन करेंगे। लेकिन अगर ये राज्यसभा के मेंबर है तो नहीं कर पाएंगे। याद करो आर्टिकल नंबर 88 यहाँ बताए थे तुमको कि कोई भी मेंबर है वो बोल दोनों हाउस में सकता है, लेकिन वोट वहीं करेगा जहाँ का वो मेंबर है। तो ये मेंबर अगर लोकसभा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा ही सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन है, पास हो गया तो डिसॉल्व हो जाता है, हाउस पूरा भंग हो जाता है। राज्यसभा में कहाँ से पास कर लोगे, राज्यसभा तो भंग ही नहीं हो सकता है कभी, तो लोकसभा में पास हो सकता है। अब लोकसभा के अगर मेंबर हो तो वोट कर पाओगे, राज्यसभा के मेंबर हो थोड़ी ना वोट कर पाओगे। जैसे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, ये सब लोग राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर राज्यसभा के मेंबर है तो वोट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। सेंसर मोशन होता है सेंसर, उसमें एक मिनिस्टर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस, मतलब एक मिनिस्टर के खिलाफ भी पास किया जा सकता है सेंसर को, उसको हटाने के लिए। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ पास किया जाता है। 50 मेंबर का पहले अप्रूवल लिया जाता है, उसके बाद पास किया जाता है, और अगर पास हो गया तो सरकार को रिज़ाइन करना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, मस्ट है, ठीक है, क्लियर है। एक होता है एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट से कंफ्यूज मत कर लेना, एडजर्नमेंट बताया था कोरम नहीं होगी तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न कर देगा, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, तो अगर हाउस की अटेंशन लानी है, हाउस की अटेंशन सीक करनी है किसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, किसी एक इम्पॉर्टेंट मसले पे, तो उस केस में 50 मेंबर्स का अप्रूवल लेके एडजर्नमेंट मोशन को लाया जा सकता है, और उस केस में जो नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है उसकी वो स्थगित हो जाती है। नेम द फर्स्ट स्पीकर बता सकते हैं, कई बता चुका हूँ पीछे। हु इज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट सिटिंग हो चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो ध्यान रखना 110 परिभाषित करता है, 109 क्या करता है, 109 प्रोसीजर के बारे में बताता है, ठीक है। प्रोसीजर जान लें इसका कि प्रोसीजर क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन से, तो होता यह है कि पहले स्टेप तो ये है कि इसमें इसको लाने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो सर्टिफाई करता है। रैंडम दिमाग में क्वेश्चन है, बता दो जैसे कौन सा केस है जो डिफेक्शन से संबंधित है, जो डिफेक्शन से संबंधित है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोविजन है। तीसरा, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, यानी ये सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। चौथा, राज्यसभा में अमेंडिंग नहीं, राज्यसभा के पास रिकमेंडिंग यानी रिकमेंडेटरी पावर होती है, रिकमेंड कर सकता है अमेंडमेंट को कि भाई प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ बोलो हाथ जोड़ो, इस तरह से समझ आ रहा हो, प्लीज़ बोलो हाथ जोड़ो, ठीक है। तो फिर राज्यसभा बोलेगा प्लीज़ आइए मेरे साथ, तो लोकसभा क्या बोलेगा, जा नहीं आ रहा मेरे तेरे साथ। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा पे बाइंडिंग नहीं है कि वो क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे उसके रिकमेंडेशंस को, ठीक है। अब तुम्हें ये मीम मिलेगा आज ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी इसमें राज्यसभा क्या कर सकता है मैक्सिमम, ये 14 दिन के लिए 14 डेज़ के लिए होल्ड कर सकता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास कौन सा वीटो नहीं होता है इस केस में, तो डिफेक्शन से है आपका किहोटो होलोहान वर्सेस जच्चिलू केस, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डिफेक्शन डिफेक्शन में लोकसभा के मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जैसे स्पीकर है उसका डिसीजन फाइनल होता है। जब डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन की बात आती है, डिफेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, दल बदल विरोधी कानून को डिफेक्शन बोलते हैं, तो उसमें, ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी उस पर रिव्यू कर सकती है, कि होटो होलोहान वर्सेस जच्चिलू केस में बोला गया था, ठीक है। और जो सस्पेंसिव वीटो होता है वो नहीं होता है,
सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है मनी बिल के केस में. आफ्टर पासिंग अ मनी बिल इन द लोकसभा, द राज्यसभा कैन रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इन अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी डेज. When the President of India keeps a bill pending for an indefinite period, it is called as. तो प्रेसिडेंट के पास जैसे देखो 109 में प्रोसीजर है मनी बिल का, 110 में डेफिनेशन है, 111 में वीटो पावर है. वीटो पावर बोल रहे फिर जो भी मतलब होता क्या है कि कोई बिल प्रेसिडेंट के पास जब आता है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं. या तो वो मतलब 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो सहमति दे दे यानी कि एसेंट दे दे, या फिर वो मना कर दे. उसको मना करने को वीटो पावर बोलते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर. तो वीटो पावर इज़ अ नेगेटिव पावर. तो एब्सोल्यूट वीटो होता है क्या? एब्सोल्यूट वीटो होता है जब मना कर देता है. ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है. तो एब्सोल्यूट वीटो होता है जब मना कर देता है. ठीक है, रिजेक्ट कर दिया उसने कि हम एसेंट नहीं देंगे. रेफ्यूजेस टू एसेंट. ठीक है, रेफ्यूजेस टू गिव एसेंट. एमेंडेटरी वीटो करके कोई वीटो नहीं होता है. पॉकेट वीटो इसका आंसर होगा, जो कि यूज़ किया था एक बार, अभी तक एक ही बार यूज़ हुआ है. ज्ञानी जैल सिंह ने यूज़ किया था. ठीक है, इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल आया था. इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट बिल आया था. ठीक है, 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे. तो उसको उन्होंने पॉकेट कर लिया था. इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट डीप होती है यूएस के प्रेसिडेंट से, बिकॉज कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा. अभी एक रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले आई है. ठीक है, तो मतलब तमिलनाडु वाले केस में थी, जहाँ पे तमिलनाडु के गवर्नर ने बिलों को रोक के रखा था, पॉकेट कर लिया. 10 बिल पास ही नहीं कर रहे हैं. वो लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब हम टाइम लिमिट देंगे तुमको. तो ये टाइम लिमिट है, 3 महीने में तुमको रिस्पॉन्ड करना होगा. प्रेसिडेंट के लिए अभी तक तो नहीं बोला ये चीज़, वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के बिल के केस में बोला था. तो ये ही रूलिंग की वजह से अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में आर्टिकल नंबर 143 का यूज़ किया था, जो कि बहुत 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 रेयर देखने को मिलता है कि कोई प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 का यूज़ करे. वो क्या है आर्टिकल 143, वो अभी हम समझेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे. ठीक है, सस्पेंसिव वीटो होता है जब किसी बिल को रिटर्न कर दिया जाता है. रिटर्न मतलब लौटा देना उसको बोलते हैं. ठीक है, तो मनी बिल सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में नहीं होता है, ध्यान रखना. ठीक है, पॉकेट वीटो का मतलब है कोई रिस्पॉन्स नहीं देना. क्वालिफाइड वीटो एक और वीटो होता है जो भारतीय राष्ट्रपति नहीं यूएस राष्ट्रपति के पास होता है. ठीक, और इनमें से कोई भी वीटो, नो वीटो, ठीक है, नो वीटो कोई भी वीटो नहीं होता है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में कोई भी वीटो नहीं होता है. और ये 24th अमेंडमेंट ने बात बोली थी कि भाई प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ेगी अगर वो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है तो. इन विच आर्टिकल द टर्म बजट हैज़ बीन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बता किस आर्टिकल में बजट ये मेंशन है? बहुत सही बेटा. डंडा कहाँ गया मेरा? हैं 112. सही बताऊँ, ठाक पटक देते तुम लोगों को भी हम. मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको मैंने पढ़ाया है. तुम गलत नहीं कर सकते हो. टर्म बजट कहीं भी मेंशन नहीं है. आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सर कुछ खा रहे हैं? कहाँ कुछ खा रहे हैं? कुछ नहीं खा रहे हैं. ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण. तो ये दिया हुआ है जिसको कि हम बजट बोल देते हैं. ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है बजट, टर्म बजट ऐसे करके. ठीक है, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर ऑफ इनैक्टिंग ऑर्डिनेंसेस टू हु अमंग द फॉलोइंग. तो ऑर्डिनेंस का पावर किसके पास है? और 213 में किसके पास है? और बता चुके हैं ऑर्डिनेंस सब. और ये ध्यान रखना एक चीज़, रिकॉल करो पार्ट 5 52 से लेके 151. ठीक, 52 से लेके 78 क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव, 79 से लेके 122 क्या पार्लियामेंट, 123 ऑर्डिनेंस. ये चैप्टर 3 का पार्ट है. ये चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 5. चैप्टर 3 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है. अब ये स्टेट पे आ गया.
ठीक है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बता देते तो मैं, रुकना। एक चीज़ है एंड दैट इज़, पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ ले, दो तीन चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ तो जैसे कि हमने मनी बिल के बारे में पढ़ा, तो ऐसे ही फाइनेंस बिल होता है एक, ठीक है, क्या बिल होता है? फाइनेंस बिल है। ये आर्टिकल नंबर 117 में दिया हुआ है, 117 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मनी बिल एक पार्ट है फाइनेंस बिल का। फाइनेंस बिल भी दो तरह के होते हैं, 1171 और इस तरह से मेंशन है, लेकिन उतना डेप्थ नहीं जाना है, बस ध्यान रखना ये भी मनी बिल की तरह होता है कि ये भी लोकसभा में ही आ सकता है, ठीक है, फाइनेंस बिल। और बाकी होता है, बाकी तो ऑर्डिनरी बिल की तरह चलता ही है, ठीक है, जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के पास दोनों के पास इक्वल पावर होती है, फिर बाद में आ सिर्फ लोकसभा में सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशंस है। फिर अगर बात करें तो जो बजट जो होता है, अब बजट की स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस यहाँ बता नहीं रहा हूँ कि भाई वो प्रेजेंट डिस्कस, क्योंकि वो शायद ही पूछे आपसे यहाँ पर। हाँ, आप कुछ चीज़ें ध्यान रखना, मुझे रिकॉल करने दो क्या क्या चीज़ें आपको बतानी। तो एक तो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि बोलते हैं इसको। तो इसी में सब टैक्स वैक्स का पैसा जाता है, ठीक है, और इसी से पैसा निकालने की परमिशन लेता है कौन? जो हमारी सरकार होती है। किससे परमिशन लेती है? परमिशन लेती है हमारे पार्लियामेंट से, संसद से परमिशन लेगी कि भाई हमें इससे पैसा निकालना है, ठीक है। और निकालने के लिए उसी को बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। और इसको निकालने के लिए पहले अप्रोप्रिएशन बिल, इसको बोलते हैं विनियोग विधेयक, ऐसा करके कुछ बोलते हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल। और ये जो बिल है ये आर्टिकल नंबर 114 में, अनुच्छेद नंबर 114 में, ये ध्यान रखना, इसके पास किए बिना पैसा आप नहीं निकाल सकते हो। ये जो है आर्टिकल नंबर 266 में है, ठीक है, जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये आपका आर्टिकल नंबर 266 में दिया हुआ है। और इसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी दो तरह के सरकार के खर्चे होते हैं, ठीक है, दो तरह के खर्चे होते हैं। एक तो होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ बजट होता है, इस पे वोटिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, सीधा पास कर दिया जाता है, क्योंकि इससे सैलरी वगैरह निकलती है जजेस एंड बाकी जो हमारे बाकी प्रेसिडेंट और ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके। मेड फ्रॉम ये सिर्फ वोटेबल पार्ट ऑफ बजट है, जिसमें कि सिर्फ वोटिंग जो होती है सिर्फ लोकसभा में ही हो सकती है, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ मनी बिल। तो वोटिंग लोकसभा में ही हो सकती है, राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसी तरह हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। ये तो भाई सरकार के ही हाथ में होते हैं, ये पार्लियामेंट के बिना परमिशन के आप पैसे नहीं निकाल सकते इससे। और ये जो होते हैं हमारे सरकार के हाथ में होते हैं, आर्टिकल नंबर 267 में दिया हुआ है ये। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर जो पैसा आता है वो सब टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग चल रही हैं वो जो अर्न कर रही हैं, वो सब पैसा यहाँ पर जाएगा आपका, ठीक है। और कुछ चलो, और कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन ये वाला करो। एक चीज़ बताओ कि जनरल बजट और रेलवे बजट को मर्ज कब किया गया था? तो ध्यान ये रखना कि जो जनरल बजट है और रेलवे बजट है, इनको अलग कब किया गया था? पहले तो ये पता होना चाहिए। सेपरेट किया गया था इनको एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशंस पर, 1921, 1921, और इनको दोनों को मर्ज किया गया था 2017 में बिबेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। चलो भाई, तो 126 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, तो ये है आपका शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, तो 154 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से, कि जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 74 से लेकर 110 तक, यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें 89 ऐड करना है, ठीक है। और इसके बाद दैट इज़ 110 ऑनवर्ड से लेकर आगे तक जितना भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 123 तक, आपको 90 ऐड करना है। हैं, मैथ क्लास चल रही क्या? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमें स्टेट के आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग,
ठीक है, हमें पार्लियामेंट के आर्टिकल याद हो गए हैं, उसमें हम 89 या 90 ऐड कर देंगे, मिल जाएगा। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ कि मैंने किस में बताया था राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, जल्दी मुझे बताओ। राइट ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल मैंने किस में बताया था तुमको? 88 बताया था पार्लियामेंट के केस में। 88 कहाँ आ रहा है? 74 और 110 के बीच में आ रहा है। 89 ऐड कर दो, 9 8 17 8 8 16 17, तो 177 में दिया होगा राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल इन केस ऑफ स्टेट। याद रहेगा इतना चीज़? ठीक, तो बस ये फॉर्मूला तुम ध्यान रखना है, भूलना मत इसको। भूल गया तो बस वहीं पे सब मटिया मेट हो जाएगा तुम्हारा, बता रहे हैं, फिर तुम संभल नहीं पाओगे कहीं पे। चलो भैया, चलो 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 चलो, तो अब आते हैं क्या है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर। तो स्टेट गवर्नर का ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो किया है। इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, जो कि सेंटर का पार्ट होता है इन स्टेट। ये हमने कहाँ से लिया, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से? तो नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता रहो, ठीक है। इसके जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल इसके स्टार्ट होते हैं 153 से, किसके? गवर्नर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जाता कहाँ तक है? जाता है, आप ये मान लो कि कहाँ तक जाएगा इसका? 162 तक, ठीक है, 162 तक, ठीक है, गवर्नर का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई गवर्नर। क्या करना है? कुछ नहीं, याद करो कहाँ पर बात कर रहा था। अब जैसे कि सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, ये सेंटर और स्टेट का तुमको ये पैरेलली ड्रॉ करना आना चाहिए। ड्रॉ इन द सेंस मतलब कि भाई जैसे ये सेंटर में प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, तो वैसे ही स्टेट में गवर्नर होता है, ठीक है, राज्यपाल होता है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है उसी तरह मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल होता है तो यहाँ एडवोकेट जनरल होता है, ठीक। तो अब बताओ कि कहाँ पर बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा? 75 क्लॉज 1, क्या करना है? 89 ऐड कर दो, ख़त्म है, आसान, ठीक है। गवर्नर के आर्टिकल आपको बता देते हैं। गवर्नर के आर्टिकल मान लो अगर पूछ ले तो 152 में तो इसके ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में दिया हुआ है। 153, ठीक है, 153 में तो इसके ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में दिया हुआ है। 154 में एग्जीक्यूटिव पावर दिया हुआ है। जिस तरह से याद करो ना यार, 52 में प्रेसिडेंट दिया था, 52 में प्रेसिडेंट दिया था, 53 में उसका एग्जीक्यूटिव पावर दिया था। तो वैसे यहाँ 153 में गवर्नर दिया और 154 में एग्जीक्यूटिव पावर दिया हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है ऑफ द स्टेट वो गवर्नर के हाथों में निहित रहेगी। याद है 53 में प्रेसिडेंट के हाथ में थी। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो पूरा धंधा होगा वो राष्ट्रपति के नाम पे होगा। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 156 टर्म ऑफ ऑफिस दिया हुआ है। टर्म ऑफ ऑफिस कितना? वही 5 साल का रहता है और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक सर्व करता है। और अगर रिज़ाइन देना है तो वो दे सकता है, किसको रिज़ाइन देना है? तो प्रेसिडेंट को। अच्छा ये बताओ कि अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना है तो, अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है तो क्या होगा उस केस में? यहाँ पर 157 में क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, और 158 में कंडीशंस हैं। याद करो 58 में कंडीशन दी हुई थी उसकी, है ना, प्रेसिडेंट की, ठीक है। 159 में ओथ दी हुई है, शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होगा वो शपथ दिलाएगा। इतना याद कर लो बाकी तो एलिमिनेशन से कर ही दोगे, ठीक है। बता देता हूँ मैं, जैसे कि 160 में तो आपका ये लिखा हुआ है कि गवर्नर के फंक्शन को कौन डिस्चार्ज करेगा, और 161 में तो पढ़ा ही दिया था, पार्डनिंग पावर है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होता है ये अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से जो हमारा स्पीकर होता है लोकसभा का, वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो डेप्यूटी स्पीकर को देता है और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, अगला क्वेश्चन करो। अच्छा मुझे लास्ट में याद दिला देना, अब इसको थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं कि मुझे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मुझे लास्ट में प्लीज़ याद दिलाइएगा, और जो नोट्स बना रहे हैं
उसको वहीं पे ऐड करेगा बीच में, जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो पार्ट 5 का पार्ट है वहाँ पर। कोई बताओ सर का ऐप कैसे डाउनलोड करें? सर आकाश जी अभी आ जाएगा ऐप, ठीक है, ऐप आ जाएगा, चिंता मत करो। और BC क्वेश्चन है, झूठ मत बोलिएगा, झूठ बोले कौवा काटे। Which article of the Constitution mentions that all the executive actions of the government of state shall expressly to be taken in the name of governor? राज्यपाल के नाम पे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, देख लो। अच्छा ठीक है, तो ये है कौन सा, जैसे कि सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होता है सेंटर गवर्नमेंट का वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है, सारा धंधा राष्ट्रपति के नाम पे होता है। 77 बोलता है Which of the following article of the Constitution of India provides provisions of creating a legislative council? तो पूछ रहा है कि किसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन के बारे में दिया हुआ है। 151, भैया 151 तो हो नहीं सकता है, ठीक। फिर आपका 169, तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 169 ही होगा, ठीक है। 169, तो जो हमारा स्टेट का लेजिस्लेचर शुरू होता है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर शुरू होता है वो 168 से शुरू होता है, 168 से। जैसे 79 है, 78 है, जैसे 78 बोलो, 79 है जैसे, जो आपकी किसकी बात करता है, पार्लियामेंट की बात करता है, तो वैसे आपका 168 है जो बोलता है हर स्टेट के लिए एक लेजिस्लेचर होगा, और उस लेजिस्लेचर में लोअर हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और अपर हाउस होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। अब है क्या कि हर राज्य में, देश के हर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओनली 6 स्टेट्स में है, ठीक है, सिर्फ 6 राज्यों में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। और उसको हम ऐसे याद करते हैं, कैसे, कबूतम, ठीक है, उसको हम याद रखते हैं कबूतम से, ठीक है। कबूतम में है, के से है कर्नाटका, ए से है आंध्रा, बी से है बिहार, यू से है यूपी, टी से है तमिलनाडु बिल्कुल नहीं, तेलंगाना, और एम से है महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन 6 राज्यों में, और जो 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल। हर राज्य में विधानसभा है लेकिन 6 राज्यों में विधान परिषद है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 द नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ईच स्टेट शुड नॉट बी मोर देन, तो मैक्सिमम लिमिट लोकसभा के लिए तो कुछ नहीं है, कोई लिमिट नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मतलब लोकसभा में तो कितनी है, 550 है। लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर बात करेंगे तो 500 है। मिनिमम लिमिट लोकसभा में तो कुछ नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में है मिनिमम लिमिट, वो कितनी है, 60 मेंबर्स की। कुछ एक्सेप्शनल स्टेट हैं लेकिन इन जनरल आपको 60 याद रखना है। और ध्यान रखना लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कोई नंबर नहीं है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली पे डिपेंड करेगी वहाँ की। जैसे यूपी में अगर बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा मान लेते हैं वहाँ 300 मेंबर हैं, तो वहाँ पे 1/3 कहीं की भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर यूपी में 300 मेंबर हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़ कि 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम कितने हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो मिनिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं 40, ध्यान रखना, ठीक है। मिनिमम अगर पूछेगा मिनिमम स्ट्रेंथ तो हो सकते हैं 40। और यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधान परिषद है, आपको पता है ये चीज़ कि इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल नंबर 171 में लिखा हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 171 में, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का इसमें गठन लिखा हुआ है, कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है। कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है, 1/3 नहीं 1/12 और बच गए 1/6, क्योंकि कोई भी मैथ में चीज़ पढ़ी हुई आपने 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो 1/3 जो हैं दे आर इलेक्टेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, they are elected from legislative assembly, they are elected from local bodies like municipalities वगैरह से। 1/12 और 1/12 ये होते हैं आपके, कहाँ से आते हैं, they are elected by जो हमारे ग्रेजुएट्स होते हैं ऑफ एटलीस्ट 3 years।
ये जो है हमारे टीचर्स जो होते हैं सेकेंडरी लेवल या फिर उससे ऊपर के जो टीचर्स होते हैं वो इलेक्ट करके भेजते हैं, और ये होते हैं इलेक्टेड नहीं, ये होते हैं नॉमिनेटेड बाई गवर्नर। राज्यपाल इनको नामित करता है किन किन फील्ड में, जैसे कि प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनेट करता है लिसास में, तो गवर्नर भी नॉमिनेट करता है लिसास में प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, ठीक है। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज नॉट पॉसेस, गवर्नर के पास कौन सी पावर नहीं होती? लेजिस्लेटिव पावर होती है सर, आर्टिकल नंबर 213 के तहत ऑर्डिनेंस ला सकता है वो। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द जो यूनियन है वो वेस्ट करती है किस में? वो वेस्ट करती है गवर्नर पे, लिखा हुआ 154 पे। डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती, फाइनेंशियल पावर तो होती है। फाइनेंशियल पावर में ये होती है कि जब मनी बिल लाना होता है स्टेट लेजिस्लेचर में तो वो गवर्नर के परमिशन से लेके आना होता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलो 133 करो। 133 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउज द सेम पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट? कौन सा? ये है आपका सर इंग्लिश की पीवाई की सिटी इज, आप कराइए प्लीज़। अच्छा, इंग्लिश हम बढ़ाएंगे तुमको, क्यों? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो कौन सा है? 7th अमेंडमेंट ने तो 7th उसको रिपील किया था, और इसी ने ही ये बोला था कि एक जो गवर्नर है वो मल्टीपल स्टेट का कॉमन गवर्नर हो सकता है। इसी अमेंडमेंट ने ये बोला था, ठीक है, इसी अमेंडमेंट ने ये बोला था कि एक जो हाई कोर्ट है वो मल्टीपल स्टेट का हाई कोर्ट हो सकता है, ये भी बोला था, ठीक है। नहीं, एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट का गवर्नर हो सकता है और एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट का हाई कोर्ट हो सकता है, ये 7th अमेंडमेंट ने बात बोली थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी हटाया था इसने। 5th अमेंडमेंट ने क्या किया था? याद करो, आर्टिकल नंबर 3, किसी स्टेट को क्रिएट करना है, इंक्रीज करना है, एरिया डिमिनिश करना है, इस तरह का जो बिल होता है ना, ये भी प्रेसिडेंट की इसमें परमिशन ली जाती है, पहले उससे परमिशन ले जाती है, सो दैट वो परमिशन ले सके किसकी? वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर से, स्टेट से पूछ सके, ठीक है। तो 5th अमेंडमेंट ने ये बोला था कि राष्ट्रपति उनके लिए टाइम लिमिट सेट कर सकता है उस राज्य के लिए कि भाई इतने टाइम में मुझे ओपिनियन चाहिए। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, इट कैन बी क्रिएटेड और एबॉलिश्ड, जो 169 में लिखा हुआ है इसके क्रिएशन एबॉलिशन के बारे में, ओनली बाय पार्लियामेंट, देश की संसद इसको बना और बिगाड़ सकती है। ये भी परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा की तरह, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, लेकिन डिसॉल्व तो नहीं हो सकता है, लेकिन एबॉलिश ज़रूर हो सकता है, ख़त्म ज़रूर किया जा सकता है उसको, ठीक है। तो पार्लियामेंट करता है ये सब। वहाँ का अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बोलता है कि हमारे लिए बना दो, हमारा बिगाड़ दो, तो पार्लियामेंट ही करेगा। और आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं करता ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है काम, साधारण बहुमत से हो जाता है ये, ठीक है। 368 में तो अमेंडमेंट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उसके तहत नहीं, ठीक है। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कौन एडवाइस करेगा भाई? Who is responsible for the formation of the Council of Minister? President, Chief Minister करेगा, ठीक है। Which article of the Constitution mentions about the salaries and allowances of the members of? बताओ यार, आराम से कर सकते हो कि नहीं? आप कर सकते हो कि नहीं? जल्दी से बताओ। सैलरी और अलावेंस की 06 में सैलरी और अलावेंसेस दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या करना है? 18 ऐड करना है, 9 6 15, हाँ 8 8, ठीक है, 195, ठीक है, 195 आएगा। What article of the Constitution of provides that the state governor has the authority to reserve a bill for the consideration of the president? करो जल्दी से। बहुत न्यूज़ में था अभी, जो भी मैं आपको केस बता रहा था ना, जो तमिलनाडु चली गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला
कि भाई आपसे तुम्हारे जो सोच रहे हो ना कि कोई टाइम लिमिट नहीं हो, रिजर्व करके जो बैठे हुए कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो अब रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 अभी न्यूज़ में थे काफ़ी, तो ये 200 वाला इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दी स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो इसमें से कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में स्टेटमेंट सही है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन, ये स्टेटमेंट ए है, ये बी है, ये सी है। Notwithstanding anything in part number 17, but subject to the provisions of Article 348, business in the legislature of state shall be transacted in official language or language of the state, or in Hindi or English. Speaker of Legislative Assembly or Chairman of Legislative Council can permit any member to speak in his mother tongue. Only the Supreme Court is entitled to inquire into the proceedings. ये गलत है आपका, ख़त्म, ठीक है। सिर्फ डी को एलिमिनेट करना था। अब ये चीज़ तुम यहाँ से नोट कर लेना और ये चीज़ को याद कर लेना कि जो पार्ट नंबर 17 है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है, उसमें आधिकार मतलब लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ, ध्यान रखना लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब है क्या कि आर्टिकल नंबर 1 है हमारा 120, अनुच्छेद नंबर 120 है। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा पार्लियामेंट का, ठीक है, बिजनेस शैल बी, लैंग्वेज दी इसमें शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश। और इस और इंग्लिश वर्ड को 15 साल बाद हटा देना था, जो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, नहीं हटाया गया अभी तक, ठीक है। अमेंडमेंट कर करके इसको कंटिन्यू किया गया। 121 भी वाला भी ध्यान रखना, इसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस, कि जज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सब डिस्कस नहीं हो सकता है पार्लियामेंट में। आर्टिकल नंबर 122, कोर्ट कैन नॉट, कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि 121 में लिखा है कि देखो भैया पार्लियामेंट जजेस का कुछ डिस्कस मत करना, और 122 से बोला जजेस से देखो भैया पार्लियामेंट का कुछ डिस्कस मत करना। तो ऐसे ही 90 ऐड करोगे तो ये तुमको मिल जाएगा स्टेट वाला, ठीक है। ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, NTPC 2016। तो इसमें से मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एट द स्टेट लेवल, धीरे धीरे अच्छा यस ये सबका सही है। चलो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में सत्य नहीं है। एट द स्टेट लेवल द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर इज सिमिलर टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एट द सेंटर। प्रेसिडेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर सिमिलर टू प्रेसिडेंट, पागल हो गया। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की तरह होगा, गवर्नर प्रेसिडेंट की तरह होगा, ठीक है। बाकी सब सही होंगे आपके। द इंडियन Constitution gives the President the authority to declare 3 types of emergencies. Which of the following is not among them? तो 3 तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, कौन सी नहीं है इसमें से, ये पूछ रहा है। तो 3 तरह की इमरजेंसी में हेल्थ इमरजेंसी कुछ नहीं होती है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है, जो आज तक कितनी बार लगा जरा बताओ। इमरजेंसी स्टेट है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जो आज तक कभी नहीं लगा है, ठीक है, कभी नहीं लगा आज तक। The budget of a state under president rule is presented before the, तो अगर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है मान लो, तो बजट कहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, तो बजट उस केस में लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, लोकसभा में, ऑप्शन नंबर ए। 141 व्हाट इज द, और एक चीज़ ध्यान रखना कि लोकसभा 5 साल के लिए रहती है, क्या लोकसभा का टर्म एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हाँ या ना। कैन टर्म बी एक्सटेंडेड, तो यस हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी के केस में ही हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के केस में हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 ईयर एट अ टाइम, यानी कि एक बार आप परमिशन ले लो पार्लियामेंट से और एक साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। और जब तक इमरजेंसी लग रही है तब तक आप परमिशन ले लेके चाहे कब तक भी इसको एक्सटेंड कर डालो, चाहे कब तक। लेकिन अगर इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो उसके 6 महीने के अंदर नए इलेक्शन करके पार्लियामेंट आपको मतलब नई लोकसभा का गठन करना होगा, ठीक है। क्लियर है। आर्टिकल 356 का मेन फोकस क्या है, तो मेन फोकस है क्या,
प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। तो देश राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है 2 मामलों में। एक मामला तो 356 में लिखा हुआ है, एक मामला 365 में लिखा हुआ है। तो 356 में ये लिखा हुआ है कि अगर स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसका ब्रेकडाउन हो जाए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाए तो उस केस में, प्लस 365 में लिखा हुआ है कि अगर मतलब सेंटर क्या होता है, सेंटर को ड्यूटी मिल रखी है। आर्टिकल नंबर 355 में सेंटर को ड्यूटी दी गई है कि तुम स्टेट का ध्यान रखोगे, स्टेट को मतलब इस तरह से, बस ये समझ लो ड्यूटी दी गई, सेंटर का ध्यान रखो। तो उसी का हवाला देते हुए 365 में क्या है कि सेंटर जो है डायरेक्शन देता है, सेंटर गिव्स डायरेक्शंस टू स्टेट एंड इट फेल्स टू कंप्लाई विथ इट, मतलब वो फेल कर गया, वो कंप्लाई नहीं कर पाया, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, 2 ग्राउंड होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और इस ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग कर दिया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हटा दिया जाता है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट रूल करता है। और ज़रूरी नहीं है कि विधानसभा वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को भी भंग किया जाए, कर दिया जा सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट जाएंगे ये ज़रूरी है पक्का। इंदिरा गांधी ने 25 जून को 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, कितने महीने तक चली थी आपको पता है? इसी दिन हम संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, मतलब अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था संविधान हत्या दिवस, क्योंकि इस इमरजेंसी में क्या हुआ था, एकदम लोगों को जो अपोजिशन में थे, प्रेस वालों को, सबको जेल में भर दिया गया था, डाल दिया गया था। ये लगभग चली थी आपकी 21 महीने चली थी, ये ध्यान रखिएगा। इस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे वो राष्ट्रपति थे देश के, ये चीज़ पता होना चाहिए। और जो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, वो किस ग्राउंड में लगती है ये आपको पता होना चाहिए और कितनी बार लगी है। तो ध्यान रखना, ये वॉर के केस में लगती है, एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगती है, प्लस ये लगती है आर्म्ड रेबेलियन के केस में। आर्म्ड रेबेलियन के केस में जो ये लगी थी ना, ये वाली 1975, ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के मामले में। तो एक्चुअल में इंटरनल डिस्टर्बेंस सब रिप्लेस किया जा चुका है बाई दी 44th अमेंडमेंट ने, इसको रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो अभी तक इमरजेंसी लगी वो 62 में लगी है, 65 में नहीं लगी है क्योंकि 62 वाली चल रही थी उस समय, इसलिए नहीं लगी थी। 71 में लगी है और 75 में लगी है। ठीक है, 3 बार इमरजेंसी लगी है, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चूँ चूँ क्या बोलती है भाई मेरी कुर्सी है बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, तो ये चीज़ है आर्म्ड रेबेलियन केस में। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना है, तो चलो मैं आगे इस चीज़ को बताऊंगा। क्वेश्चन रखा है मैंने कि फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन किस तरह से होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर। और ये वाली इमरजेंसी के बारे में पूछता है कि कब से कब तक थी, तो अक्टूबर 1962 से शुरू हुई थी और ये चली थी जनवरी 1968 तक। तो इसीलिए बोला जाता है कि बोला क्या जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, उसमें इमरजेंसी नहीं लगाई थी बिकॉज ये चल रही थी उस समय, इसलिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और 71 में क्यों लगानी पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था उस समय पे। और कुछ नहीं है। विच इंडियन स्टेट हैज़ नेवर बीन स्लिप टू प्रेसिडेंट रूल, तो राष्ट्रपति शासन कहाँ पे नहीं लगा है आज तक, तो नहीं लगा है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आज तक नहीं लगा है। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ लगा है, मैक्सिमम सबसे पहली बार कहाँ पे लगा था, तो मैक्सिमम ध्यान रखना ये मणिपुर में लगा था। मणिपुर में लगा है, कितनी बार, मणिपुर में कितनी बार लगा है बताओ। और सबसे पहली बार लगा था पंजाब में। तो मणिपुर में ध्यान रखिएगा, मणिपुर में सर एंड मैडम लोग, ये 11 बार लगा है, 10 बार नहीं। 10 बार मैंने पहले पढ़ाया होगा आपको, लेकिन अभी फिर अप्रैल में लगा है। ठीक है, और अभी इट इज़ करेंटली अंडर, करंट में भी ये प्रेसिडेंट रूल के अंडर में ही है मणिपुर, ध्यान रखना अभी प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। तो पहली बात तो ये है कि जल्दी से बताओ, मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि सस्पेंशन देखा नहीं जा रहा है बच्चा। तो किस केस, जो सस्पेंशन ऑफ जो नेशनल इमरजेंसी है, इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वो किस आर्टिकल में। 34 में तो हमने पढ़ा था, वो मार्शल लॉ वाला केस था, ये इमरजेंसी वाला केस। तो ये हमने लिया है
जर्मनी का जो वेमार का कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी का जो वेमार संविधान है, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, और 19 के तहत जो 6 राइट मिले जो सामरो करके पड़े थे वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के केस में लगी है तो, ठीक। और 2021 में क्या बता चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी इज इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में, पेटिशन, प्रिविलेज, बिजनेस, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही दोनों सब जगह हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने सदस्य हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो होता क्या है कि जो हमारे पार्लियामेंट होता है उसमें कुछ कमिटीज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती हैं ये 3 तरह की होती हैं, मतलब चलो बता ही देते हैं पूरा तुम्हें, मतलब 3 तरह क्या होती हैं, 2 तरह की होती हैं, तुम समझ ही लो आप पूरा, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं, या तो मैं पहले यहाँ बता देता हूँ तुम्हें, वहाँ पर लिखना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। तो पार्लियामेंट्री कमेटी 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है परमानेंट नेचर की जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, ये परमानेंट नेचर की होती है। एक होती है एडहॉक कमेटी जो टेम्प्रेरी नेचर की होती है, जब उसका काम होता है तो बनाई जाती है, देन डिसॉल्व कर दी जाती है। अब इसमें स्टैंडिंग कमेटी में भी जो हमें पढ़ना है दैट इज़ फाइनेंशियल कमेटी, अब स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 3 तरह की हमें पढ़नी है। कौन कौन सी, कमिटी ऑन, पहले तो देख लो पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरी है एस्टीमेट्स कमेटी, और तीसरी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। तो 3 तरह की हमारे पास ये समितियां हैं, कमेटी हैं। अब तीनों में कुछ सिमिलैरिटी हैं। सिमिलैरिटी ये है कि इनके मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 1 साल का होता है, 1 साल का होता है, 1 साल का होता है। दूसरा क्या सिमिलैरिटी है, दूसरा ये सिमिलैरिटी है कि मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है, मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है, ठीक, मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है, प्राइवेट मेंबर ही कोई मेंबर होगा इसका। तीसरी चीज़ ये है कि ये सब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट होके आते हैं, ये और तीसरी सिमिलैरिटी है इनके बीच में, ठीक है। सेम तरह का इलेक्शन होगा। और इन पार्लियामेंट्री कमेटी, दीज पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आर अपॉइंटेड बाय और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है। इनको अपॉइंट या फिर नॉमिनेट कौन करता है, स्पीकर या चेयरमैन, जिस भी हाउस की वो कमेटी है। क्लियर इतनी चीज़, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी और जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, इसमें दोनों में कॉमन मेंबर्स हैं 22 और 22। डिवीज़न दोनों में एक तरह का है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, उसमें भी वही है, अंडरटेकिंग में भी। इसमें 30 मेंबर होते हैं, यानी तीनों में से सबसे बड़ी कमेटी है। इसकी खासियत ये है कि ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा, कोई राज्यसभा से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। यहाँ पे बस खासियत ये है कि जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा से होगा। ये जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसके रिकमेंडेशन पे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1921 में बनी थी। इसको जॉन मथाई कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जो कि हमारे देश के पहले रेलवे मिनिस्टर थे, वो किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 1950 में सबसे पहले बनी थी। पब्लिक अंडरटेकिंग अगर बात करेंगे तो ये कृष्णा मनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसका गठन हुआ। ये चीज़ें बस ध्यान रखनी है आपको। उत्तर तो इसका आसान सा है, 22 उत्तर हो जाएगा पब्लिक अंडरटेकिंग। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन, तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, 368, 395, 252 या फिर 360। तो 395 तो ओरिजिनली आर्टिकल थे पहले, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ऑप्शन नंबर ए 368। किस पार्ट में है ये, पार्ट भी ध्यान रखना, पार्ट नंबर 20 है। इमरजेंसी जो अभी आप तो को भी हम पढ़ा रहे थे यहाँ पर, जो इमरजेंसी वगैरह आप देख रहे थे यहाँ पर, ये सब आपके पार्ट नंबर 18 में है, 18 में। इमरजेंसी पार्ट 18 में है, और ये जो अमेंडमेंट है पार्ट नंबर 20 में है। अब आर्टिकल देखो, जो अमेंडमेंट होता है ना वो 3 तरह का होता है। अमेंडमेंट होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है, 3 तरह का। पहला है सिंपल मेजॉरिटी, यानी कि साधारण बहुमत से हो गया। दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत से हो गया। और तीसरा होता है जहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है प्लस हमें चाहिए होता है
ratification from at least half of the states, हाफ ऑफ द स्टेट्स, एटलीस्ट आधे राज्यों से रैटिफिकेशन चाहिए, तो ये चाहिए होता है। अब ये जो दोनों है ना, कौन, ये दोनों, इन्हीं दोनों को आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील किया जाता है। तभी बोला जाता है कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत सिर्फ दो तरह के अमेंडमेंट आते हैं, इसको अमेंडमेंट 368 के तहत नहीं माना जाता। अब इसमें क्या आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, एबॉलिश करना, विधान परिषद को, फिर नंबर ऑफ प्यूसने जजेस का मतलब है अगर जजेस बढ़ाने हैं तो वो इसमें आ जाएगा। अगर हमें आर्टिकल नंबर 2 और 3 वाला जो है सिस्टम था, कोई स्टेट क्रिएट करना है, अबॉलिश करना है, नामकरण चेंज करना है, उसका जो सब करना है, तो वो सब सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से हो जाएगा। कोरम में कोई चेंज लाना है, गणपूर्ति में, वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। स्पेशल से क्या होता है, स्पेशल से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये सब अमेंड करना होता है। ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों में हम पढ़े थे कि 15, 16, 19, 29, 30 ये है इंडियंस को, बाकी सब फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ इंडियंस को ही हैं। ध्यान रखना, उसमें कोई फॉरेनर के लिए नहीं है। और ये चूँ चूँ कर रही है यार, ये कुर्सी मार देंगे इसको भी हम, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटीज है। और ये वाला इन स्पेशल प्लस सर्टिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट में क्या है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको अगर आपको अमेंड करना है तो, ठीक है, अगर वो अमेंड करना है। फिर अगर आपको मान लो आर्टिकल नंबर 82 वाला हो गया, डिलिमिटेशन कमीशन, इसमें क्या दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 82 में अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 82 में डिलिमिटेशन कमीशन दिया हुआ। ध्यान रखना कितनी बार बना है जो परिसीमन आयोग है, डिलिमिटेशन कमीशन, आर्टिकल 368 खुद, आर्टिकल 368 खुद इसमें आता है आपका। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट पे इलेक्शन हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई चेंज करना है, जजेस बढ़ाने तो सिंपल मेजोरिटी से बढ़ा लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कुछ भी और इसके अलावा चेंज करना है तो वो उसमें भी राज्यों की आपको अनुमति लगेगी। यानी जहाँ भी फेडरल स्ट्रक्चर आ रहा होगा रोल में, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पर स्टेट का भी कोई लेना देना है तो वहाँ पर फिर स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे जीएसटी के केस में स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ी थी उसको पास करने के लिए। जीएसटी किस अमेंडमेंट से आया था, ज़रा बताइए। लॉजिकल जी रुक जाओ, क्या लिख रहा है सब है, अभी ब्लॉक कर देंगे तो फिर करते रहना। स्पैम वगैरह मत किया करो, जब पता है नहीं देख रहे हैं कमेंट तो। तो डी क्या पूछा था उन्होंने, डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बना है वो नहीं बताया हो गया ना, 4 बार बना है। कब कब, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में, 4 बार बना है, ठीक है, याद रहेगा। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज मेड ऑन, तो पहला संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1952 में, सॉरी 1951 में, ऑप्शन नंबर बी। तो चेयर भी बोल रही है माफ़ करो मुझे भी और बच्चों को भी। अच्छा रुक जाओ यार, थोड़ा सा है, अभी तो माहौल बना है थोड़ा सा, तुम बोल लो बंद करो। विच तो फॉली मतलब बस देखो 150 में आ गए, देखो 150 में आ गए, 50 सवाल और है, मतलब 50 क्या, 50 थोड़ी ना है, 50 थोड़ी ना, 30 सवाल और है बस। मम्मी आम रख गई, थोड़ा आम खा लेते हैं। देख रहा ना, म्यूट नहीं करूँगा मैं, ध्यान रखना। पॉज कर लो, म्यूट नहीं करूँगा मैं। काफ़ी डिलीशियस है यार ये तो। काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ गया भाई। बढ़िया है भाई।
तो शुरू करते हैं आम के खाने के बाद। Not correct with respect to the amendment, 72nd amendment to make provisions for setting up rent control tribunal, गलत। एक सेकेंड, नॉट करेक्ट पूछा ना, एक सेकेंड, नॉट करेक्ट, ठीक है, सही है तो, सही है तो, सही है ये तो, यही गलत होगा आपका, ठीक है, क्योंकि 102nd अमेंडमेंट से 102वें अमेंडमेंट से जो बैकवर्ड क्लास है कमीशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, दैट इज़ संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इससे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ करता था, स्टैट्यूटरी हुआ करता था। और 21 आर्टिकल में है पेट खराब होगा, देख लेना। अच्छा अच्छा बेटा, तुम लोग किला से रहे हो क्या? चलो भाई, तो आर्टिकल नंबर 338B में दिया हुआ ही है, ठीक है। 101st अमेंडमेंट, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। किस आर्टिकल में? जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल नंबर 279A, ध्यान रखना, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। और ये 61st अमेंडमेंट तो मैंने पहले ही बता दिया था, शुरुआत में हम लोगों ने देख लिया था इसको। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर एससी बताओ, नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये किस आर्टिकल में है? तो ध्यान रखना, ये आर्टिकल नंबर 338 में है और ये 338A में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हुआ क्या था, मतलब पहले क्या था, ये स्पेशल ऑफिसर्स हुआ करते थे, ये ऑफिसर्स हुआ करते थे, स्पेशल ऑफिसर्स फॉर एससीज एंड एसटीज़। ऑफिसर से ये कमीशन बने थे 65th अमेंडमेंट से, 65वें अमेंडमेंट से। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद इसने 89th अमेंडमेंट ने बाइफर्केशन कर दिया था, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एससी को अलग और नेशनल कमीशन फॉर एसटी को अलग। तो अगर पूछ ले नेशनल कमीशन फॉर एसटी कौन से अमेंडमेंट से क्रिएट हुआ था, तो 89th अमेंडमेंट से क्रिएट हुआ था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, 89th अमेंडमेंट आपको नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन करिए। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा? तो किसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब स्टेट, एक सेकंड रुकना, ठीक है, एक सेकंड। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 56th अमेंडमेंट, ठीक है। 56th अमेंडमेंट से क्या किया गया था, गोवा को क्रिएट किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर गोवा यूटी पूछेगा ना, यूटी किस अमेंडमेंट से बना था, तो यूटी 12th अमेंडमेंट से बना था, ठीक है। 12वें जो संविधान संशोधन है उससे बना था। बाकी क्रिएट जो है स्टेट के तौर पे 56th अमेंडमेंट से हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स लेड टू द, कर लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडेड आर्टिकल 371A। अब यहाँ पर हम समझेंगे आर्टिकल नंबर 371 और वो जो 371A है पूरा, उसको देखो। 371 और 371A समझने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। इसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं हर स्टेट के, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं। नाम, ठीक है, नाम अगर आपने पूछा एक लड़की से तो उसने बोला मेरा नाम आसमा है और मैं जीके पढ़ती हूँ परमार सर से ठीक है। तो ये जब स्टार्ट करते हो कोई भी चीज़ तुम, तो माता जी का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ता है ना। माता जी, महाराष्ट्र, गुजरात 371, नागालैंड, असम, मणिपुर, देखते जाओ, ये तो यहाँ लिख दूँ, बताओ, ठीक है। नाम तो देख लो यार वहाँ पे, ठीक है, हम नहीं लिख पाएंगे इधर पे, ठीक है। इधर पे देख लो, ए से क्या है, आंध्रा, ए से आंध्रा की यूनिवर्सिटी, एस से सिक्किम, एम से मिज़ोरम, ए से अरुणाचल, ठीक है, जी से गोवा और के से कर्नाटक। तो नाम आसमा जी के, याद हो गया। और माता जी का आशीर्वाद लेके चले आया। जैसे पहले 370 नहीं था, याद होगा, जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन मिल रखे थे, फिर इसको हमने रिपील कर दिया 370 को और 35A को, ठीक है। तो उसी तरह 371 और उसके आगे में स्पेशल प्रोविजंस मिल रखे हैं, ठीक है। नाम आसमा जी के याद करना है, बहुत आसान है।
अब यहाँ पे तो उसने वैसे सवाल नहीं पूछा है, दे दिया कि 371A में नागालैंड अमेंडमेंट पूछा है, जो कि 13वां अमेंडमेंट होगा। लेकिन अगर इस तरह से सवाल पूछ ले कि भाई 371B में क्या है, सी में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। वो इस तरह से सवाल पूछ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला है, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैड अबॉलिश द प्रिवी पर्स एंड प्रिविलेजेस फॉर द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिवी पर्स क्या होता है? प्रिवी पर्स मतलब जो भी प्रिंसली स्टेट के रूलर्स होते थे उनको कुछ सम ऑफ अमाउंट यानी पैसा जाता था रेगुलरली, उनको पैसा भेजा जाता था रेगुलरली कि भाई नहीं, मतलब जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट है कि भाई ठीक है तुम रूल करो आराम से, फालतू में दिमाग ख़राब मत करना, इतना पैसा तुमको मिलता रहेगा। तो वो ख़त्म कर दिया गया था 26th अमेंडमेंट से। विच इज द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर एडेड टू द 8th शेड्यूल बाई दी। हाँ, तो 8th शेड्यूल के लैंग्वेजेस पे आते हैं। देखो 8th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेजेस है हमारी, हमने पढ़ा था शेड्यूल्स जब पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें हमारी ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी। कितनी थी ओरिजिनली? यानी कि मूलतः 14 भाषाएं थी, और एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेजेस हैं, यानी कि 22 भाषाएं दी हुई हैं, ठीक। अब है क्या कि जो 22 भाषाएं हैं ये किस अमेंडमेंट से कौन कौन सी भाषाएं ऐड हुई हैं वो हमें समझना है। तो एक तो 21st अमेंडमेंट हुआ, एक 71st अमेंडमेंट हुआ, एक 92nd अमेंडमेंट हुआ। 3 अमेंडमेंट हुए जिससे कि हमने जोड़ा। 21st अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा, ठीक है। 71st को अगर बात करेंगे तो इससे हमने KNM को जोड़ा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। KNM, ठीक है, KNM। और 92nd से जोड़ा BDSM, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। मैथी नहीं है, मैथिली है, ठीक है। तो और 96 से कोई लैंग्वेज ऐड नहीं करी थी, ओरिया को ओडिया कर दिया था, नाम बस चेंज किया था थोड़ा सा, रा, ठीक है। तो यहाँ पर 71st पूछ रहा है, KNM, ऑप्शन नंबर डी। या चलो आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ, तो इसी का तो अभी यूज़ किया है हमारी प्रेसिडेंट ने। आपने देखा होगा कि 14 प्रश्न पूछे हैं, है ना। हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं। और ये बताओ ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमने लिया कहाँ से है? तो ध्यान रखना, इसको हमने लिया है कनाडा से। कनाडा से लिया इसको हमने, ठीक। 143 में है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से। 2 मैटर्स में मांगता है, 143 क्लॉज 1, 143 क्लॉज 2। उतना ही तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी देख लो, मैंने ऑफिसर्स पे वीडियो बना के डाली थी परमार ऑफिसर्स चैनल पे, ठीक है। तो ये है कि एक अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है उसमें एडवाइस मांग सकता है, या फिर कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, कोई अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, इसमें तो मना कर सकता है। कोई मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना कर सकता है, इसमें मना नहीं कर सकता है। और जो भी एडवाइस मिलेगी प्रेसिडेंट को उस पर बाइंडिंग नहीं होती, बाध्य नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 142, तो अब क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में एंटर कर ही चुके हैं तो आपसे क्या ही छिपाना कि ये पार्ट नंबर 5 के कौन से चैप्टर में आएगा? चैप्टर नंबर 4 में आएगा, चैप्टर नंबर 4 में आएगा। और ये आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 के बीच में, अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर 147 के बीच में है आपका क्या? आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप। तो 143 में याद हो गया। 142 में क्या है? तो 142 में ये है कि अगर किसी मैटर में, ठीक है, कंप्लीट जस्टिस देना है, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर या डिक्री, कोई भी इस तरह से ऑर्डर पास कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये भी न्यूज़ में था, वाइस प्रेसिडेंट ने बोला, क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 इज़ लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये बोला था इस आर्टिकल के लिए, अभी हाल ही की बात है, जगदीप धनखड़ जी ने, कि इसके नाम पे सुप्रीम कोर्ट एनक्रोचमेंट कर रही है बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के जुरिस्डिक्शन में, और वो कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रही है, ठीक है, जुडिशियल ओवर रीच कर रही है, जुडिशियल ओवर रीच बोलेंगे इसको, ठीक है। तो वो चीज़ को यहाँ पर बोला गया था जगदीप धनखड़ जी के द्वारा कि भाई ऑर्डर किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के नाम पे आप क्या कर रहे हो? जुडिशियल ओवर रीच कर रहे हो, ठीक है। तो 142 में ध्यान रखना, कंप्लीट जस्टिस, ऑर्डर, डिक्री, पक्का कीवर्ड होंगे ऑप्शन में, मतलब जो भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन उसमें पक्का होंगे कीवर्ड, ठीक है। कंप्लीट जस्टिस, ऑर्डर, डिक्री। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कहीं पे कुछ होता ना कि रेप कहीं मान लो हो गई घटना, सरकार ने कोई ढंग से को नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा सुनो
उसको इतना मुआवजा दो और इतना इतना करो, तो वो है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म, तो जुडिशरी जो हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है, ठीक है, ये हमने लिया है कहाँ से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट, बस ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर शुड एंटर। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ सुप्रीम कोर्ट, का मोटो क्या है, और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, कब कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी। तो आंसर है यहाँ पर यतो धर्म ततो जय, ठीक है। वेयर देर इज़ राइचियसनेस देर इज़ वर्च्यू, इस तरह से, ठीक है। और वेयर देर इज़ जस्टिस देर इज़ राइचियसनेस, इस तरह से, वेयर देर इज़ जस्टिस देर इज़ राइचियसनेस। कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसको जब संविधान लागू हुआ था, उसके 2 दिन बाद, मतलब इसकी जो पहली सिटिंग है 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ध्यान रखना। 159 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ो, आंसर दो। तुम लोगों को पता है, आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड क्यों हूँ मैं, पता है, मेरा मोटा आदमी और मेरे 2 बच्चे, एक मोटा आदमी और एक छोटा लड़का, दोनों बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं मेरे पास। वो लैंड कर चुके हैं कानपुर और बस कुछ ही देर में, आधे 1 घंटे के अंदर पहुँचने वाले हैं मुझ तक। मैं भी पहली बार उनसे मिलूँगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सुप्रीम कोर्ट वाइड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के आपका आर्टिकल्स पढ़ाएंगे। अब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के बारे में लिखा हुआ है तो पहले आर्टिकल नहीं देखेंगे तो समझ आएगा नहीं। तो देखो इस तरह से, सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से समझना, सार्क कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी। ये क्या चीज़ है, तो अभी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो 124 से लेकर 147 तक हैं, तो वही जो आर्टिकल हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ, तुम्हारे पास भी आ जाएंगे, ठीक, चिंता मत करो। चलो, तो ये हमारा 124, ये 125, ये 126, ये 27, ये 128, ये 129, ये 130, 130 तक के लिए ट्रिक है ये। ठीक है, तो ये है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट। ये सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करता है। ये क्या है, अगर बात करें ये क्या चीज़ है, तो ये है आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, किसी कारणवश बीमार हो गया, कहीं घूमने गए, डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो टेम्प्रेरी तौर पे जो प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त कर देगा। ये है आपका एडहॉक जज। एडहॉक का मतलब होता है टेम्प्रेरी। टेम्प्रेरी जज कब तब होते हैं, जब मान लो कोरम नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, मिनिमम जजेस नहीं है, तो प्रेसिडेंट CJI प्रेसिडेंट से पूछ के हाई कोर्ट के जजेस को बुला लेगा यहाँ पर, जो क्वालिफाइड होंगे सुप्रीम कोर्ट का जज के लायक। R से रिटायर्ड जजेस को बुला सकता है CJI, जो रिटायर हो चुके हैं। अगर किसी चीज़ में उनको एक्सपर्टीज़ नहीं समझ में आ रही और उनको लग रहा है इस जज के पास है, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेके बुला सकते हैं। सीट, दिल्ली शैल बी दी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली शैल बी द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और किसी और जगह को अगर सीट बनाना है तो CJI बना सकता है कहीं भी, और मान लो मद्रास में, गुवाहाटी में, कहीं भी, तो CJI ही कर सकता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, मतलब प्रेसिडेंट की वो लेके, ठीक है, परमिशन। O से है, ऑफर से है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। क्या है, मूल क्षेत्राधिकार। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है आप सीधे उस कोर्ट में जा सकते हो एंड नॉट बाई वे ऑफ अपील। तो ये जो है 130 में है, ना कि 30 में है। इट एक्सटेंड्स टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। तो ये डिस्प्यूट्स को देखता है, झगड़ों को देखता है, सरकारों के झगड़ों को देखता है ये। ठीक है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कोर्ट के संबंध में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास, प्रेसिडेंट के संबंध में। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एनविसाज्ड इन रिलेशन टू द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008। देयर विल बी फिक्स्ड कोर्ट ऑफ इंडिया विच विल इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डैश। तो यहाँ पर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो ये 2008 वाले की बात हो रही है, तब इसमें जो है 2017 का ये क्वेश्चन है,
तब आंसर होगा इसका 30। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या? एक सेकंड गलती हो गई भैया। रुकना, ये तो ऐसे करो, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया लगता है, नहीं? सार्क कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी। सार्क में सी तो लिखा ही नहीं मैंने। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एक क्वेश्चन बनता है कि कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि अवहेलना के लिए, कि भाई मान लो कोई ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने और उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो इट इज़ लाइक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो वो यही है, यही आर्टिकल है जो पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है। तो कोर्ट के लिए मतलब कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है 130 सीट और 131 ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अब अगर बात आई है जुरिसडिक्शन की और तुमने मुझे लौटा ही दिया है, तो ध्यान रखना 132, 133 और 134 में, इन तीनों में एपेलेट जुरिसडिक्शन है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, इन सर्टेन मैटर्स, इन सिविल मैटर्स, इन क्रिमिनल मैटर्स। अच्छा हाँ ठीक है, तो 30 मेंबर्स ये थे उस समय, लेकिन ध्यान रखना ओरिजिनली यानी कि मूलतः जो स्ट्रेंथ डिसाइड करी गई थी सुप्रीम कोर्ट की, दैट वाज 1+7, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जजेस होंगे। और मैक्सिमम अभी कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 34 हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं। अभी कितने हैं? 33, 1+32। और अभी 52nd CJI कौन है जरा बताइए? BR, बताओ पूरा नाम लिखो। टू एलिजिबल एज अ जज ऑफ इन द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हाई कोर्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। देखिए, एलिजिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में, एलिजिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? जल्दी बताओ, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? और भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीज़न होने चाहिए, प्लस आप 5 साल तक, ध्यान रखना, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे हो, या फिर और 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, या फिर यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। राष्ट्रपति के नज़रों में जो अच्छा ज्यूरिस्ट होना चाहिए। मिनिमम एज कुछ नहीं होती, ध्यान रखना, कोई मिनिमम एज नहीं होती है, मैक्सिमम एज होती है 65 साल की उम्र होती है, ठीक है। तो उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 साल हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम 5 साल तो रहे हो आप, ठीक है। जज हु कैन बी अपॉइंटेड एज, अच्छा इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, चलो भी आगे देखेंगे, आई थिंक क्वेश्चन मैंने रखा था, हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड। तो अभी बताया था हम लोगों ने, मतलब देखा था हम लोगों ने, तो ये था, आप देखो एडहॉक जज ऑप्शन ये 127, ठीक है, 127 टेम्प्रेरी जज। और मैंने बताया था कि वो हाई कोर्ट का जज क्वालिफाई होना चाहिए उसका, मतलब कि अगर CJI बुला रहा है सुप्रीम कोर्ट, CJI बुला रहा है किसी को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उतना उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इंडियन जुडिशरी। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर इलेक्टेड, इलेक्शन नहीं होता इस तरह से। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इंडियन जुडिशरी? जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अच्छा ठीक है, क्लियर। अब हम कुछ और आर्टिकल की बात कर लें, जैसे कि मैंने 124 से 130 कहाँ तक बता दिया? 131, 32, 33, 34 तक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। 35, 36 ऐसे याद नहीं रखने, 137 याद रखना, जो कि आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। 140 में याद रखना एंसिलरी पावर्स दी हुई है। 140 में एंसिलरी पावर का मतलब होता है एक्स्ट्रा पावर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। 141 में क्या दिया हुआ है कि एनी
ऑर्डर या डिक्री पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जितनी भी कोर्ट है सब में बाइंडिंग होगा जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। 142 बता चुका हूँ, 143 बता चुका हूँ आपको अगर याद हो। 144 क्या है? ऑल सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सहायता प्रदान करेंगी वो, 144 में लिखा है। ठीक है, ये आर्टिकल आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, बस यही याद रखना है आपको। ठीक है, बस मतलब ठीक है, तो तीन चार ही छुड़वाए हैं, लेकिन ठीक है वो 3-4 इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इन विच ईयर, और ध्यान रखना हमारी जो जुडिशरी है इट इज़ इंटीग्रेटेड। ठीक है, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है और ये चीज़ हमने यूएसए से नहीं ली है, हमने सिर्फ जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिव्यू लिया है। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जज वॉज पास्ड। तो किस साल बोल रहा है कि किसी जज को हटाने के लिए पास किया गया था रेजोल्यूशन? तो ये 1995 में पास किया गया था, 1995। जस्टिस VR रामास्वामी नाम था उनका, रामास्वामी। लेकिन वो कभी रिमूव हुए नहीं थे क्योंकि ये पास हो नहीं पाया था। ठीक है, पास हो नहीं पाया था। अभी भी आपने देखा होगा एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, अब क्योंकि सेम होता है पूरा जो प्रोसेस होता है, ठीक है, एक सेकेंड, 1993 में हुआ था ये। ठीक है, 1993 में हुआ था जितना याद आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस VR रामास्वामी के साथ। ठीक है, VR रामास्वामी। तो अभी आपने सुना होगा एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर दिया था कि कठमुल्लों को, मतलब वैसा कुछ बोला था उन्होंने। तो फिर इसमें पार्लियामेंट में काफ़ी बहस हुई थी, लेकिन वो भी पास हुआ नहीं था क्योंकि उस समय तो मतलब सत्र अवसान ही होने वाला था, प्रोरोगेशन ही होने वाला था हाउस का। ठीक है, अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है। हाँ, आई थिंक जो पिछला वाला जो विंटर सेशन था उसमें उसकी बात है ये। ठीक है, तो खैर इनके साथ भी हुआ था। अब ये होता कैसे है तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये मतलब प्रेसिडेंट रिमूव करता है, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट रिमूव करता है इनको। 2 ग्राउंड्स होते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव करता है इनको, और 2 ग्राउंड्स होते हैं। वो 2 ग्राउंड कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक होता है इनकैपेसिटी। ये 2 ग्राउंड्स होते हैं, ध्यान रखना, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब होता ये है कि लोकसभा और राज्यसभा किसी हाउस में इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन आ सकता है। लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर्स इसको अप्रूवल करेंगे, राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर, और अगर मतलब ये साइन करेंगे तो फिर ये जाएगा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। अगर लोकसभा है तो स्पीकर और राज्यसभा है तो चेयरमैन। अगर वो मतलब 3 मेंबर्ड कमेटी बैठाएंगे, अगर उसने अप्रूव कर दिया देन फर्दर प्रोसीड होता है इसमें। 3 मेंबर्ड कमेटी बैठाएंगे, ठीक है, और ये सब लिखा हुआ है कहाँ पर? जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, वहाँ पे लिखा हुआ है सब। तो 3 मेंबर्स की कमेटी बिठाएंगे, अगर उसने अप्रूव कर दिया तो देन दोनों हाउसेस क्या करेंगे? स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करेंगे। स्पेशल अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति इनको हटा देते हैं फिर। ठीक है, अभी तक आज तक कोई ना तो प्रेसिडेंट का रिमूवल हुआ, इम्पीचमेंट हुआ, ना ही किसी जज को हटाया गया आज तक इस तरह से। आर्टिकल 214 से लेकर 231 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? हाई कोर्ट से है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, या फिर सुप्रीम कोर्ट से है। तो 214 से लेकर 231 ये आपका हाई कोर्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ये पार्ट 6 में ही आता है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में आता है, पार्ट 6 में आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन। तो पहला हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था, कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था? देश का पहला हाई कोर्ट कैलकाटा में 1862 में। एक एक्ट आया था 1861 का, उसके तहत स्टैब्लिश किया गया था। देन उसके बाद मद्रास को मिला बॉम्बे में, सेम ईयर में 1862 में ही। लेकिन पहले कौन बना? कैलकाटा और बॉम्बे वाला मतलब पहला कौन बना था? कैलकाटा वाला बना था। ठीक है, इलाहाबाद का कब बना हाई कोर्ट? 1866 में, 1866 में। अभी हमारे करंट में अगर मैं बात करूं तो देश में कितने हाई कोर्ट हैं? करंटली कितने हाई कोर्ट्स हैं?
ध्यान रखना 25 हाई कोर्ट हैं। और एक चीज़ और याद रखना, पता नहीं आगे क्वेश्चन है कि नहीं, लेकिन ध्यान रखना जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि गवर्नर शेयर हो सकता है। 7th अमेंडमेंट में बोला था कि एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट गवर्नर हो सकता है। उसी तरह से ही क्या मैंने बताया था, एक जो हाई कोर्ट है वो मल्टीपल स्टेट यूटीज़ का हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है उसके पास खुद का नहीं, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो लगता है यहाँ पर, दैट इज़ केरला में, ठीक है। और ये जो अंडमान और निकोबार है इसका कहाँ लगता है, तमिलनाडु में नहीं लगता, इसका लगता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट में। यहाँ पर पुडुचेरी है, पुडुचेरी का तमिलनाडु में लगता है, ठीक है। यहाँ पर है गोवा, ये है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का, गोवा का और दमन दीव दादरा नगर हवेली का, तीनों का यहीं लगता है, तीनों का यहीं पे लगता है जुरिस्डिक्शन, ठीक है। याद रहेगा इतना चीज़, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन, देखो उसी पे क्वेश्चन आ गया था कि किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है, गुवाहाटी का, बॉम्बे का, कलकत्ता का, इलाहाबाद का। तो बॉम्बे का तो हम देख चुके हैं कि महाराष्ट्र का खुद, गोवा का, दादरा नगर हवेली, दमन दीव का, कलकत्ता में वेस्ट बंगाल का खुद और अंडमान निकोबार का। गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा है, पता है, गुवाहाटी जो है उसमें असम का भी लगता है, अरुणाचल का भी लगता है, नागालैंड का भी लगता है और मिज़ोरम का भी लगता है, ठीक है। तो इन मतलब 4 राज्यों का आता है इसमें, 4 राज्यों का। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, तो ट्रांसफ़र ध्यान रखना ये प्रेसिडेंट ही कर सकता है, ठीक है, ठीक है। ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ही कर सकता है, लेकिन वो बाकी जजेस की रिकमेंडेशन लेके ही करेगा। और इसका आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 222 ट्रांसफ़र, 222 ट्रांसफ़र, ठीक है, इस तरह से। और आर्टिकल 169 में क्या था, आर्टिकल 169 जल्दी से बताओ क्या था 169 में, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, इंदिरा बनर्जी, फातिमा बीवी। तो ये थी फातिमा बीवी, ठीक है। आज तक कोई भी महिला CJI नहीं रही है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक भारत की कोई नहीं रही है, फातिमा बीवी जी जज रही हैं, ठीक है। और इनकी रिसेंट में डेथ हुई थी, पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया था। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं वो वर्क किसके अंडर में करते हैं, तो ये वर्क करते हैं ये हाई कोर्ट के अंडर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ध्यान रखना जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं इनके लिए पता है क्या होती है रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन, कि 7 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, ये ध्यान रखना, 7 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो। Which of the following jurisdictions of the Supreme Court allows it to settle disputes between the center and state and among states? सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार उससे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों को निपटाने, तो ये कौन सा है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। और ये एक्सक्लूसिव भी है, एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस मैटर से डील कर सकता है और कोई भी नहीं। रिट है आपका आर्टिकल नंबर 32 में, एडवाइजर है 143 में, एपलेट है 131, 132, 133, 134, ठीक है। इन विच ईयर वॉज हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली स्टैब्लिश, तो दिल्ली को हाई कोर्ट उसका कब मिला था, दिल्ली का, तो दिल्ली का बना था 1956 में, ऑप्शन नंबर ए। हु वॉज द फर्स्ट, अच्छा ये चीज़ पता है ना तुमको कि दिल्ली और जो JNK है आर दी ओनली यूटी जिनके पास खुद का हाई कोर्ट है, ठीक है, जिनके पास खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, बाकी और किसी के पास नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, फर्स्ट फीमेल जज की पूछ रहा है सुप्रीम, अच्छा ये तो हो चुका ना, रिपीटेड है। चलो याद दिलाना मुझे है, ये तो लिखवाई देता हूँ, पता नहीं आगे है आई थिंक, ठीक है। चलो ये RPF 2025 इसी बार का क्वेश्चन है, करो जल्दी से, इसी बार का ये सवाल है सर, करिए जल्दी से, बस ख़त्म ही होने वाला है। मैथ्स के लिए इलाज बता दो, मैथ्स के लिए हम क्या इलाज बताएं तुम्हें। The Supreme Court has declared the independence of district judiciary as a crucial part of the Constitution basic structure। मैंने बताया था इसका जन्म किस केस में हुआ था, बताइए। The terms subordinate judiciary is used to describe the district, नहीं ऐसा कहीं पे भी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया। सबऑर्डिनेट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड हमारे यहाँ जुडिशरी, सबऑर्डिनेट इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं। दूसरा गलत हो जाएगा आपका, ठीक है।
ओनली 1 and 3, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एंड प्रोटेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट जजेस एज वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द वो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर हमारा केशवानंदा भारती केस में आया था, ठीक है। उसमें जो जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, ये सब इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, वो लिखी हुई है। अगेन आरपीएफ 17 मार्च 2025 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड द वर्ड्स और द सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल नंबर 217 क्लॉज 3 thereby giving the president the power to consult the chief justice of India when determining the age of high court judge। तो किस अमेंडमेंट ने किया था कि which constitutional amendment inserted the words or the Supreme Court thereby giving the to consult the chief justice। फिफ्टींथ अमेंडमेंट होगा इसका, ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, बट एक बार मुझे कंफर्म कर दूंगा मैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका 15th अमेंडमेंट होगा, ठीक है, जो मुझे लगता है। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ जो सेवेंथ तो होगा नहीं, ठीक है, सेवेंथ वाला तो होगा नहीं, क्योंकि सेवेंथ में तो वही दो चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। 24th में तो हम देख चुके हैं, 24th भी नहीं होगा। जो लोग 24th लिख रहे हो गलत हो गया, क्योंकि 24th में तो वो बस पार्लियामेंट ने खुद को पावर दी थी कि हम अमेंड कर सकते हैं। 44th में भी प्रॉपर्टी वाला हुआ था, कैबिनेट वाला जोड़ा गया था, और जो मतलब 1976 42nd अमेंडमेंट ने जो गलत काम किया तो उसको सही किया था। 15th ही होगा इसका, ठीक है, 15th ही होगा, ठीक है, सी ही होगा पक्का, ठीक है। 177 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, बता चुका हूँ मैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। 178 विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट जुरिसडिक्शन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। विच सुप्रीम कोर्ट केस स्टैब्लिश द कॉलेजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया, तो किसने ये किया था भाई? देखो हमें पता है ये वाला, इसका तो लेना देना है नहीं, इसने तो बोला था कि जो हमारा संविधान है इट इज़ फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन दी फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। SR बोमाई जो केस हुआ था इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दी सेंटर, जो सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उसके रिस्पेक्ट में था, ठीक है, कि भाई गवर्नर और ऑर्डनर इनका अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। ये सेकंड जजेस केस होगा। एक्चुअल में हुआ क्या था कि पहले प्रेसिडेंट ही जजेस की नियुक्ति वगैरह करता था, फिर एक फर्स्ट जजेस केस हुआ, ठीक है। तो बात ये आई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को वाइल अपॉइंटिंग एनी जज और इस तरह से, तो क्या एडवाइस बाइंडिंग है या नहीं? तो फर्स्ट जजेस केस में बोला नहीं, एडवाइस जो है बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। सेकंड जजेस केस में क्या बोला कि एडवाइस बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, प्लस CJI जो है ना, CJI खुद की एडवाइस नहीं, वो दो और जजेस की, दो अदर जजेस की भी एडवाइस लेगा, और अपनी और दो अदर जजेस की एडवाइस लेने के बाद वो प्रेसिडेंट को बोलेगा, और प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा बाइंडिंग है। थर्ड जजेस केस हुआ, यहीं से कॉलेजियम का जन्म हुआ। कॉलेजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉलेजियम इज़ नो वेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देन फिर इसमें बोला एडवाइस तो खैर बाइंडिंग अब रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि अब CJI जो है 4 अदर जजेस की रिकमेंडेशन लेगा, 2 नहीं 4 की लेगा। फिर क्या हुआ, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर डाला पार्लियामेंट ने और कॉलेजियम को ख़त्म ही कर डाला, और इसके जगह एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ले आया। देन हुआ लास्ट केस, और वो था फोर्थ जजेस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि NJAC है ये इनवैलिड, इसको अबॉलिश करो, और इस पूरे अमेंडमेंट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम को रीस्टोर कर दिया। तो इसका जो जन्म होता है कॉलेजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, मतलब जजेस खुद की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन नंबर सी। इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पेटिशंस। तो क्यूरेटिव पेटिशंस कहाँ पर आया था? तो क्यूरेटिव पेटिशन आया था आपका रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। ये तो हम पूरा पढ़ा दी, इसमें तो है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। डैश इज द सोल अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन entrusted with the responsibility of audit and receipts of expenditure of union and each state and the union territory of the governments। तो देखो भैया है क्या कि ये बात अटॉर्नी जनरल की तो हो नहीं रही है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री की, ये बात हो रही है कैग की, जो है आपके पार्ट नंबर 5 में
चैप्टर नंबर 5 में, आखिरी चैप्टर इन्हीं का ही है। आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में इनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये हैं कौन? तो ये हैं गार्जियन। किसके? ये गार्जियन हैं पब्लिक पर्स के, ठीक है। ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। ये गार्जियन है पब्लिक पर्स के, ये चीज़ ध्यान रखना है। और गार्जियन कैसे हैं? तो गार्जियन ऐसे हैं कि भाई वो कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया को देखते हैं कितना क्या पैसा आया कितना नहीं आया, ठीक है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स हैं। और ये ध्यान रखना कि ही इज़ गाइड, ही एक्ट्स एज गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी के, ये गाइड एंड फिलोसोफर के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। इनके आर्टिकल हैं 148, 149, 150 और 151, ठीक है। तो 148 में कैग के ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है, 149 में इनकी ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, 150 में किस तरह के फॉर्म्स ऑफ अकाउंट रखेंगे वो में लिखा हुआ है, 151 में इनकी रिकमेंडेशन की, ये जो अपनी रिकमेंडेशंस हैं ये राष्ट्रपति को देंगे, जिस पे वो रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होंगी। जो देश के पहले कैग थे और करंट कैग थे उनका नाम आपको बताना है। तो पहले कौन थे? ठीक है, वी नरहरि राव, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। फाइनेंस कमीशन के बारे में भी देखेंगे आगे क्वेश्चन। और करंट में कौन है भैया? करंट में एस से नाम शुरू होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, आर वेंकटरमणी, बहुत सही बेटा है, बहुत सही। गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है भैया, गिरीश चंद्र मुर्मू संजय मूर्ति हैं। बस कुछ भी लिख दो, बस हमें क्या 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 ही लेना देना, कौन सा नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना हो रही है। भूख से पेट दर्द करा बेटा, खा लो थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा खा लो, जिससे थोड़ा बहुत हमने खा लिया है ना, जैसे आम थोड़ा सा है, खा लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द पंचायत? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो पार्ट नंबर 9 होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 9A किससे है? तो पार्ट नंबर 9A आपका म्यूनिसिपैलिटी से है, ठीक है। और पार्ट नंबर 9B किससे था? बस ख़त्म ही यार। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हो ही गई, और बस अब हम किस में हैं? पंचायत और नगर पालिका भी आखिरी वाला है बस, ठीक है। 243 से 243O ये म्यूनिसिपैलिटी है, 243P से लेकर 243ZG, एंड ये तो यूटी के बारे में है। और पार्ट नंबर जो 10 है ये शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, ठीक है। क्लियर? चलो, और 9B तो मैंने बता दिया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 243ZH फिर लिख देता हूँ, ZH से ZT। 183 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल स्टेट्स टू हैव अ यूनिफॉर्म 3-tier पंचायती राज स्ट्रक्चर दैट इज़ द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स? तो कौन सा आर्टिकल है जो ये बात करता है? तो ये है आपका आर्टिकल, तुम समझ ही लो, 243, 243A, 243B, C, D, E, F, G, H, I, J और K, और बस यहीं तक देखेंगे हम, वो तक नहीं जाएंगे। 243 में लिखा हुआ है पंचायत के बारे में, ठीक है। 243A में मतलब डेफिनेशन है ग्राम सभा के बारे में। A से असेंबली, A से सभा, B से बनना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, C में कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, D में D मतलब अरे भैया D में क्या है? D में है डिस्क्वालिफिकेशन। D में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, D में दलित करके याद करा था, दलित मतलब रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन। E का मतलब होता है 5 मतलब टर्म होता है कितना? 5 साल का। रिजर्वेशन किसको मिल रखा है? रिजर्वेशन मिल रखा है 2 लोग को। 2 लोग कौन है ये? एक तो औरतें हैं, विमेन, और एक SC ST हैं। इनको जो रिजर्वेशन मिल रखा है इनके प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से मिल रखा है। इन लोगों को 1/3, 1/3, ठीक है। F का मतलब होता है फेल का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। फेल का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि किसी को सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि उसकी 25 साल की उम्र नहीं हुई है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम एज चुनाव लड़ने के लिए होती है वो 21 साल, और कोई डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा, या फिर वो अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी जिसको वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर ने बोल के रखा होगा। जी से गोली, गोली खाते क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। एच से हाउस टैक्स याद कर लो, हाउस टैक्स लगाने की पावर। आई से इनकम मतलब स्टेट का जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है, उसके बारे में दिया हुआ है। जे से जांच मतलब ऑडिट दिया हुआ है। के 11 मतलब इलेक्शन, ऐसे याद कर लो, इलेक्शन है इसमें, ठीक है, इलेक्शन। पंचायत के इलेक्शन। ऑल स्टेट वेवर 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। क्या होगा आप तो बता दो भैया मेरे, क्या होगा सर इस बस बेटा 200 सवाल हैं, 200 सवाल के बाद अगर एक भी सवाल कराएं तो बताना भी तुम कहीं ना। तो विलेज इंटरमीडिएट, और ये तो 243 बी बनना। तो सर सी में क्या था, सी में था 243, सी में क्या था, सी में था कॉम्पोजिशन किस तरह से होगा वो था उसमें, ठीक है। तो इसमें 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होगा, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होता है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी थी 1957 में, उसी ने बोला था कि भैया 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होगा, जहाँ पर नीचे लेवल पे होगी पंचायत समिति होगी लोअर लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं विलेज लेवल पे, और एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा जिला परिषद। और बीच लेवल में बताओ तुम, ब्लॉक लेवल में क्या होगा तुम बताओगे। ये है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये है आपका इंटरमीडिएट लेवल, और ये आपका विलेज। एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर 3 टियर ज़रूरी नहीं है, मतलब वहाँ पे 3 टियर ज़रूरी नहीं है जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। जहाँ पर पॉपुलेशन लेस दैन 2 मिलियन है, 20 लाख से कम है, वहाँ पर इंटरमीडिएरी को आप ख़त्म कर सकते हो। इंटरमीडिएरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना इसको। सर बता दो प्लीज, क्या बता दें। ठीक, तो बीच में क्या आएगा, जिला पर, अरे पंचायत समिति यहीं लिख दिए क्या हम, एक सेकंड रुको। पंचायत समिति बीच में आएगा, आंखें चौंधिया आ रही हैं एकदम अभी हमारी। पंचायत समिति बीच में आएगा, और यहाँ आएगा आपका ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट पे पंचायत समिति, और उसके ऊपर जिला परिषद। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। What was the name of the committee formed in 1986 by राजीव गांधी for the restoration of पंचायती राज? तो कौन सी कमेटी बनाई थी इन्होंने, राजीव गांधी ने? तो राजीव गांधी ने के टाइम पे बनी थी LM सिंघवी कमेटी, ठीक है। 1957 में बनी थी बलवंत राय के कुत्ता तुम्हारा खून पी जाओ। अशोक मेहता कमेटी 1977 में 1977, और राजीव गांधी के टाइम पे 1986 में LM सिंघवी कमेटी। ध्यान रखना, आपको ये मैं बता ही चुका हूँ कि जो पार्ट नंबर 9 है, चाहे पार्ट नंबर 9A है पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, उसको 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। इस टाइम पे PV नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ दिमाग में आई थी, चली गई, कहाँ चली, हाँ, कि भाई इससे होगा क्वेश्चन। हाँ देखो रखा है क्वेश्चन, वही बताना चाह रहा था मैं। विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज? तो सबसे पहली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ? राजस्थान, यूपी, पंजाब या आंध्रा? तो सबसे पहले जो स्टैब्लिश हुआ था ना, ये सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था ये। याद रहेगी ये चीज़, ठीक। तब ये मैंडेटरी नहीं होता था, फिर 73rd अमेंडमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया। ये जो 73rd अमेंडमेंट है ना, ये कब आया था? ये आया था 24 अप्रैल। ध्यान रखना, इस दिन हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला सवाल करिए, इसको आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द पावर्स अथॉरिटी? पावर, गोली खाते ही पावर आ जाती है। टर्म, डिस्क्वालिफिकेशन, हाउस टैक्स, ठीक है, टैक्स लगा सकती है जो पंचायत है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वेमेन? 1/3 रिजर्व होती हैं वेमेन के लिए। तो हमने पढ़ा था किसमें? पंचायती राज। 2021 में सवाल पूछा गया था। अभी तो आपको पता है 106 अमेंडमेंट हुआ था रिसेंट में, 106वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसमें 101 तिहाई सीट्स
लोकसभा और विधानसभा में भी रिजर्व करने की बात कही गई थी, है ना, याद है आपको 106वां संविधान संशोधन। लेकिन क्या 2021 का पंचायती राज आंसर होगा, और अभी कौन सा लागू ही हो गया है, ठीक है। चलो 73 और 74 संविधान संशोधन जो हैं प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन टू लोकल बॉडीज़ आफ्टर कितने साल, तो आफ्टर 5 साल, 3 साल, 2 साल या एवरी ईयर, तो हर 5 साल के बाद, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मैं आपसे, हाँ 5 मिनट रुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये चीज़ कि अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो गया पंचायत का, जैसे 5 साल का टर्म होता है और 3 साल 4 साल में डिसोल्यूशन हो गया, तो जो नई पंचायत का गठन होता है वो कितने टर्म तक रहती है, पूरा टेन्योर सर्व करेगी या फिर सिर्फ रिमाइंडर ऑफ टर्म के लिए रहेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ टर्म के लिए रहती है, यानी कि सिर्फ पूरा टर्म नहीं सर्व करेगी, वो सिर्फ उतना ही जितना बाकी था पिछली वाली का। अनलाइक इन केस ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर वो पूरा टर्म नई जो बनती है वो पूरा टर्म होता है उनका। अंडर आर्टिकल 243S of the Constitution of India, there is a provision for the constitution of ward committees within the territorial area of the municipality having a population of dash or more। तो वहाँ पर वार्ड कमेटी बिठाना बनाना इज़ मैंडेटरी, जहाँ की पॉपुलेशन किससे ज़्यादा हो, 3 लाख या उससे ज़्यादा हो, ध्यान रखना 3 लाख और मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंडिया, तो लोकल गवर्नमेंट का पार्ट कौन नहीं है, ज़िला परिषद भी है, नगर पालिका को बुला के गड्ढे भरवाए जाते हैं ठीक है। जिला परिषद हमने देखा था 3 टियर पंचायत में सबसे ऊपर बैठा था, ग्राम पंचायत सबसे नीचे था, पंचायत समिति बीच में था, और नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी होती है, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं आएगी। विच कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द गवर्नमेंट इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एक्सीड 3 लाख, तो अभी हमने देखा अगर 3 लाख से पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उसको वहाँ पर वार्ड कमेटी बिठाना मैंडेटरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिफाइंस अल्डरमैन, अल्डरमैन क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द वार्ड इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं होता, इलेक्टेड होता ही है, इलेक्टेड होता ही है अल्डरमैन। हाँ देखो अब बहुत बोल रही कुर्सी यार आज तो ये। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पंचायत इंस्टीट्यूशंस टाइटल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव डिजाइनेशन। चेयरपर्सन ऑफ ग्राम पंचायत, इनके चेयरपर्सन क्या बोलते हैं, तो ग्राम पंचायत में मुखिया, मुखिया जी आए, मुखिया जी कुर्सी दो, जल्दी कुर्सी दो, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति, और चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद, तो जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जी आए प्रमुख, लेकिन मुखिया का अलग ही यार होता था, मुखिया जी आए कुर्सी दो जल्दी, चाय बनाओ चाय बनाओ। द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक पंचायत समिति इज इलेक्टेड बाई दी, तो चेयरमैन ऑफ जो ब्लॉक पंचायत समिति है वो कौन इलेक्ट करेगा, ब्लॉक पंचायत समिति के लोग ही करेंगे। विच आर्टिकल, देख रहे हो कितने तेजी में चल रहे हैं हम, हैं 200 का क्वेश्चन अभी तुरंत खटाक से कंप्लीट करते हैं, अभी चिंता मत करो तुम बस, ठीक है। चक्का वाली कुर्सी, हाँ चक्के वाली कुर्सी है, पन्नी निकाल रखी है हमने इसकी, हमको लग रहा है नई चक्के वाली कुर्सी लेनी पड़ेगी हमको, एकदम मस्त, इससे इधर उधर पहिए लगे हुए हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द ऑडिट ऑफ दी, तो ऑडिट मतलब जांच जे ओहो कॉम्पोजिशन इलेक्शन बनना है कॉन्स्टिट्यूशन। What is the correct statement about mayor? Mayor साहब आए, mayor is the second citizen of municipal corporation after city magistrate. Tenure of mayors of cities in India is fixed for 5 years. Mayor is elected by the government of the state, and mayor is head of the municipal corporation. बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा, इसमें से आपको करेक्ट बताना है। हाँ जी, तो ये सेकंड सिटीज़न नहीं होगा पहली बात तो, ठीक है, इसको फर्स्ट सिटीज़न बोलते हैं, फर्स्ट सिटीज़न बोलते हैं। टेन्योर इसका फिक्स नहीं होता, 5 साल का वेरी करता है। मेयर इज इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यस, नहीं ये भी गलत ही होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन इसका अपॉइंट करता है इसको गवर्नमेंट, एक सेकेंड, मेयर इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नर नहीं करता है, ठीक है। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग वो मेयर को इलेक्ट करते हैं। मेयर इज़ द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब हेड है तो फर्स्ट सिटीजन ही होगा ना, तो सेकंड सिटीजन वाली बात तो गई। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग इसको इलेक्ट करते हैं और 5 साल का टर्म फिक्स नहीं होता है, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। विच फैक्टर नॉट अ पैरामीटर फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज एन अर्बन एरिया, तो इसमें क्या पैरामीटर नहीं किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए। मिनिमम 5000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए, 400 पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी होनी चाहिए,
डेंसिटी क्या होता है, कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, तो डेंसिटी 400 होनी चाहिए, ये भी सही है। एटलीस्ट 75% लोग वहाँ के नॉन एग्रीकल्चरल उसमें हो, ये भी सही है। ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 200 क्वेश्चन, दोहरा शतक मार रहे हैं हम लोग यहाँ पर। खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए आप लोगों का, और ख़ास कर ये जो 3000 लोग जो शुरू से लेकर अंत तक अभी कायम हैं, इनको मैं सल्यूट करना चाहूँगा, और आपके लिए आप लोग सभी एक बार तालियां बजा दीजिए, ठीक है। हम लोग क्या मेयर खरीदा है, मेयर 10 लाख में, अच्छा ऐसा है क्या? तो हाँ 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 280 में, आर्टिकल 280 में इसके बारे में दिया हुआ है। इसके कॉम्पोजिशन की अगर बात करेंगे तो 1+4 का है। 1+4 जब मैं लिखता हूँ इस तरह से, तो इसका मतलब सर ये होता है कि एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है, 4 अदर मेंबर्स होंगे। फिर अगर मैं बात करूँ आपको पहला, और ये चीज़ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये पहले हुआ करती थी प्लानिंग कमीशन के टाइम पे, जिसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होता था। प्लानिंग कमीशन भी प्रधानमंत्री मतलब चेयरमैन प्रधानमंत्री होता था। नीति आयोग जो आज एग्जिस्ट करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, उसका भी चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था, पहला वाला वित्त आयोग, तो उसके केसी नियोगी थे, ठीक है। जो 14th बना था उसके YV रेड्डी थे। जो 15th बना था उसके NK सिंह थे। और जो 16th बना है अभी, 16th फाइनेंस कमीशन, उसके चेयरमैन कौन है? कौन है वो, कौन है, कहाँ से वो आया, नीति आयोग से है वो आया। पहले अरविंद पनगड़िया, क्योंकि CEO मतलब ये हुआ करते थे, CEO हुआ करते थे उसके, ठीक है, क्या बोलते हैं, नीति आयोग के। तो उसके बाद ये यहाँ पर आ गए। तो ये चेयरमैन अभी, इसके और मेंबर्स कौन, ये पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अभी रिसेंट में बना है ना, इसलिए। तो अरविंद पनगड़िया, अजय नारायण झा, एनी मैथ्यू जॉर्ज, मनोज पांडा, सौम्या कांति घोष, सौम्या कांति घोष, ठीक। चलो बस 5-6 रैपिड फायर क्वेश्चन कर लें। वो फाइनेंस मतलब हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बच रहे थे, मतलब ये तो कर ही लिया था, खैर, तो इसको आप कर ही सकते हो। तब तक मैं आपको ये बताता हूँ, ये पॉज करके करो आप, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब बॉडीज़ कितने तरह की होती हैं। मेरा बॉडी क्या अभी पाकिस्तान वाला काम कर वाह वाह वाह, गाना बढ़िया गाते हैं ना यार, मतलब ऐसा लगता है। पता है एक चीज़ तुम्हें बताते हैं यार मज़े की। क्या हुआ, एक स्टूडेंट है मतलब सेलेक्टेड अभी पिछले वाले से इनकम टैक्स में, उसने मुझे कल वीडियो भेजी, ठीक है, इंस्टाग्राम पे थी वो वीडियो, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी मिलियंस में व्यूज़ हो रखे हैं उसमें। उस बंदे ने मेरी आवाज़ का यूज़ करके शायरी बुलवा रखी है, मतलब वो अलग अलग यूज़ करता होगा, और उसमें मुझे लगा कि उस बंदे ने भेजा कि सर ये आप किस लाइन में आ गए। तो हमें लगा कि इसने AI में डाल के, और ऐसे मतलब एक लव टाइप की शायरी थी वो कुछ ऐसी, तो हमें लगा मज़े ले रहा होगा हमारे। तो हमने कहा यार गलत इस्तेमाल कर रहे हो तुम तो हमारी वॉइस का। तो बोलता सर हम नहीं, कोई और कर रहा है। तो फिर मैं कौन कर रहा है, तो मतलब हमें यकीन नहीं था, वो बंदे ने AI से मतलब मेरी वॉइस का यूज़ करके वो इंस्टाग्राम चला रहा है अपना, और वो काफ़ी रील है वायरल वो। मैं तो एकदम घबरा गया। सुनाऊँ 1 सेकंड रुकना, मतलब थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन 1 सेकंड रुकना। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर विवेक, हाँ, पता नहीं चलेगी नहीं पूरी नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि थोड़ी मतलब वैसी टाइप है वो, थोड़ा सा अल्लाह वो टाइप क्या। चल क्यों नहीं रही आवाज़, क्यों नहीं आ रही? पहला ख्याल हुआ है, लगी आप लोगों को आवाज़, लगी आप लोगों को आवाज़? भाई मैं तो सरप्राइज़ हो गया था, AI ने क्या क्या कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो खैर जो हमारी बॉडीज़ होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, अब मैं सुना नहीं सकता और मुझे खुद शर्म आ रही है सच बताऊँ तो वो ऐसा मतलब बोल रखा है उसमें, क्या ही बताऊँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन स्टैट्यूटरी। एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन स्टैट्यूटरी। कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती है जिसका कोई ना कोई आर्टिकल होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई आर्टिकल होता है। स्टैट्यूटरी वो होती है
जो कोई एक लॉ से क्रिएट की गई है, मतलब एक एक्ट से बनी है, कोई लॉ है उसका, कोई कानून आया है। एग्जीक्यूटिव ना तो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना तो मेंशन्ड है वहाँ पर, ना ही कोई लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट किया गया है, ठीक है। इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, येस, वाइल बैकवर्ड नॉन, नहीं बिल्कुल नहीं है। बैकवर्ड क्लास भी हमने अभी पढ़ा था 102 अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है। पहले स्टैट्यूटरी होती थी लेकिन अभी 102 अमेंडमेंट से बन चुका ही है, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, जो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन है, ठीक है, आपको शर्म, हाँ शर्म आ रही, पता नहीं क्यों ठीक है। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन और सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन किसने चेयरमैनशिप करी थी, ठीक है। अमन नेगी जी यहाँ पर मैसेज मत करिए, ठीक है। जो रिस्पेक्टिव हैं, मतलब नंबर जो दे रखे हैं वहाँ पर आप मैसेज करिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन और सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन किसने चेयरमैनशिप करी, तो पहला गलत हो जाएगा, करेक्ट पूछा है। दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गलत है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन किसने चेयरमैनशिप करी थी, काका केलकर, काका केलकर, और इसको मंडल आयोग, मंडल कमीशन ने इसकी चेयरमैनशिप करी थी, ठीक है। एक दो और कर लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द फाइनेंस कमीशन, कर चुके हैं 280। और जल्दी से बताओ जीएसटी उसमें जीएसटी काउंसिल किस में है, जो मैंने पीछे आपको बताया था, जीएसटी काउंसिल किस में है, ये करिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ये स्टैट्यूटरी है, ठीक है। जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 का, उससे बना है, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है यार, ये नहीं होगा, मतलब ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। नीति आयोग ना तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना तो स्टैट्यूटरी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी है। एनएचआरसी ये भी आपकी स्टैट्यूटरी है, ये किस एक्ट से बनी है, स्टैट्यूटरी है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मतलब ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1990 का, उससे बनी है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये ध्यान रखना है कि ये बनी कब थी, 25 जनवरी 1950 को बनी थी ये, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, इसीलिए, ठीक। जब बनी थी ये तो सिंगल मेंबर्ड बॉडी थी ये, सिंगल मेंबर्ड यानी एक ही सदस्य हुआ करता था। फिर 1989 में ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गई, यानी कि इसमें कुछ दो और मेंबर्स को इंक्लूड कर दिया गया, क्योंकि 61st अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, तो 21 उम्र घटा के 18 कर दी गई थी, तो काम बढ़ गया था इसलिए, ठीक है। तो फिर आर्टिकल की अगर बात करेंगे 324 से 329 के बीच में है, ठीक है। और 324 में क्या दिया हुआ है, 324 में, तो इसमें दिया हुआ है कि किस किस के इलेक्शन करवाता है। तो ये मतलब सुप्रिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट दैट इज़ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव करवाता है, प्लस विधानसभा और विधान परिषद के भी ये करवाता है। आप ये मत सोचना कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो करवाता होगा विधानसभा विधान परिषद का, नहीं, वो नगर पालिका, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाता है, वो जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। जो किस आर्टिकल में जरा बताओ, आर्टिकल 243 के में है वो, ठीक है। 324 में ये है। 325 में क्या है, इंक्लूजन, बस याद कर लो, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ नेम्स इन इलेक्टोरल रोल्स, किसका नाम होगा किसका नहीं होगा इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में, वो है 325 में। 326 में अगर बात करें तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब क्या होता है, हर 18+ जो है वो वोट कर सकता है। 327 में क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करता है। 328 में ये कीवर्ड हैं, मतलब ये जो पूछेगा तो ये पक्का कीवर्ड मिलेंगे। 328 में ये लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर की ड्यूटी क्या है, जो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर करनी है। इसमें पार्लियामेंट, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर। 329 तक था ना, 329 में ये है बार टू कोर्ट्स, मतलब कि कोर्ट घुस नहीं सकते हैं इलेक्टोरल रोल वाले मैटर में, यानी कि ये कोर्ट, बार टू कोर्ट्स इन इंटरफेरेंस, या फिर ऐसे याद कर लो
कि इट प्रोहिबिट्स कोर्ट्स फॉर इंटरफेयरिंग इन मैटर्स ऑफ इलेक्शन। कोर्ट इलेक्शन के मैटर में दखलंदाजी नहीं कर सकता, 329। ठीक, पहले कौन थे इलेक्शन कमीशन के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। इनको अगर हटाना होता है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो ये उसी तरह हटते हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हटते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो वो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट हटा सकता है आराम से, और उनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। क्या बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब समझिए इसका ऑप्शन नंबर ए, ये आरटीआई एक्ट है, नीति आयोग एग्जीक्यूटिव है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, पीएम चेयरमैन होता है, सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है, BVR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं, और NHRC तो उन्हें बता ही दिया, सॉरी ये 1993 होगा, 1993 का जो एक्ट आया था उससे नेशनल ह्यूमन राइट्स एक्ट बना था 1993 में ही। इसी तरह जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये भी स्टैट्यूटरी है, ये 1990 में इसका एक्ट आया था, 1990 में, उसके थ्रू ये बनी थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। SC का, ST का, बैकवर्ड क्लास का ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये स्टैट्यूटरी है। ठीक है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लो भैया फिर डिस्चार्ज हो गई है, तो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? UPSC, NGT, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर कैग। तो कैग तो है 148 से 151, ये भी अभी पढ़ा है इसके। UPSC है, ये नहीं है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। UPSC की अगर बात करें तो ये पार्ट नंबर 14 में, सर 14 को जोड़ा नहीं, 14A को जोड़ा था ट्रिब्यूनल्स के बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में पार्ट 14A में है। ठीक है, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरे ट्रिब्यूनल होते हैं। ठीक है, जो सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, वो है पार्ट 14A में। ये NGT तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको तुम रिलेट मत कर लेना यार कहीं। ठीक है, हटा ही देते हैं इसको, तो ध्यान रखना ये हैं आपके जो पार्ट 14A वाले, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर जो ट्रिब्यूनल्स आते हैं वो। ठीक है, और ये पार्ट 14 में है UPSC, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन सारा, UPSC, स्टेट PSC, जो सब इसी में आता है आपका। पार्ट 14 में 315 से लेके 323 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, UPSC के आर्टिकल पे है। चलो, तो UPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 315 के तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करवाना है भाई, पेपर करवाने हैं, और क्या। अभी UPSC का पेपर भी है इसी संडे है। तो 315 तो ये हो गया कि वो करवाना। ठीक है, इसका ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट है। यहाँ पर टर्म ऑफ ऑफिस दिया हुआ है, टर्म ऑफ ऑफिस इनका वही 6 साल और 65 साल तक रहता है। जैसे हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है उसका भी 6 साल या 65 साल तक रहता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। 317 में इनका रिमूवल दिया हुआ है, ये बस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और 320 में फंक्शंस दिए हुए हैं। बस 3 आर्टिकल आपको याद कर लेने इसके, 3 कर लोगे तो अगर कोई आएगा तो आप आराम से। और जो आखिरी वाला होगा वो ऑब्वियस सी बात है, आखिरी आर्टिकल तो रिपोर्ट की बात करता है। जैसे कैग में 148 से 51 था, 148 उस ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा था जो पहला आर्टिकल था, और आखिरी वाला रिपोर्ट की बात कर रहा था। तो उसी तरह ये रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो 4 बस ध्यान में रख लो। विच इंस्टीट्यूट डिड नीति आयोग रिप्लेस। तो नीति आयोग ने किस संस्थान का स्थान लिया? तो ये प्लानिंग कमीशन हुआ करता था पहले, उसको हटा के नीति आयोग आया उसकी जगह पे। ठीक है, फाइनेंस कमीशन देख चुके हैं, लॉ कमीशन की बात करते हैं। तो लॉ कमीशन ये तो ना तो स्टैट्यूटरी है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपका एग्जीक्यूटिव है, ध्यान रखना। लॉ कमीशन सबसे पहले जो बना था 1833 में, 1833 का एक एक्ट आया था 1833 का, उसके हिसाब से बना था। पहला जो चेयरमैन था वो थॉमस बैबिंगटन मैकौले था, मकौले इसका पहला चेयरमैन था। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जो जस्टिस होता है उसके तहत आता है। एंड अगेन ये नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल है नॉर स्टैट्यूटरी, यानी ये एग्जीक्यूटिव नेचर की है ये। ठीक है, 1834 से बनी थी, 1833 के एक्ट के हिसाब से, उसके एडवाइस पे। ठीक है, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, मैकौले तो था लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा सबसे पहला लॉ कमीशन बना वो 1955 में बना, और MC सेतलवाद उसके क्या थे, चेयरमैन थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन करो। अगला है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, अभी थोड़ा एक्ट से 3-4 क्वेश्चन है।
रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज इनैक्टेड टू रेगुलेट विच ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो किसकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसने रेगुलेटिंग एक्ट ने 1773 ने और क्या किया था? इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था यह बताएंगे। प्लस इसने एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करने की बात कही थी कैलकाटा में, ठीक है। तो ये पहला बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। Which of the following statement is or are correct in the context of the Government of India Act of 1858? जो 1858 को जो भारत सरकार अधिनियम है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा सही है यहाँ पर? सर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन बताइए फ्रॉम नोटिफिकेशन टू इलेक्टिंग, मतलब किस चीज़ का, किसका प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जानना चाहते हो आप? और प्रोसेस अगर इस किसकी बात कर रहे हो और प्रोसेस फिर जानना है क्यों? हाँ, या पीएचडी करने थोड़ी ना बैठे हम, पहली बात। और दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट क्लास तो है नहीं, मतलब वन शॉट कर रहे हैं इसमें कि भाई सारी चीज़ें एक लेक्चर में हो जाएं, ठीक है, बड़े ही प्रोडक्टिव तरीके से। और वो तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक, ज्योग्राफी का किया है, बायो का किया है, केमिस्ट्री किया है, आज पॉलिटी का ख़त्म ही होने वाला है। तो किस तरह के हम लोगों ने किए हैं आप पेपर दे के आइएगा, फिर बताइएगा। ऐसा रैंडम नहीं कि बस कोई भी क्वेश्चन उठा के चलो भैया पुराना वाला पढ़ा था उसी को उठाते हैं उसी से करवा देते हैं, क्या ही पता चलेगा स्टूडेंट को। भैया देख रहे हो ये लेटेस्ट सवाल है एकदम, रेलवे के सवाल उठाएं सब, और ये सब लेटेस्ट जो सवाल आए। द एक्ट इज़ कॉल्ड एज गुड गवर्नेंस। ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद इसको पास किया गया था, और इसको क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं, क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं। इसने किया क्या था? सबसे पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था पूरी तरीके से। दूसरा, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन होता था? जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखा करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन हुआ करता था? जो कॉमर्शियल फंक्शंस को देखा करता था। पहले क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो होता था लेकिन ये बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं था। तो फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया और उसने इसको क्रिएट कर दिया। तो इन दोनों को एबॉलिश करने का काम इसी एक्ट ने किया था। प्लस साथ ही साथ इसने बोला कि जो गवर्नर जनरल है वो आज से वॉइस रॉय कहलाएगा। और वॉइस रॉय कौन बना पहला, बताओ जल्दी से। प्लस और क्या किया? और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट कर दी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट कर दी, और उसको वही करंट मार रहा है ये, और इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दे दी, 15 मेंबर्स की काउंसिल। और ये कैनिंग पहला वॉइस रॉय बना, ठीक है। और क्या हुआ? और ध्यान रखना कि एक पील आयोग का गठन किया गया था, जिसने कि ये बोला था कि इंडियन आर्मी में इंडियंस की संख्या को कम कर दो, नहीं दिक्कत देंगे ये लोग फिर, ठीक है, क्लियर। और अभी से क्या है, सीधा क्वीन या किंग का ही रूल हुआ करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो चुकी है। द पावर टू कंट्रोल द इंडियन टेरिटरी। और इस समय क्वीन कौन थी बताओ, कौन थी महारानी? वॉज वेस्टेड इन द क्वीन। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 and 2, 209। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज ऑल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट। तो इनमें से किसको गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? ओनली 13 क्वेश्चन क्या है भैया, पागल वागल हो क्या? बस ख़त्म ही हो गया है? अब तुम देख लेना कितने क्वेश्चन बाकी हैं, ख़त्म। अब एक्ट के बाद क्या बचा ही क्या, तुम बताओ। अच्छा बचा क्या? गैगिंग एक्ट आपका था ये, ठीक है। इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये, ठीक है, कि लिटन लाया था, रिपन 1882 में रिपील किया था, उसमें हमें ये कोई लेने देना है नहीं, ठीक है। चलो बस ख़त्म यार, 2 क्वेश्चन और एक्ट के, और इसके बाद तुम बता दो हमें बचा क्या है, पॉलिटी में बचा क्या है। ऑर्डर में पढ़ाते हैं, जिस ऑर्डर में बैच में पढ़ाया था, और बैच में आखिरी यही टॉपिक था जिनको पता होगा बैच में। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वर इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइसरॉय एंड गवर्नर। सबसे पहले इंडियंस को एसोसिएट होने का मौका किस एक्ट ने दिया था? तो ये इसका उत्तर तो ये होगा, लेकिन ये आरपीएफ ने गलत पूछा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता ही नहीं है, ये इंडियन काउंसिल एक्ट होता है, पहली बात, ठीक है। तो ये गलत है ये ऑप्शन, मतलब मैंने तो सही रखा है जो आरपीएफ ने पूछा है, लेकिन आरपीएफ ने गलत पूछा है इसको, ठीक है, क्योंकि ये इंडियन काउंसिल एक्ट था। बाकी ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था,
जैसे कि 1773 का वो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया, जिसके तहत बताया था ना मैंने आपको, मैं बताता हूँ आपको, रुको एक सेकेंड। एक 1813 का आया था और एक 1833 का आया था। 13 वाले ने पता है क्या किया था? 13 वाले ने बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म, पूरी तरह से नहीं ख़त्म है, वो ट्रेड कर सकता है, ट्रेड कर सकता है चाय में और ट्रेड कर सकता है चाइना के साथ। ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना अभी बाकी था, उसको रखा था। और इसको भी ख़त्म कर दिया था 1833 में, इसको भी, दैट टू वॉज एबॉलिश्ड। यानी पूरी तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी, कमर्शियल फंक्शंस ख़त्म हो चुके थे। इसने बोला था कि अब से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला कौन बना? इसने एक लॉ कमीशन की स्थापना की बात कही, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, वो थॉमस बैबिंगटन मैकुले। इस एक्ट ने बोला कि 1,00,000 रुपए सेट असाइड करो एजुकेशन में स्पेंड करने के लिए। और इसने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भेजने की भी बात कही, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो दोनों चार्टर एक्ट हैं ये। तो पहला कौन बना? पहला बना बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक, ठीक, क्लियर। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इसने क्या क्या किया था? इसने सेपरेट इलेक्टोरेट लाया था मुस्लिम्स के लिए, पृथक निर्वाचन लाया था मुस्लिम्स के लिए। इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया बोलते हैं, ठीक है, भारत में साम्यवाद का जनक बोलते हैं इसको। प्लस एक इंडियन को एसोसिएट किया जाएगा वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसका मेंबर बनने का हिस्सा मिलेगा। पहले बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। इसने काउंसिल की स्ट्रेंथ, जो काउंसिल्स थी उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर दी थी, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर दिया था, 16 से 60 कर दिया था। विच एक्ट एबॉलिश द डायरकी इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल। 215 से आगे मैंने करवाऊंगा नहीं, ठीक है, 215 से आगे चाहे होंगे भी तो भी मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। विच एक्ट एबॉलिश द डायरकी इन प्रोविंसेस एंड रिड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो ये तो देख चुके हैं, इसमें नहीं है। डायरकी इन प्रोविंसेस एंड रिड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को समझना पड़ेगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको हम जानते हैं किस नाम से, ये आप जल्दी से बताएंगे। पहला काम तो इसने जो किया, सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स के लिए लाया गया था 1909 में, उसको एक्सटेंड किया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सटेंडेड। किसको एक्सटेंड किया? तो एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, इन सब को एक्सटेंड करने का और काम किया। यानी कि मुस्लिम्स को ही अभी तक थे, बाकी अब इन सबको भी मिलने लग गए। प्लस और क्या हुआ 1919 और क्या किया? प्रोविंसेस में डायरकी ले आया है। डायरकी क्या होता है? डायरकी होता है द्वैध शासन, जिसको बोलते हैं हिंदी में। इसमें यह होता है कि देखो, पहले जो सब्जेक्ट्स थे वो डिवाइडेड थे सेंट्रल और प्रोविंशियल में, सेंट्रल और प्रोविंशियल में। तो इसने क्या किया, प्रोविंशियल को भी फर्दर डिवाइड कर दिया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखे और इसमें अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रखे, तो इसी को बोलते हैं डायरकी, ठीक। और इसने क्या किया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल ले आया, प्लस इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिया, इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिया। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर ले आया कहाँ पर? सेंटर में, केंद्र में, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, इसका जस्ट पूरा पलटने का काम किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने, जिसने कि क्या किया, जिसने कि ये किया कि प्रोविंसेस से डायरकी को हटा दिया पूरी तरीके से, द्वैध शासन को हटा दिया, ठीक है। प्लस क्या किया इसने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी, स्वायत्तता दे दी, ऑटोनॉमी दे दी। प्लस इसने अभी इस डायरकी को सेंटर में ला दिया, सेंटर में डायरकी ले आया, ये अब सेंटर में डायरकी ले आया। और प्रोविंसेस को बाईकैमरल लेजिस्लेचर दे दिया, प्रोविंसेस को द्विसदनीय विधानमंडल दे दिया। क्लियर है? लेकिन सब को नहीं, 6 आउट ऑफ 11, 11 में से 6 को,
इसने क्या किया था, प्रोविंसेस को डायर की, सेंटर को बाई कैमरल। उसने क्या किया, प्रोविंसेस से डायर की हटा के उसको ऑटोनॉमी, सेंटर में डायर की और प्रोविंसेस को बाई कैमरल। और 1935 का जो अधिनियम है, इसी से हमने संविधान का जो मूल ढांचा है या फिर ज़्यादातर जो हिस्सा है उसको बोरो किया। ये तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, ठीक है। हाँ श्री, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 1935 का ये था। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, इसने तो पार्टीशन कर दिया था दो डोमिनियन में, इंडिया और पाकिस्तान। और इसने जो वॉइस रॉय वगैरह की जो सेक्रेटरी वगैरह की जो पोस्ट थी उनको भी ख़त्म कर दिया था इसने, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम डज इंडिया हैव, तो भारत में किस प्रकार की राजनीतिक पार्टी प्रणाली है, 3 पार्टी, 2 पार्टी, 1 पार्टी सिस्टम या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इंडिया में है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी पार्टी कब बनी थी, आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बताइए। चलो, तो यहाँ पर आईएनसी बनी थी 1885 में, भारतीय जनता पार्टी बनी थी 1980 में बनी थी, ठीक। तो ये वाला हट जाएगा आपका, ये वाला हट जाएगा, बीएसपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये हट गया हमारा, ये हट गया 64 और 84। तो जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जो है, एक सेकेंड, बहुजन समाज पार्टी 84 हो गई है, ठीक है। और ये होगी 64। तो 3142, 3142, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3142। द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, अब तो खत्म है, ठीक है। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया इज़ अ मॉडल ऑफ द सिंह कैपिटल क्रिएटेड बाय विच एम्परर, तो किसने क्रिएट किया था, अशोक ने क्रिएट किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट शुड बी द रेशियो, तो रेशियो क्या होना चाहिए इनका, मतलब फ्लैग का, तो आपको पता है 3:2 का रेशियो होता है। अगर लेंथ और विड्थ का पूछा है तो 3:2। और कब अडॉप्ट किया गया था, जल्दी से बताओ, जो हमने नेशनल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया था। नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है इंडिया का, तो भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंजेस डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्रेश वाटर में सर्वाइव करती है। एंड ये आपका आखिरी क्वेश्चन जो आपको करना है, होमवर्क है आपका, कि विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड सेशन डिसमिस्ड। कुछ चीज़ें हैं आई थिंक, जैसे कि लोकपाल लोकायुक्त के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लोकपाल एंड लोकायुक्त के बारे में, ठीक है। ये आपका स्टैट्यूटरी होता है, स्टैट्यूटरी है, नेचर का है। 2013 में ये एक्ट आया था, 2013 में एक्ट आया था। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, काइंड ऑफ ओम्बड्समैन सिस्टम पर ये बेस्ड है। स्वीडन में सबसे पहले सिस्टम आया था ओम्बड्समैन का, उसी पे बेस्ड है। ओम्बड्समैन वो होता है वॉच डॉग, वॉच डॉग मतलब जो ये सब सारी चीज़ें देखता है कि कहीं करप्शन वगैरह तो सब नहीं हो रहा है, तो ये सब देखने का काम होता है इसका, ठीक है। मल्टी मेंबर्ड बॉडी है, मैक्सिमम इसमें 8 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें कि 50% होंगे, जिसमें कि 50% होंगे SC, ST, माइनॉरिटी और विमेन से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो टर्म होता है लोकपाल का, लोकपाल होता है सेंटर के लिए, लोकायुक्त होता है स्टेट्स के लिए। जो टर्म होता है इनका वो 5 साल का होता है, 5 ईयर्स और 70 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल या 70 साल की उम्र, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और पहले कौन थे, पहले थे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पहले थे पिनाकी चंद्र घोष, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और करंट में कौन है, करंट में बताओ। और आई थिंक एक और बॉडी हमारी छूट रही है और उसका नाम है CVC और CBI, याद है आपको, CVC से, ठीक है। तो अभी कौन है, AM खानविलकार, ठीक है। CVC ध्यान रखना, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका जो एक्ट आया था CVC एक्ट 2003 में आया था, इसका एक्ट जो आया था। CBI नॉन स्टैट्यूटरी है, फिर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। ये अपनी पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है 1946 का, उससे डिराइव करता है अपनी पावर्स को, ठीक है। और कुछ तो किसी को नहीं लग रहा है कुछ मिस हो रहा है, कुछ मूल विधि यार नहीं पढ़ा पाएंगे, मूल विधि नहीं, ठीक है, मूल विधि तो मुश्किल है। और कुछ छूट रहा है,
ऐसा कुछ जो आपको याद हो रहा हो, याद हो कि भाई ये छूट रहा है, बाकी तो मेरे हिसाब से हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, दैट इज़ ये बताओ कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का आर्टिकल बताओ कौन सा है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का आर्टिकल बताओ, ठीक है। और ये बताओ कि उसको क्या बोलते हैं जो टेम्परेरी स्पीकर होता है, जिसको सिर्फ शपथ के लिए शपथ के लिए शपथ के लिए सिर्फ प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है, सिर्फ शपथ के लिए, वो कौन होता है। तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 89 में मैंने आपको बताया था 64, याद आ रहा आपको, अनुच्छेद 64 और 89 में आपका क्या मेंशन्ड है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ही शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक, क्लियर। 90 में क्या हुआ है, 90 में इन्हीं लोगों का वैकेशन और रेजिग्नेशन दिया हुआ है। तो रेजिग्नेशन की अगर बात करेंगे तो चेयरमैन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। क्यों? क्योंकि चेयरमैन कोई और नहीं, वाइस प्रेसिडेंट। और मैंने बताया था प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। और जो डिप्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन को दे देगा, ठीक है। और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के केस में ये भी मैंने बताया था, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को दे देता है, ठीक है, क्लियर। और अब अगर हम बात करें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, तो इनका आर्टिकल है 93 और 93 में आर्टिकल में ये दिए हुए हैं, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 93 में। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक। टेम्परेरी स्पीकर को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो टेम्परेरी तौर पे सिर्फ जब नई लोकसभा बनती है तो उसके लिए नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। और स्पीकर कहाँ कहाँ आता है, स्पीकर मनी बिल के केस में आता है, डिसाइड करता है कोई बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा। और स्पीकर डिफेक्शन का केस डिसाइड करता है कि कोई डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाइड होगा कि नहीं होगा। और बाकी डिस्क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ के, ठीक है। जल्दी से बताओ, कुछ छूटा तो नहीं। 5 घंटे 46 मिनट, अच्छा 5 hours 46 minutes। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसको पूरा नहीं पढ़ना होता भाई, ठीक है। जेपीसी पैक एस्टिमेट कमेटी हो चुका दीक्षा जी, अब आखिर में आप आओगे एकदम से तो हम क्या करें। 173 चेक करना है, एक सेकेंड। यस 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 1966 हो गया यार इसमें, ठीक है, 1966 हो गया इसमें। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। कल का ब्रेक है आप लोगों का, ब्रेक लो, रिवाइज करो, नोट्स मिल जाएंगे कल तक और क्विज़ भी मिल जाएगी आपको परमार एकेडमी ऐप पे। अभी तो डाउनलोडेबल नहीं है परमार एकेडमी, पता नहीं शायद आया नहीं अभी तक, शाम तक आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है, शाम तक आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या ना कि एक वेरिफिकेशन वगैरह कुछ इस तरह से कंप्लीट करना होता है। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग मिलेंगे हिस्ट्री के साथ। कल तो हमारा फैटमैन और लिटिल बॉय का लॉन्चिंग है शाम को, और परसों सुबह मिलेंगे हिस्ट्री के साथ। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद। आप 5 घंटे तक मतलब बने रहे, इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल। सीरियस नहीं हो क्या भाई, सीरियस सर 4 बजे की क्लास होती, 4 बजे 10-15 मिनट बाकी हैं, 15 मिनट में कहाँ ही ले पाऊँगा क्लास में। उस दिन तो ले ली थी 1 घंटे का, मतलब बीच में गैप में लिया था आधे 1 घंटे का, लेकिन 15 मिनट मुश्किल है। तो सीडीएस वाली क्लास ऑफ रहेगी आज, है ना, मतलब। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। टुमारो इज़ अ बिग डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। क्या 102 में कोई डाउट है क्या? 102 उस टाइम पे क्यों नहीं बताते यार?
कभी कभी इधर उधर टिक हो जाता है गलती से, तो बता दिया अगर उसी समय पे। तो यही तो लगाया भैया मेरे, यही तो लगाया है। चलो, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं फैटमैन लिटिल बॉय की लॉन्चिंग में शाम 7 बजे। थैंक यू।